हेलो स्टूडेंट्स, देखो 2024 का पेपर आ गया है। ठीक है, कल शाम में एक बच्चे ने मुझे भेजा था, इनफैक्ट सारे लोगों ने भेजा मुझे। ठीक है, तो रात में टाइम मिला नहीं, तो अभी करवाते हैं आपको 2024 का पूरा सोल्यूशन। पेपर अच्छा था, मतलब नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब मीडियम पेपर था, बट ठीक है। मतलब आई थिंक द कट ऑफ विल गो अराउंड 35 और सो। मतलब कट ऑफ मीन्स जिसका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। मतलब ऐसे तो कट ऑफ बहुत नीचे देते हैं, आईआईटी का जैम रैंक आ जाता है, बट रैंक आने से आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेरे अनुसार कट ऑफ का डेफिनेशन है कि वो मार्क्स जिस पे आपको आईआईटी में सीट मिल जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 35-36 के आसपास जिसका मार्क्स रहेगा उसको आईआईटी में सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू दिस सोल्यूशन, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, लेट्स गो टू द पेपर। पेपर आईआईटी मद्रास ने सेट किया था, तो ठीक था। आईआईटी मद्रास पेपर सही ही सेट करता है। ठीक है, सारे आईआईटी अच्छे हैं। ये देखो क्वेश्चन डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कभी की से मैच नहीं भी करेगा तो यू विल बी एबल टू सी कि मैंने क्या किया है। ठीक है, मतलब वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। अगर मान लो कोई आंसर जैसे आपका ऑफिशियल की आता है उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो डिटेल में इसलिए कर रहे हैं ताकि वी कैन फिगर आउट वेयर वी हैव कमिटेड मिस्टेक और वेदर द की आंसर जो की में है वो गलत है या हमारा गलत हो, वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए सारा मतलब डिटेल में कैसे आंसर तक अराइव कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं यार, है ना। ज़्यादा क्या बात करना है, क्वेश्चन सामने है, किया जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ NaCl आयंस पर यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मतलब वो जैम में पहले जो पेपर हम लोगों ने किया है उसमें क्वेश्चन आया इस टाइप का, 2-3 बार आया इनफैक्ट, कि NaCl क्रिस्टल किस टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो FCC होता है ना। एक क्वेश्चन तो और अच्छा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो NaCl क्रिस्टल किसी और चीज़ में बदल जाता है, उस तरह का क्वेश्चन पहले था। बट इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया कि NaCl क्रिस्टल किस टाइप का क्रिस्टल है, मतलब कौन सा यूनिट सेल क्या है, FCC है। और NaCl क्रिस्टल में जो बेसिस होता है वो 2 एटम से बना होता है। बेसिस जो है, बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम Na एंड Cl। ठीक है, मतलब पहले तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकालोगे और एक एक लैटिस पॉइंट पे यू हैव द बेसिस ऑफ 2 एटम्स। लैटिस पॉइंट तो हो गया लोकेशन, फ्रेम, ठीक है, जहां पे बेसिस ऑफ एटम लाइक है। यूजुअली बेसिस कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, बट NaCl केस में बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो पहले तो FCC में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकालो। FCC में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे, कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट होता है FCC में। NaCl हम लोग को पता है बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, FCC स्ट्रक्चर होता है। तो FCC में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो गए, 8 तो हो गए कॉर्नर पे। तो एक एक यूनिट सेल जो है 1/8 ऑफ द कॉर्नर क्लेम करता है, क्योंकि वो कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होता है। तो एक एक जो यूनिट सेल है उस कॉर्नर का 1/8वां हिस्सा क्लेम करता है। तो 8 कॉर्नर के यूनिट सेल हो गए, तो 8 गुने 1/8। तो एक लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे हो गया, और 6 जो है फेस पे होता है। तो जो फेस पे लैटिस पॉइंट होता है वो 2 यूनिट सेल मिलकर क्लेम करता है। तो यानी एक यूनिट सेल का क्लेम जो है हाफ लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 6 फेस पे हैं, तो 6 इंटू हाफ, 3 लैटिस पॉइंट हो गया फेस पे। एक लैटिस पॉइंट हो गया कॉर्नर पे, 3 लैटिस पॉइंट हो गया फेस पे। कितने लैटिस पॉइंट हो गया, 4 लैटिस पॉइंट हो गया। और एक लैटिस पॉइंट पे 2 एटम्स, बेसिस इज कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, टू स्पीसीज Na प्लस एंड Cl माइनस। तो 4 लैटिस पॉइंट और एक लैटिस पॉइंट पे यू हैव 2 बेसिस। ठीक है, बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स और आयंस वॉट एवर में से। सो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ Na एंड Cl आयंस पर यूनिट सेल, मतलब Na भी 4 और Cl भी 4 सब मिला के 8 टोटल आ जाएगा आयन आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। समझ में आ रहा होगा जी, है ना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक, पहला का आंसर हो गया सी, पहला का आंसर सी हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 बाइनरी नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम। एक तो तरीका है कि तीनों को तुम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दो,
और दूसरा तरीका है कि बाइनरी में ही इसको ऐड करो, बाइनरी नंबर से इसी को ऐड कर लो, है ना। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, तीनों बाइनरी नंबर। पहला तो है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लो जी, ठीक है, दोनों तरीके से करके बताते हैं आपको। 10110.10। दूसरा क्या है 11010.01। और तीसरा क्या है 10101.11। ठीक, तीनों को जोड़िए, एक एक जीरो और एक कैरी हो गया, एक एक जीरो और कैरी 1, फिर एक एक जीरो कैरी 1, और फिर ये भी जोड़ना पड़ेगा ना, जो जैसे 9 4 13 करते हो, 3 लिखते हो और एक कैरी लिखते हो, अगली बार एडिशन में जोड़ते हो, ऐसे हो गया एक एक जीरो, ठीक है, कैरी 1 और फिर 1 0 1 1, कैरी अभी भी 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक जीरो और पीछे का जो कैरी था इसमें जो बचा था वो जोड़ दिया हमने, 0 + 1 1, और एक एक जीरो किए थे उसका कैरी एक बचा रह गया 1, वो अगले एडिशन करेंगे तो जोड़ेंगे उसको। यहाँ क्या हो गया 1 और एक कैरी जोड़ दो 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 110 कैरी 1 और एक कैरी पीछे वाला जोड़ोगे 0 1 1, कैरी 1 फिर भी रह जाएगा, 110 हो गया कैरी 1, ठीक है। और फिर ये पीछे का जो कैरी बचा था वो जोड़ेंगे तो 0 1 1 हो गया, कैरी 1 बचा रह गया, कैरी 1 है ही अभी, 110 कैरी 1 और एक पीछे का जोड़ दोगे 0 1 1, ठीक है, कैरी अभी भी 1 है, कैरी अभी भी 1 है, 110 और 1 1 हो गया, एक कैरी बचा रह गया। अब एक और एक कैरी 0, कैरी 1 बचा हुआ है, ठीक। अच्छा, ये आ गया, कैरी एक बचा हुआ है। अब एक एक जीरो कैरी 1, एक और कैरी है, और 0 1 1, ठीक है 1, अब 1, अब 2 कैरी है, एक तो पीछे से आ रहा था, एक यहाँ कैरी जनरेट हुआ, एक एक 0 0 और 1 1 हो गया, ठीक है, और 1 एक कैरी जोड़ोगे 0 और एक कैरी और बच जाएगा, अब 2 कैरी है तो 1 1 0 1, समझ में आया जी। फिर से बता रहे हैं, एक एक 0 कैरी 1 110 और 1, इसलिए दो ऐसे करेगा कि 2 जोड़ेगा फिर लाएगा फिर तीसरा जोड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो, तीनों इकट्ठे जोड़ सकते हैं, तीनों क्या 50 10 रहेगा तब भी जोड़ सकते हैं। 110 कैरी 1 110 और कैरी को जोड़ दिया 1, कैरी एक और रह गया कि 110 जो किए थे तो एक कैरी बचा था उसका, एक पहले का कैरी है तो 0 1 1 हो गया, और 110 कैरी अभी बचा हुआ है, 110 और 1, फिर एक कैरी और निकल गया यहाँ से 110 करने से, और पीछे का कैरी जोड़ दिए। अब क्या है 110 कैरी 1, ठीक है, एक और कैरी जनरेट हो गया, 110 कैरी एक बचा हुआ है, अब 110 एक कैरी, एक पहले से कैरी था 0 1 1 और कैरी जोड़े 0 और एक कैरी बच गया 1, 2 कैरी बच गया 110, ऐसे आ गया। अब देखो इसको करो, ये क्या लिखोगे, ये हो जाएगा, इसको जोड़ो, ये पॉइंट वाला में तो माइनस होता है ना जी, 1 × 2 to the power -1, 0 × 2 to the power 0, ये 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 2, सेकेंड 0 1 है, कहाँ लिखा है 0 1 2 0 1 2, अब ये 0 वाला है ना, ये सब 0 हो जाएगा, सॉरी, तो इधर से चलते, चलो ऐसे मत करो, पहले गिन लो, है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो पहले कर लो 1 × 2 to the power 6, 0 × 2 to the power 5 और 0 × 2 to the power 4, 0 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 and 1 × 2 to the power 1 और 0 × 2 to the power 0 और 1 × 2 to the power -1, कितना हो गया बताओ, ये 64 हो गया, और ये 4 और 60 और 2 70
और 1/2 0.5 70.5 जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। बाकी आप चाहो तो इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके जोड़ सकते हो। जैसे इसको मान लो अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया, देखो A0 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 0 और 1 into 2 to the power -1, ऐसा आ जाएगा। बहुत लंबा पड़ जाएगा है ना, बट चलो कोई नहीं, सीखो 2 4 16 प्लस 4 20 और 2 22 और 0.5 22.5, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, अब इसको करो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 into 2 to the power 4 1 into 2 to the power 3 0 into 2 to the power 2 1 into 2 to the power 1 0 into 2 to the power 0 और 0 into 2 to the power -1 प्लस 1 into 2 to the power -2। कितना हो गया? 16 और 8 24 2 26 और 1/4 0.25, तो हो गया 26.25। ठीक, अब ऐसे ही इसको करो, क्या आ जाएगा? 1 into 2 to the power 4 0 into 2 to the power 3 1 into 2 to the power 2 0 into 2 to the power 1 1 into 2 to the power 0 and 1 into 2 to the power -1 and 1 into 2 to the power -2। कितना बच जाएगा? ये 16 4 20 1 21 0.5 0.25 है ना, ये आ जाएगा। आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, मेरा सवाल तो हो गया था ना। 16 गायब हो गया, फिर से करो 16 4 20 1 21 0.5 25 16 4 20 1 21 21.75। अब जोड़ो तीनों को, एक आया तुम्हारा 22.5 एक आया 26.25 और एक आया 21.75। 5 5 10 और 7 2 9 1 10 5 15 6 2 8 1 9 1 10 और 2 3 6 17.5। ऐसे भी कर सकते हो है ना, पर ये लेंदी होगा। जो हम बताया वो इजी है, जो हम बताए वो इजी है। ठीक है, तो कैन डू लाइक दिस। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच अदर फॉलोइंग मैट्रिक्स है हर्मिशियन एज वेल एज यूनिटरी? हर्मिशियन क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसको हम लोग ए थीटा ही बोलते हैं, इज ए। ठीक है, एंड ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी if A theta A is I. Unitary matrix is basically orthogonal matrices. Unitary matrix क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और मैंने आपको किसी वीडियो लेक्चर में बताया भी था आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, अब सबको ऐसे करके गुना करने में तो बहुत टाइम लगेगा आपको, है ना, वो करने की जरूरत भी नहीं है। मैट्रिक्स सिंपल है, देख के आदमी बता देगा कि यूनिटरी है कि यूनिटरी नहीं है। यूनिटरी मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यूनिटरी मतलब ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ईच कॉलम इज नॉर्मलाइज्ड एंड द कॉलम्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। मतलब यू हैव वर्ड ऑर्थोनॉर्मैलिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, सो इफ यू फाइंड the columns of the matrices, if the columns of the matrices are orthonormal, orthonormal मतलब होता है you have n vectors, say x1 x2 x3 xn, right? You have n vectors x1 x2 x3 xn,
are said to be orthonormal if xi theta xj is Kronecker delta. Xi conjugate transpose into xj should give you Kronecker delta. Kronecker delta means it is 1 if I is equal to j and 0 if I not equal to j. And I define a matrix to be unitary if the columns, these column vectors are orthonormal. Orthonormal involves two things. One, they must be normalized. Normalized का मतलब क्या होता है? If xi is equal to xj, if I is equal to j, then what do you have? Xi theta xi, and this is nothing but this is the norm of a vector, square of the norm of a vector, square of the norm of a vector. ठीक है? And this should be 1. Norm का मतलब होता है magnitude, magnitude of vector. It's called norm. मतलब in general n dimensional space में वेक्टर्स का नॉर्म, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म, नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर. तो एक एक जो कॉलम होना चाहिए वो नॉर्मल हो, नॉर्मलाइज्ड हो. ठीक है? मतलब जैसे 0 आयोटा देखा आपने, ये आपका पहला कॉलम है C1, राइट? तो लेट्स सी C1 थीटा C1. सो व्हाट इज दिस? C1 थीटा मतलब थीटा हैज टू ऑपरेशन, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस आई, और ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस आई रो बन जाएगा. आई 0 आई हो गया, तो क्या बन जाएगा? 0 0, आई इसका इज -1, सो 1 1, यानी इसका पहला कॉलम नॉर्मलाइज है. ऐसे आप इसको देख लो, ऐसे आप इसको देख लो, ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये भी देख लो. ठीक है? इन जनरल अगर मान लो कोई वेक्टर x है, इट कंसिस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन x थीटा x would be what? Z1 transpose, Z1 conjugate, Z2 conjugate, Z3 conjugate, Zn conjugate, and Zn. So this is nothing but Z1 conjugate Z1, Z2 conjugate Z2, and Zn conjugate Zn. And if this is 1, then I can say this is normalized. So it's very easy. See, ये normalized है, ये भी normalized. इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से modulus of Z1 square, modulus of Z2 square, sorry, and modulus of Zn square equals to 1. तो ये नॉर्मलाइज है, ये भी नॉर्मलाइज्ड है. ठीक है? ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसका अगर मॉडुलस लोगे Z1 मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 1 एंड i, तो इसका अगर हम लोग 1 i इस कॉलम का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉलम, दिस विल बी √2. सो दिस इज नॉट, कैनॉट बी यूनिटरी. इवन दिस कैनॉट बी यूनिटरी. ये भी नॉर्मलाइज नहीं है. तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. इन दोनों के केस में कॉलम्स नॉर्मलाइज्ड हैं. सो सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं देखना है, सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं देखना है उन लोग को. देखो अगर हर्मिशियन का बात करोगे तो हर्मिशियन तो सारा है, हर्मिशियन तो सारा है, सारे मैट्रिक्स जो है ये फॉलो करेंगे. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे तो सारे ही, ठीक है, सारे ही हर्मिशियन है. मेन तो यूनिटरी देखना है. तो यूनिटी एक तरीका तो ये है, बट ये आई डोंट सजेस्ट. what I suggest is you just look at the columns. Column will tell you whether it is unitary or not. तो columns will be normalized, उनका magnitude 1 होना चाहिए. और दूसरा, the columns must be orthonormal to each other, orthogonal to each other. Orthonormality involves two things: normality and orthogonality. Means if I is not equal to j, then xi xj theta xj should be 0 if I not equal to j, right? तो हम लोग को देखना पड़ेगा इन दोनों में कॉलम्स, किसके कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, कौन से कॉलम्स ऑर्थोगोनल हैं. अरे सॉरी, ये हर्मिशियन नहीं है भैया, ये हर्मिशियन नहीं है, ये हर्मिशियन नहीं है, यही हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन नहीं है. ठीक है? ये तो यूनिटरी नहीं है, ये हर्मिशियन नहीं है. हर्मिशियन तो माइनस आयोटा होता तब, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स ले लो ए, तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल बी व्हाट? कॉन्जुगेट ही पहले देख लो क्या होगा. कॉन्जुगेट हो जाएगा ए कॉन्जुगेट इज सिंपली 0 -i 0, एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल बी दिस. सो दिस इज नॉट इक्वल टू ए, सो दिस इज नॉट हर्मिशियन. तो ये भी गलत हो जाएगा. ये ठीक है, ये नॉर्मलाइज भी है. इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 0 आएगा. C1 थीटा क्या हो जाएगा? पहले तो
ट्रांसपोज लोगे तो ये कॉलम रो में बदल जाएगा और फिर उसका कॉन्जुगेट कर लो, ठीक है, एंड माइनस आई 0, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, या ऐसे देखो ना, 0 माइनस आई 0, आई 0 0, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। पता नहीं कितना समझे होंगे, समझे ठीक है, नहीं समझे तो पढ़िए थोड़ा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ना यू मस्ट नो एग्जैक्टली ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस से। आजकल बच्चा लोग रट लेता है कि अरे ए थीटा इज आई, अरे मीनिंग समझो भैया, ऑर्थोगोनल क्यों बोलते हैं, व्हाई यू कॉल दोज मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल, उनके कॉलम्स ऑर्थोगोनल होते हैं, कायदे से उसका नाम ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स से होना चाहिए कि कॉलम्स ऑर्थोगोनल के साथ साथ नॉर्मलाइज भी होते हैं, कॉलम्स जो है ऑर्थोगोनल के साथ साथ नॉर्मलाइज भी होते हैं। You must know all these things since if you have to do good in quantum mechanics, you must know linear algebra. Otherwise, God will not have a mercy on you, and He won't let you learn quantum mechanics. Okay. So, if you want to learn quantum mechanics, you must know linear algebra. God has written linear algebra in the language of God has written quantum mechanics in the language of linear algebra. So, you must know linear algebra. और ठीक है, ये देखो भाई, क्या एक बच्चे ने यूट्यूब पे पूछा था, मुझे पता नहीं चला क्यों पूछा था, लेकिन अब समझ में आया कि क्यों पूछा, ठीक है, देखो क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर कैप इज ई आर वेक्टर, बेसिकली ई आर कैप इज, योर वेक्टर इज दिस, योर वेक्टर इज आर कैप को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे अपने किताबों में, आर कैप इज सेम एज ई आर कैप, राइट, IIT वाला ऐसे लिखता है, हम ऐसे लिखता है, ठीक है, सो ओके, सो दिस इज ई आर कैप 1 आर क्यूब, सो F does not contain theta and phi term, F does not contain theta and phi term, so if it does not contain theta and phi term, you can simply write like this, where FR is the radial component, मतलब 1 by R cube, ठीक है, 1 by R cube will be FR, so this will be R square and 1 by R cube, so this will be, कट जाएगा तो d by dr क्या बन जाएगा, 1 by R square into minus 1 by R square, this is minus 1 by R4, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आंसर, ठीक चलेगा। ये क्वेश्चन देखो, 5वां क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज, magnitude of spin magnetic moment, see इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा mu e is ऐसे लिखते हैं gl mu b by h cross s vector, yeah, so it's not gl, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको हो गया gs mu b yeah gs, and here gs is -2, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, mu b you know, mu b is Bohr magneton, EH cross by 2m, and s for your electron is what, s into s plus 1 h cross, and s for electron is 1 by 2, spin is this, so this is what, right, so if I put it here, this is -2 mu b EH cross by 2m, where m is me, h cross, and s is, right, so this will cancel out, so h cross cancel out, so you have minus √3
EH क्रॉस बाई एंड दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, यूं ही आ जाएगा, दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इन इनसाइड न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का बात करेंगे, आई टॉक अबाउट म्यू पी, दैट विल बी जी, वही फार्मूला होता वैसा ही है, जी म्यू बी अब नहीं होगा, अब म्यू पी होगा, एच क्रॉस एस called GP, right? So S is again same thing. S is ये भी स्पिन हाफ पार्टिकल ही होता है, ये भी √3/2 क्रॉस ही हो जाएगा, लेकिन GP का वैल्यू अलग होता है, तो GP अभी देख के बताएंगे, हमको याद नहीं है। So it is EH क्रॉस by 2MP and S is √3/2 क्रॉस, right? So H cross cancels out. So what do you have here? √3 GP EH cross by 2MP. ये बोर मैग्नेट्रॉन था इलेक्ट्रॉन के केस में, ये प्रोटॉन के केस में है। अब आप समझ सकते हो कि MP is very high compared to ME. Similarly, I can say mu n is माइनस, GP में माइनस साइन रहेगा, √3 म्यू एन, सॉरी √3 GN, जी फैक्टर बोलते हैं इसको, तो ये फैक्टर तो करीब करीब दोनों का सेम रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो दिस वुड बी टू हाई, MP is 1840 times ME, so ये फैक्टर तो बहुत ही लार्ज होगा कंपेयर टू दीज फैक्टर्स, सो म्यू विल बी एब्सोल्युटली वेरी हाई, having very high spin magnetic moment compared to proton and neutron. And regarding proton and neutron, we have to see these values. We have to see these values. Values हमको ध्यान नहीं है, तो मैंने लिख रखा है. So I'll just see and let you know. ठीक है, प्रिंट आउट अच्छा हुआ कि शाम में किसी ने मुझे पेपर दे दिया, हम प्रिंट आउट निकाल के ले आए, नहीं तो प्रिंट आउट लाए तो थोड़ा देख भी लिए थे पेपर. देखो ये जीपी क्या है, जीपी इज 5.586. ऐसे देखो वैल्यू उतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे भी हम ज़्यादा याद रखते नहीं. हाँ, नेट का बैच हम पढ़ाते थे तो उस समय हमको ये सब ध्यान रहता था. तो ठीक है, अब देखो किसका ज़्यादा हो गया, जीपी इज मोर देन जीएन, बाकी सब तो सेम है ना, एमपी एमएन आर ऑलमोस्ट इक्वल, राइट. सो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जीपी ज़्यादा है, तो आई कैन से म्यू पी इज मोर देन म्यू एन, एंड ऑफ कोर्स म्यू ई इज मच लार्जर एंड म्यू पी एंड म्यू एन. आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस विल बी करेक्ट आंसर. ए सही आंसर होगा. हम इसलिए सारा एक्सप्लेन कर देना ना कि कई बार ना की में भी गलत देते हैं लोग, तो अगर आप चैलेंज करोगे तो यू शुड बी नोइंग कि हाँ एग्जैक्टली हमारा सही है, क्योंकि देखो अब ये सब में कुछ गलती नहीं है, मतलब दे आर सैक्रोसैंक्ट, ठीक है. द ग्रेट पीपल हैव टोल्ड अस ऑल दिस थिंग्स. तो इफ दे गिव यू डिफरेंट आंसर, यू कैन हैव लॉजिक टू चैलेंज दैट, है ना. ठीक है, एक क्वेश्चन में मुझे था लग रहा था कि एरर है, मैं दिखाऊंगा. देखो ओके चलिए आगे बढ़िए. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे. अब इसको यार चलो हम ऐसे ही बताते हैं. देखो क्या लिखा है, छठा क्वेश्चन देखो, बड़ा जल्दी जल्दी कर लिए हम लोग यार, पूरा देखने का ऑप्शन. ओके देखिए छठा कर लिया ना सारा, छठा तो नहीं कुछ. ये कर लिए. ये पहला, दूसरा पहला है, दूसरा कहाँ गया, दूसरा भी कर लिया, और तीसरा भी कर लिया.
चौथा भी कर लिया, ठीक है, अब पांचवा कर लिया, अब छठा, ये देखो छठा, ये देखो क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्रोचेज एक्स इक्वल टू 0 फ्रॉम एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और बैरियर को हिट कर रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, देखना पड़ेगा, विथ टोटल एनर्जी ई, इधर से आ रहा है, इधर तो पोटेंशियल है नहीं, देखो यहाँ पे तो देखो पोटेंशियल 0 है ना, फॉर एक्स लेस देन 0 पोटेंशियल इज 0, फॉर the potential energy is 0, so whatever energy you have in the form of Ke, right? So it's hitting the it's coming to this x equal to 0, ठीक है. The probability density px of particle is symmetrically shown in figure. अच्छा, ये probability density दिया हुआ है आपको, ओके ठीक है, नहीं अभी कुछ भी नहीं पता है, हाँ लेकिन यहाँ तक तो 0 ही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. Vx जो है स्टार्ट हो रहा है आपका, Vx ही निकालना है एक्चुअली, ठीक है, चलो ये तो है, लेकिन अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 तक इस टाइप का फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, और उसका प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, जो है ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी इज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन टिल x इक्वल टू 0, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल जो डिस्क्राइब हो रहा है जिस फंक्शन से, वो फंक्शन हार्मोनिक है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ऑन द पॉजिटिव एक्स साइड इट बिकम्स कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साई स्टार साई कॉन्जुगेट साई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई कॉन्जुगेट साई, सो साई कॉन्जुगेट साई is a harmonic function in negative x axis, and it becomes a constant function on the positive x direction. So constant हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन साई जो होगा, it would be in the form of e to the power I kx, तभी उसका साई कॉन्जुगेट साई करोगे तो कांस्टेंट आएगा ना. It must be in the form of, जो आपका इधर है, in positive x direction, psi must be of this kind, तभी साई स्टार साई करोगे, ये क्या आ जाएगा, c conjugate minus I k x into c I k x, so it will be c star c and this will be constant. यानी राइट हैंड साइड जो होगा फंक्शन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा e to the power I k x फॉर्म का, और किसी का सुपरपोजिशन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कोई लॉट के आ रहा सुपर इम्पोज हो गया, नहीं, मतलब it should be a standalone sine function, cos function kind of thing. It's not a superposition. Superposition कर दोगे तो भी फिर साई स्टार साई जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये अलोन इस टाइप का होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्टेड वेव टाइप का नहीं होना चाहिए. सेकेंड रीजन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक ट्रेवलिंग वेव उस टाइप का होना चाहिए, उधर से कोई रिफ्लेक्ट होकर नहीं आना चाहिए तो फिर सुपर इम्पोज कर दे, फिर साई स्टार साई वॉन्ट बी कांस्टेंट इन दैट केस. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो उसका एनर्जी तभी हो सकता है जब पार्टिकल का एनर्जी, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन वी, ये तभी हो सकता है इफ ई इज मोर देन वी. अगर ई मोर देन वी होगा तो यहां से रिफ्लेक्शन तो होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव होगा उसमें कोई रिफ्लेक्शन, अच्छा ये फिर होना चाहिए ऐसे भी कि ये आपका स्टेप फंक्शन टाइप का होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ दिस फॉर्म, v is 0 for x less than 0 and it should be v naught for x more than 0, and e must be more than v naught, because if e is less than v naught, then in that case your psi in the second region, this is region 1, region 2, in the second region will be of this form, then in that case psi star psi won't be constant. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ई लेस देन वी नॉट टॉलरेबल नहीं है कि ई लेस देन वी नॉट होगा तो फिर आपका साई स्टार साई वॉन्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन, इट विल बी ए कांस्टेंट फंक्शन ओनली व्हेन ई इज मोर देन वी नॉट. उस केस में आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन निकल के आएगा साई का, वो इस फॉर्मेट का आएगा. सो इट शुड बी ए स्टेप फंक्शन
with energy more than V naught. It should be a step function with energy more than V naught. ये नहीं होगा, ये तो बैरियर हो गया. बैरियर के केस में तो फिर तो अलग ही केस है. बैरियर के केस में तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे साई स्टार साई आपका कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे जरूर होगा. ये रीजन 2 है, रीजन 1 है, रीजन 3 है, तो रीजन 3 में साई स्टार साई विल बी कांस्टेंट, बट इन दिस रीजन यू विल हैव टू साई विल कंसिस्ट ऑफ टू वेव, साई 1 साई 2, जो एक फॉरवर्ड गोइंग हो और एक इस बैरियर से रिफ्लेक्ट वाला होगा. तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा फिर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, सो दिस वॉन्ट बी योर आंसर, दिस वॉन्ट बी योर आंसर. ये भी नहीं है, बैरियर तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई. इसमें भी E लेस देन V नॉट रहेगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन हो जाएगा, उसका साई साथ साई करोगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा. सी वाला सही है. दिस इज करेक्ट. यहाँ पे देखो, इफ आई कॉल इट रीजन 1, रीजन 2, रीजन 1 में योर साई 1 विल कंसिस्ट ऑफ a e⁻ik(x) इंसिडेंट वेव, और यहाँ पे जो टकराएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड भी आएगा. क्लासिकली नहीं आना चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली आता है, एक्चुअली आता है, चाहे E मोर देन V नॉट क्यों ना हो, लेकिन आपका यू विल हैव अ रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन 1. सो दैट रिफ्लेक्टेड वेव विल बी गिवन बाय दिस, राइट. एंड रीजन 2, सॉरी, in region 2 you'll have c(e⁻ik(x). So you can say psi star 2 and psi 2 is going to c star, and this is constant. Region 1 को बता दें आपको. Region 1 में देखो probability density क्या हो जाएगा. So this will be a(e⁻ik(x), a star you can say minus b star e⁻ik(x) into a(e⁻ik(x) plus b(e⁻ik(x). Okay, so this will be a star will be modulus of a square, and this would be 1. Similarly इसको गुना कर दो तो आएगा modulus of b square 1. अब क्रॉस वाला टर्म लो, ये क्या आ जाएगा, this will be a star b and e⁻2ik(x), and this will be a b star e⁻2ik(x). ऐसा हम लोग निकाले थे, तो ये सब a b रियल ही आता था, तो एक तरह से आ जाएगा ये प्लस a star b, तो ये हम लोग निकाले थे, ये सब रियल आ जाएगा, तो इस टाइप का आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, ये कॉस फंक्शन, cos 2kx plus I sin 2kx, cos 2kx minus I sin 2kx, और cos 2kx plus I sin 2kx, तो साइन वाला कट जाएगा, क्या जाएगा twice of cos 2kx. ऐसा ग्राफ यही रहेगा जो आया था ऐसे. इसका एक्सिस शिफ्टेड, एक्सिस विल बी शिफ्टेड बाय दिस अमाउंट, एक्सिस ऑफ दिस साइन cos function will be shifted by this value, right? Okay, C would be correct answer. C आपका सही आंसर आएगा. ठीक है. ओके, अब देखो यार, किसी का गलत हो रहा होगा तो आई एम सॉरी, बट आई मस्ट, हम तो फिजिक्स के ही प्रति लॉयल हो सकते हैं ना. आई कैन नॉट बी लॉयल टू यू, आई हैव टू बी लॉयल टू फिजिक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट फिजिक्स सेज. ओके, ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन. हाँ, थोड़ा सा अजीब होता नहीं, मतलब हम सोच के रखे होते हैं कि इतना मार्क्स आएगा, फिर कहीं गलत, कभी खुशी कभी गम, ऐसा वाला माहौल रहता है. ठीक है. ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ा किया जाए, नहीं बहुत बड़ा हो गया. हाँ, ये करो. ठीक है, क्या लिखा है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ए बी separating two medium. Refractive index n1 equals to 1.5, n2 is 2.0 at Brewster angle. Brewster angle is that angle at which the reflected wave becomes plane polarized with all the field variation perpendicular to the plane of incidence. Theta b is the Brewster angle is that angle at which the reflected wave becomes completely plane polarized, right?
and that angle is given by, you have this relation, ये आता है EM वेव में जब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं E और H में, तो ये आता है, ये N2 है N1 है ना, तो इसी N2 by N1. The angle alpha between reflected wave and refracted wave is, ये प्रॉपर्टी है, हम प्रूफ करके बताते हैं. अगर ढंग से कोई पढ़ा होगा ना तो ये बिना सॉल्व किए बोलेगा 90 डिग्री होगा. ये होता ही है, ये 90 डिग्री ही होता है. ब्रेस्टा एंगल पे कोई चीज फॉल करेगा ना तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा हमेशा, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो. कैसे होगा देखिए, tan थीटा बी क्या है, थीटा बी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ वे, दिस इज आल्सो थीटा बी, सो दिस इज व्हाट, sin थीटा बी and sin cos theta b. Suppose the angle of refraction is theta r, right? Angle of refraction is theta r. Sorry. So you have n1 sin theta b and 2 cos theta b, and you have Snell's law, n1 sin theta b and 2 sin theta r. So you see this equation, these two. So what do you have? Cos theta b is equal to sin theta r, and this is sin 90 minus theta b. So from here you get what? Theta r is 90 minus theta b, or theta r plus theta b is 90 degree. That means this angle added together is 90. So this angle will also be 90 because total it has to be 180. ठीक है, ये दोनों का जोड़ के 90 हो रहा है तो बीच का एंगल भी टोटल जोड़ के 180 होगा ना. दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी 180 and this plus this is 90, so this will be 90. एक प्रॉपर्टी है, whenever the wave falls at Brewster angle, the reflected and refracted wave would be at an angle of 90 degree with respect to each other. देखो इसमें 90 वाला ऑप्शन होगा. तो इसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगना चाहिए, जो भी पढ़े होंगे वो बिना सॉल्व किए डाल सकते हैं 90 डिग्री. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 90 डिग्री ही होगा. ओके ये देखो, the electric field of an electromagnetic wave is given by, अच्छा क्या निकालने बोला है, ए का वैल्यू निकालने बोला है. ये जो फेज वाला पार्ट है you just equate with this, compare with this. एक तरह से क्या हो जाएगा, k dot r is अल्फा एक्स माइनस, मतलब या तो ओमेगा टी माइनस के डॉट आर के फॉर्मेट का होगा या ओमेगा टी प्लस के डॉट आर का फॉर्मेट का होगा. यही हो सकता है ना, यही हो सकता है, या तो ओमेगा टी प्लस के डॉट आर के फॉर्मेट का है या तुम ओमेगा टी माइनस के डॉट आर भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, प्लस ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ये आ गया ना, तो आर इज नो, आर इज आर बी नो, आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड. क्या है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, xi plus yj plus z. So k vector is simply alpha I j. Electric field इस डायरेक्शन में E naught is 4I. So this and this should be perpendicular to each other. The field vibration always lie perpendicular to the direction of propagation. जो फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन के वेक्टर के डायरेक्शन होगा. के वेक्टर इज नथिंग बट where n is unit vector in direction of propagation, where n is unit vector in direction of propagation. So this E naught k, sorry, k vector should be 0. That is 4I plus 3j into alpha I cap.
अब कोई लेता मान लो ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना। फिर माइनस अल्फा प्लस 600 होता, कोई इशू नहीं है। 4 अल्फा और 3 1800, सो अल्फा इज 1800/4, सॉरी 18,000 नहीं, 1800/4, चचौ का 16 और 4 × 5 = 20, 450 है। अल्फा नहीं था, ए था यार, कोई बात नहीं, तो अल्फा कर दो। ठीक, 450 आंसर है, 450 विल द करेक्ट आंसर। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो पॉइंट आउट करना आप लोग, उसमें वो क्या बोलते हैं कमेंट में, तो उसको देख लेंगे एक बार। ये देखो, ये ना थोड़ा सा शरारत किया लोगों ने क्वेश्चन देखे। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये ना पूछ रहा है कर्ल, मतलब क्या पूछा है, वेक्टर फील्ड इज एक्सप्रेस इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एस फाई जेड, यूजुअली रो फाई जेड होता है बट कोई बात नहीं, एस फाई जेड एज एफ इक्वल टू ए बाई एस एस वेक्टर प्लस बी बाई एस जेड वेक्टर। इफ दिस फील्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चेक करने का तरीका होता है, उसका कर्ल लेते हैं, और कर्ल अगर जीरो है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। कर्ल अगर जीरो है, उस फील्ड का कर्ल अगर जीरो है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। यूजुअली जो रेडियल डायरेक्शन में है ना इस टाइप का फील्ड, हाँ देखो यूजुअली क्या होता है ना कि जो फील्ड जैसे लाइन चार्ज है, कोई रेडियल डायरेक्शन में फील्ड है, इस सब का डाइवर्जेंस होता है, जो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइन जिसका होता है उसका कर्ल जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एस इज बेसिकली रो एंड जेड इज के कैप, ठीक है। मतलब सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी थे बीच में, एक लेक्चर था उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि इफ यू हैव अ पॉइंट से एक्स वाई जेड, then if I have a point in a space like this, then the distance from z axis is rho, the angle which rho makes with the positive x direction is phi, and this is z, Ez बोल दो इसको, z. So z is basically Cartesian z, z is Cartesian z, ठीक है। यूनिट वेक्टर से बनता है, ये ई रो हो गया, यहाँ पे एस लिया है भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड ये होता है ई फाई, ई रो इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग रो, ई फाई इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग फाई, एंड ई जेड इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग जेड, ऐसे ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, राइट, ओके। तो ये दे रखा है एफ इज ए बाई एस एंड ई एस, एस कैप लिखा है, चलो एस कैप लिख लो, कोई नहीं, एस कैप इज बेसिकली इन माई टर्मिनोलॉजी ईरो, राइट, एंड बी अपॉन एस के कैप, ठीक, के कैप, ओके। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है क्या? एक तो तरीका है कि आप में से किसी को अगर कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन याद हो तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कर्ल का एक्सप्रेशन ध्यान हो तब तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कहीं नहीं है, कहीं मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है सच। और जो बहुत याद करने वाला बंदा होगा वो उसको बेशक याद हो, लेकिन अगर वो बहुत याद करने वाला होगा यानी कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट किया है अपना, तो कहीं ना कहीं वो वीक भी होगा, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कोई टीचर को भी मतलब कि उससे पूछो कि बताओ भैया कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन, बहुत रेयरली यूज पड़ता है, फिजिक्स में यूज नहीं, हमको तो याद रहता है लेकिन हमको भी नहीं पता था, और ना हम किताब उलट के देखें,
क्योंकि सवाल जो है ये तो कितना याद है, अभी चलो याद कर लेंगे ना, हमेशा याद रहेगा नहीं, तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कर लो, और क्या करोगे, अगर नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कर लेंगे हम, किताब और नहीं उल्टे, तो हमसे कि चलो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बता देते हैं आपको, ठीक है। और ऐसे कोई अगर चाहे एक वाइल्ड गेस नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल तरीका भी ये है कि भाई रेडियली जो 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 रेडियल फील्ड होता है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग फील्ड्स होते हैं, उनका कर्ल 0 होता है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है एंड यू हैव द फील्ड लाइक दिस, सो यू कैन से द कर्ल ऑफ दीज फील्ड्स आर 0। कर्ल और डाइवर्जेंस का अगर आपको फिजिकल मीनिंग पता होगा तो दैट विल हेल्प यू एंड इमीडिएटली विल गेट द आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो कोई चार्ज से अगर फील्ड डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ही नेचर होता है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, यू हैव करंट लाइक दिस एंड द फील्ड इज लाइक दिस, यू डोंट हैव कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग काइंड ऑफ फील्ड, तो ऐसे फील्ड का कर्ल जो होगा वो नॉन जीरो होगा एंड डाइवर्जेंस विल बी 0। जो इस टाइप का फील्ड होगा, इसका रोटेशनल सेंस है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का देखो डाइवर्जेंस 0 होता है, कर्ल नॉन जीरो होता है, क्योंकि ये फील्ड डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो एक वाइल्ड गेस ये हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, ये फील्ड डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर का होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर का कैसे हो सकता है, वो तब हो सकता है जब ये वाला खत नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो अगर सिर्फ इसकी बात करोगे, इस ऑफ दिस काइंड, ये इसी तरह का फील्ड है, A/S रो, इस टाइप का फील्ड है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अगर ए पॉजिटिव है तो डाइवर्जिंग हो गया लाइन चार्ज से, ऐसे कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। तो अगर पॉसिबल आंसर बोलोगे तो एक तो दिख रहा है कि ए इज करेक्ट आंसर, बी इज 0 एंड ए इज 1, बी इज 0 एंड ए इज 1, ए कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि ए इज 1 ओनली, ठीक है। तो एक तो ये है कि मतलब थोड़ा सा अगर डाइवर्जेंस और कर्ल का अगर हमको पता हो प्रॉपर्टी, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ए तो पॉसिबल है ही, ठीक है। बी तो बिल्कुल नहीं है, बी तो बिल्कुल नहीं है, कोई डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर का नहीं है, ठीक है, और ये सब नहीं है, ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशन चाहते हो सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। हम तो करेंगे इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे होगा कन्वर्ट। ए इज A/S S वेक्टर प्लस B/S K कैप। अब S वेक्टर क्या है, अगर हम लोग अभी कार्टेशियन का बताया आपको, सॉरी सिलिंड्रिकल पोलर का, जब x y z, so you have what, have 3 coordinates। तो हम लोग अगर XY प्लेन वाला कोऑर्डिनेट देखें तो ये आपका S हो गया, ES हो गया, और ये फाई हो गया, ये E5 हो गया, बाकी Z वाला तो K कैप है ही। का सिलिंड्रिकल Z इज सेम एज कार्टेशियन Z, सिलिंड्रिकल कार्टेशियन Z में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट नथिंग बट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट प्लस कार्टेशियन Z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो S वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 इसका मैग्नीट्यूड है, तो 1 cos phi I cap and 1 sin phi j cap, ठीक है। So I can convert into Cartesian, this is A and this S is under root x square plus y square, and this is cos phi is what, agar this is x and y coordinate, this is y and this is x, so cos phi will be S वेक्टर में रिप्लेस कर रहे हैं cos phi को, so cos phi is x upon I cap and sin phi is y upon j cap plus b upon and k cap. Yeah, so this will be ax I cap ay j cap b upon
कर्ल निकालना है अब इसका, कर्ल ऑफ दिस एफ विल बी I J K and this will be and here we have AX upon and this is AY upon and this is B upon this. Okay, so yeah, so we have I cap, ये तो 0 होगा, ये क्या आ जाएगा, I cap and minus J cap plus minus तो ये एक तरह से मतलब लेंदी हो जाता है, तो एग्जाम में उधर स्किप करके अगला क्वेश्चन में जाने लायक क्वेश्चन था ये. ठीक है, एंड दिस ऑल शुड बी 0, दिस ऑल शुड बी 0, ये सारा 0 होना चाहिए, है ना, ये सारा आपका 0 होना चाहिए. तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है कि ये 0 तभी होगा जब b 0 होगा. दिस विल बी 0 ओनली व्हेन b इज 0. ये 0 तभी होगा जब b 0 होगा, b वैनिश कर जाए, b हैज टू बी 0. और यहीं पे रोक सकते हैं हम लोग सोल्यूशन, क्योंकि किसी भी और में b 0 नहीं है, किसी और में b 0 नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा. ठीक है, अब बाकी यहाँ अगर इसको करेंगे, मान लो हम लोग और इंटरेस्टेड हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग करने में, तो अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा, a बाहर ले लो, d बाई डी एक्स करोगे क्या आएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x सॉरी 2y. ठीक है, अब ये तो हर हाल में 0 होना, चाहे a कुछ भी हो, irrespective of a this is going to 0. So a can be any constant and b has to be 0. A can be any constant, B has to be 0. ठीक है, तो A आंसर सही आएगा, A is correct answer. तो you have many ways of approaching the same thing. अगर कोई ऐसा बहुत फिजिक्स को दिल से चाहता होगा तो ये सोल्यूशन नहीं करेगा. It's not converging or diverging kind of field. So it can be converging or diverging kind of field only when B vanishes. Only when B vanishes. So he'll just put answer. B vanishes मतलब B is vanishing only in A. B is vanishing only in A. Okay, there you have a question, different people have different views of seeing the same question. ये देखिए, which are following type of motion can be represented by this trajectory. Any equation, पहले भी मैंने बताया आपको, any equation which is linear in one variable and quadratic in the other variable. If you have an equation which is linear in one variable and quadratic in other variable with the absence of xy term is a parabola. Any equation which is linear in one variable and quadratic in the other variable. It can be any, like यहाँ पे तो जैसे क्या है, linear in y and quadratic in x. You can have something where you have linear in x, quadratic in y. So here you have y equal to ax square plus bx plus c. So this can be, this is a parabola. It's linear in y and quadratic in x. It can be converted into this y minus beta, और it can be, आप इसको convert कर सकते हैं ऐसे, x minus alpha का whole square 4b. So it's a parabola. It's a parabola. And it's a parabola, yeah, it's a parabola. So simple harmonic motion, no parabola. Uniform circular motion, not parabola. Motion in inclined plane under gravitational field, straight line. So you have the parabola in projectile motion in uniform gravitational field. ये property है, जानते भी हम लोग.
पैराबोला निकालने भी आता था हम लोगों को, तो पैराबोला निकालने भी आता था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इट वुड बी प्रोजेक्टाइल मोशन। सो कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, या सो इट वुड बी आंसर वुड बी ए। तो ये तो 1 मार्कर थे 110। अभी 11 से 30 है, 2 मार्क्स का। ये देखो क्या बोल रहा है, a crystal plane of lattice intercept along principal axis A1, A2, A3 are 3A1, 4A2 and 2A3। क्या क्या इंटरसेप्ट है, 3A1, 4A2 and 2A3। आप इसको लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर दो, A1, A2, A3 से। सो इस 3, 4, 2 इसके रेसिप्रोकल ले लो, यही तरीका होता है ना, स्टेप सही है ना। फिर फ्रैक्शन को क्लियर कर दो। फ्रैक्शन को क्लियर कैसे करोगे, 3, 4, 2 का जो एलसीएम है उसे गुना कर दो सबको। 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा, 12। हाँ 12 से गुना कर दो, 12, 4, 3, 6, तो 4, 3, 6 यही हो जाएगा मिला इंडिसेस। यही तरीका है ना, डिवाइड बाय द लैटिस पैरामीटर्स, corresponding lattice parameters, take the reciprocal, clear the fraction। So it will be 4, 3, 6। ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ एटम इन द बेसिस ऑफ द प्रिमिटिव सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एससीपी स्ट्रक्चर में के प्रिमिटिव शेल में, तो प्रिमिटिव सेल में तो एक ही एटम होता है, चाहे वो मतलब एफसीसी का हो, बीसीसी का हो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो, या तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैक हो। द प्रिमिटिव सेल के डेफिनेशन का ही पार्ट है कि नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव शेल इज 1। अब ये क्या बोला है ये थोड़ा क्लियर नहीं है। नंबर ऑफ एटम इन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, बेसिस तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे NaCl का FCC स्ट्रक्चर होता है तो बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मटेरियल तो दे नहीं रखा है, तो सिर्फ क्रिस्टल का बात कर रहा है। सो इफ आई एम करेक्ट इन रीडिंग द क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम इन द प्रिमिटिव सेल, अगर बेसिस वर्ड अगर हम नहीं देखते हैं तो बेसिस विल डिपेंड ऑन द विच मटेरियल यू आर टॉकिंग अबाउट। सो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर विल बी 1। इनफैक्ट प्रिमिटिव शेल में नंबर ऑफ एटम 1 ही होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर SCP, इट्स फॉर FCC, BCC, SCC आल्सो। एक मैंने गूगल से सर्च करके एक पेज भी निकाला है, उसमें आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसका आंसर 1 होना चाहिए। बाकी बेसिस ऑफ क्या बोला है वो क्लियर नहीं है हमको भाई अभी, ठीक है। अगर आप लोग कोई और सर्च किए होंगे तो बताइएगा। बाकी देखिए इसमें ये देखो SCP स्ट्रक्चर है, और ये प्रिमिटिव सेल, ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव सेल पूरा हेक्सागोनल, ये पूरा है जो शेडेड, मतलब ये सब फेडेड लाइंस देख रहा हूँ पूरा SCP है। और ये जो डार्क लाइंस है ना वो इसका यूनिट सेल है, वो इसका प्रिमिटिव शेल है, प्रिमिटिव शेल। तो प्रिमिटिव शेल अगर इसमें कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट तो 1 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इसमें 1 ही आएगा। जैसे ये देखो, दिस इज शेयर्ड बाई हाउ मेनी, मतलब यह हैव गामा इज 120, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। 120 होगा तो यानी 1/3 लैटिस पॉइंट तो यहाँ आ गया। 1/3 नहीं, मतलब अपने प्लेन में तो 3 ऐसे ऐसे जाएंगे ना, एक तो 120, 120, 120, 360 हो जाएगा, और ऊपर भी होगा तो 1/6 लैटिस पॉइंट यहाँ हो गया। सिमिलरली 1/6 लैटिस पॉइंट यहाँ हो गया आपका, ठीक है। ये 120 है तो यहाँ भी आपका 1/6 लैटिस पॉइंट हो गया, ठीक है, 1/6 लैटिस पॉइंट। अब ये 120 हो गया तुम्हारा 240, और 240 360 में 240 हटाओगे 120, तो ये तो 60 ही है तुम्हारा। तो ये अपने प्लेन में 6 लोग मिलकर शेयर करेंगे, 6 ऊपर वाले शेयर करेंगे, तो ये सब 1/12 लैटिस पॉइंट हो गया, है ना। ये आपका ये 1/6 हो गया, 1/12, 1/12 कितना हो गया, 4 हो गए 1/6 वाले, और 1/12 वाले कितने हो गए, 4।
ये हो गया 2/3 लैटिस पॉइंट, ये हो गया, और 1/3 एक आएगा, एक ही आता है प्रिमिटिव सेल में, लैटिस पॉइंट एक ही होता है। अब बेसिस तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना, कौन सा मटेरियल एससीपी स्ट्रक्चर ले रहा है। बेसिस कैन कंसिस्ट ऑफ 1 एटम 2 एटम, मतलब जो लैटिस हो गया वो फ्रेम हो गया जहाँ पे स्पीसीज लोकेटेड होते हैं। अब वो लैटिस, इस लैटिस को कौन सा मतलब अच्छा एक सेकेंड, ये ना थोड़ा सा व्हाट्सअप खोल लिए थे इसमें, तो ये टू करेगा, इसको बंद करता है। ये समझ गया ना, मतलब एक लैटिस पॉइंट ही होगा। अब एक लैटिस पॉइंट हुआ एससीपी का प्रिमिटिव सेल में, ठीक है, एक लैटिस पॉइंट हुआ, एक लैटिस पॉइंट हो गया आपका प्रिमिटिव सेल ऑफ एससीपी में, ठीक है। बाकी बेसिस वाला ये टू नो कि बेसिस क्या बोल रहा है वो, ओके ठीक, ए आंसर कर लेंगे, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट आई एम स्टिल ओपन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेसिस ऑफ प्रिमिटिव शेल without telling material, क्योंकि you don't have universal basis depends on the material we are talking about. We are talking here about lattice, so which material is taking this lattice as the frame where the atoms are located, still not clear, but ठीक है, मतलब ये इसमें IIT they have to make it clear कि किस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 13 नंबर लॉजिक गेट पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग सर्किट, द आउटपुट y इज लो व्हेन a इज हाई, b इज लो, a इज लो, b इज हाई, बोथ a एंड b आर लो, बोथ a एंड b आर हाई। पहले y निकाल लो हम लोग, है ना, y का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देखो यहाँ पे एंड गेट है a b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू बी, और एक ए सिग्नल यहां जा चुका है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट बोलते हैं इसको, मतलब एक्सनॉर गेट, जॉर गेट जानते हो आप, यू नो जॉर गेट, तो जॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और एक्सनॉर गेट में मतलब इन जॉर गेट व्हाट डू यू हैव, इफ यू हैव हियर ए बी उधर यूज कर रहा है, चलो एक्स वाई यूज करो, इफ यू हैव एक्स एंड वाई इन जॉर गेट द आउटपुट इज एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है, इन विच इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस। यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक्सनॉर गेट में जो जॉर गेट का आउटपुट होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सो हियर यू आर दिस कार्ड इज जेड, सो इन एक्सनॉर गेट, इन जॉर गेट you have this, जॉर is bit famous, एक्सनॉर is less famous, so it is something like this, or this is what x bar y, ये सब याद होना चाहिए आपको, हम डिराइव करके बता रहे हैं आपको, और conjugate, so this is x bar y bar and x y bar bar, right, we are using De Morgan's, so this is x plus y bar and x bar plus y, I see xx bar xy और दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो यही एक्सनॉर गेट में होता है। इन एक्सनॉर गेट दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक। अब यहां वही कर लो, यहां पे यही अप्लाई कर लो एक्सनॉर गेट का। तो एक्सनॉर गेट के बाद यहां वाई क्या आ जाएगा, इट इज ए इंटू ए बी प्लस ए बार इंटू ए बी बार। इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा हम लोग को। तो ये तो आपको याद रहेगा ना, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये आपको याद होना चाहिए कि एक्स नॉर गेट का ये आउटपुट होता है, ठीक है।
वो हम डिराइव कर दिए ताकि जिससे नहीं भी ध्यान है तो आपको पता हो जाएगा कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, a इंटू ए विल बी ए, और यहां क्या आ जाएगा, ए बार यूज डिमार्गन्स, सो दिस विल बी ए बी, एंड ए बार इंटू ए बार इज ए बार, ए बार बी बार। अब एक फार्मूला ये होता है इन बुलियन अलजेब्रा, दिस इज, ये याद भी रखो, बहुत फेमस है। सो दिस विल बी ए बी प्लस ए बार 1 प्लस बी बार, एंड 1 प्लस बी बार विल बी 1, बी 0 लो या 1 लो, 1 प्लस बी बार इज गोइंग टू बी 1। सो दिस इज ए बी प्लस ए बार, सो सफल कर दो, addition is commutative, so this is a bar plus a and a bar plus b, and a bar plus a is 1, a bar plus a is 1, ठीक है। so this is a bar plus b, is a bar plus b, ठीक है। तो y आपका आउटपुट क्या आ गया, ए बार प्लस बी, और हम चाहते हैं ये आउटपुट लो रहे। अब ये और गेट है, आउटपुट लो तभी होगा जब बी लो होगा और ए भी लो होगा, तभी लो होगा ना। ए बार प्लस बी है, यानी बी लो है और ए बार लो है। ए बार लो का मतलब ए इज 1, ए इज हाई, ए हाई होगा तभी ना ए बार लो होगा। सो ए इज 1 एंड बी इज 0, ए इज 1 एंड बी इज 0, ये आंसर हो जाएगा। A is high and B is low. Y will be low only when A is high and B is low. A is high and B is low. ठीक है? Is it all right? Okay. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल फॉर द वेक्टर v इक्वल्स टू 2i कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 3y प्लस जेड स्क्वायर के कैप along द क्लोज पाथ OABO, ये क्लोज पाथ दिया हुआ OABO इज पाथ AB इज आर्क ऑफ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, 1 रेडियस का है। पाथ AB इज आर्क ऑफ, लाइन इंटीग्रल निकालना, फंक्शन दे रखा है, कंटूर दे रखा है, ये फंक्शन है, ये कंटूर है। एक तो तरीका है कि आप पूरा लाइन इंटीग्रल कैरी आउट करो, ओ ए पे, ए बी पे और बी ओ पे, और फिर जोड़ दो, ठीक। दूसरा तरीका है, इसमें देखो यू कांट अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है ना, व्हेन योर फंक्शन एफ इज ऑफ द टाइप एम एक्स वाई आई कैप प्लस एन एक्स वाई जे कैप, मतलब अगर फंक्शन इस टाइप का दिया रहता है तभी अप्लाई होता है। अगर ये रहता है तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, है ना, उस केस में हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, बट यहां नहीं कर पाएंगे। ग्रीन्स थ्योरम इज दिस, ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वी कांट अप्लाई दिस, ठीक। यहां पे दो ऑप्शन आपके पास है, या तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लो, यू टेक दिस कर्व, क्लोज कर्व, and let's consider surface S which is bounded by this curve. Suppose this is S bounded by this curve, और इस सर्फेस का नॉर्मल जो होगा वो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्मल का लेने का तरीका ये होता है, नॉर्मल n should be in such a direction that if an observer with his head in direction normal walks along the orientation of the bounding curve, he should find the surface on the left. n must be I cap, why? Because if a person, मान लो ये पर्सन का हेड है, ये पर्सन का पैर है, इस पे वॉक करेगा अगर ओरिएंटेशन के अलांग, बाउंडिंग का ओरिएंटेशन के अलांग, he must find the surface on the left. So this is, for this orientation n cap will be towards I cap, ठीक है। कर्व आपका yz प्लेन में, तो we can use Stokes theorem, we can use Stokes theorem, right?
हम लोग स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. Here the function is v, so v dot dr along this curve c consists of OA, AB and BO, OA, AB and BO, and this is equal to curl of v dot nds. S क्या लिया हमने? We have taken quadrant of the circle. We have taken quadrant of the circle. ठीक है? And n cap is I cap. I told you how it is I cap. डेल क्रॉस भी निकाल लो एक बार. डेल क्रॉस, so this is so this is 2 yz square, और this will be, अच्छा चूंकि I cap से डॉट प्रोडक्ट लेना है, so it is useless to find y and z component of the curl. We'll only find x component of the curl, क्योंकि I cap dot I cap will be 1 और I cap dot j cap and I cap dot k cap will be 0. ठीक है, तो y और z component नहीं निकालते हैं, सिर्फ x component निकाल लिया जाए, क्योंकि वही रहेगा ना. I cap के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो बचेगा वही x component सिर्फ. So it would be 3 minus 2yz I cap. And you have other terms which we are not interested in. Why? Because ultimately we have to take a dot product with n, and n is here I cap. So this is right. So we will be using Stokes theorem, v dot dr, and this is S. C is this, and we have 3 minus 2yz, and del cross v dot n is this, and ds. ds is what? ds is the element of the surface, and surface is confined to yz plane. So I can take ds as dy dz. So this will be 3, अब डबल इंटीग्रल हो जाएगा ना. When you put ds equal to dy dz, now you have two variable of integration, so it will be double integral now. So you have 3 dy dz and 2 yz dy dz. So dy dz double integral is what? Area of this quadrant. So area of the quadrant क्या हो जाएगा? Area of the circle is pi into 1 square. So one quadrant is pi into 4, pi by 4. और इसको कैसे करोगे भाई? How will you do this? You can either change to polar coordinate. You can either change to polar coordinate, or yes, you can change to polar coordinate. It's yz plane. Take y as r cos theta and z as r sin theta, and dy dz will be what? R dr d theta, simply. So this will be twice of r cos theta into r sin theta is r sin theta cos theta, and dy dz is r dr d theta, 0 to 1 and 0 to pi by 2. R is varying from 0 to 1, and theta is varying from 0 to pi by 2, right? So this is 3 pi by 4 minus twice r का क्या है? r cube dr का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? r4 by 4, 0 to 1, और अंदर क्या बच जाएगा जी? इंटीग्रल sin थीटा cos थीटा d थीटा, sin थीटा cos थीटा d थीटा, इंटीग्रल 0 to pi by 2. So sin theta cos theta d theta, cos theta d theta is what? D of sin theta. So sin theta into d of sin theta will be sin square theta by 2. 0 to pi by 2. So this will be 3 pi by 4 and 2 into, ये 2 cancel हो जाएगा. So we are having, sorry, so this is 3 pi by 4 and this is 0 to 1, so 1 by 4 and 1. So it is 3 pi by 4 minus 1 by 4. 3 pi by 4 minus 1 by 4, ये आंसर आ जाएगा. So A ही आंसर है, बाकी और देख लेते हैं. It's 3 pi by 4 minus 1 by 4, right?
It is 3 pi r 4 minus 1 by 4. ठीक है, ए आंसर आ जाएगा. आप इसको चाहो तो लाइन इंटीग्रल से भी कर सकते हो. आप चाहो तो लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. तो निकाल के बताएं आपको. आप लोग जल्दी हो कि अगला क्वेश्चन बता दो, आंसर सीख लो यार. और जो पेपर में बंद हो गया तो बंद ही हो गया है. ठीक है, ये भी बताते हैं लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे. देखो, अगर इसका हम लोग लाइन इंटीग्रल से करें तब भी आंसर वही आएगा. मोर और लेस उतना ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा अधिक लग सकता है. v डॉट dr करोगे, your C consists of what? C consists of, C is piecewise smooth curve. C is piecewise smooth curve. Piecewise, it is smooth in pieces. एक होता है कि ये smooth in single piece है. It's ellipse. Circle is smooth in single piece. But if I talk about triangle, triangle is not smooth in single piece. It consists of 3 pieces of smooth curve. 3 pieces of smooth curve. देखो pieces का मतलब क्या आता है? A curve is said to be smooth if it is derivable everywhere. Continuous होना ही चाहिए, derivable भी होना चाहिए. Derivable करने का मतलब है कि हर पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट हो. हर पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट हो. मतलब इफ यू अप्रोच ए पॉइंट फ्रॉम वन साइड एंड द अदर साइड, यू मस्ट हैव द सेम डेरिवेटिव. मतलब इसको, अब इस पॉइंट को अगर मान लो कि हम लोग अप्रोच करें, ये पॉइंट है, अब इसको इधर से अप्रोच करो, इधर से अप्रोच करो, यू हैव द सेम डेरिवेटिव. दैट्स व्हाई यू हैव यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट. You have unique tangent at every point. But if you have curve like this is not a smooth curve. Yes, it is smooth in pieces. It consists of C1, C2, C3. And C1, C2, C3, they are a smooth curve. But C1, C2, C3 together as a curve is not a smooth curve. Why? Because at this point, your curve is not derivable. If you approach this point from this side, you have this tangent. And you approach this point from this side, you have another tangent, right? So it is not derivable at these points and these points. मतलब corners नहीं होना चाहिए. If you have corners, the curve is not smooth. If you have corners, जैसे यहाँ पे corners नहीं है, यहाँ पे corners है, triangle में corners है. ये आपको जो curve दिया हुआ यहाँ भी corners है, नहीं, यहाँ भी देखो corners है. ये corner हो गया, ये corner हो गया, ये corner हो गया. So you don't, it's not a smooth. So if it is not a smooth curve and you are asked to evaluate line integral on a curve which is not smooth, you just look whether the curve is piecewise smooth or not. अगर piecewise smooth है, then you have to evaluate these integrals on the individual pieces, right? I'll evaluate it on C1, C2 and C3. ठीक है? And I'll just add them up. तो V dot dr क्या है? V dot dr is 2 dx plus yz square dy plus 3yz square dz. So if I talk about C1, on C1 it is y-axis. On C1 what do you have? Your x is 0. X is 0 everywhere in fact. X तो हर जगह ही 0 है, ठीक है? But in fact z is also 0. Your dx is 0. Your dz is 0. Right? So V dot dr on C1 is going to be dx is 0, dz is 0. So dy, z is 0. Z is 0. So it is 0. तो ये तो 0 आ गया आपका. On C2, C2 क्या है? C2 is the arc, 1 quadrant of circle. On C2 of course your x is 0, dx is 0. x तो पूरा कर्व ही yz प्लेन में है, तो x तो हर जगह 0 है, ठीक है? And so your f dot dr will be what? F dot dr will be yz square dy plus 3y plus z square dz, right? So I can take y as what? If I take any point like yz, y is, if this is theta, y is 1 cos theta and z is 1 sin theta. This is point which is circle of radius 1. So 1 cos theta, 1 sin theta, right?
and so y is cos theta and z is sin theta. So dy will be minus sin theta d theta and dz is cos theta d theta, right? So this is going to be yz square. So cos theta sin square theta and dy minus sin theta d theta plus 3y, so 3 cos theta plus z square. किसका फोन आ रहा है भाई? Z square is and dz is cos theta d theta. So yeah, so we have minus sin cube theta cos theta d theta. Yeah, plus 3 cos square theta and sin square yeah. Fine. Now integrate it. Integral on C2 is going to be minus sin cube theta cos theta d theta 0 to pi by 2, and then we have 3 cos square theta d theta 0 to pi by 2, and when we have sin square theta cos theta d theta 0 to pi by 2. So we have sin cube theta d sin theta, cos theta d theta is d sin theta. So it is sin 4 theta by 4, right? 0 to pi by 2. And then we have 3 cos square theta d theta 0 to 2 pi is pi. 1 quadrant है तो pi by 4 हो जाएगा. It's a very famous integral. And this is sin square theta d sin theta. So it is sin cube theta by 3. So this is minus 1 by 4, 3 pi by 4 and 1 by 3. ठीक, तो C1 पे 0 हो गया, C2 पे ये आ गया. अब C3 पे निकाल लो. C3 क्या है? On C3 यार x ऑफ कोर्स 0 है, dx भी 0 है, तो सबके लिए है, और y भी 0 है और dy भी 0 है. So f dot dy will be simply y 0 है और dy भी 0 है, तो fx dx fy dy तो 0 हो गया, fz dz हो गया, उसमें भी y 0 है, so z square dz हो गया. So on C3 f dot dr is going to be z square dz, and z is going from 1 to 0. So it is z cube by 3, 1 to 0, so it's minus 1 by 3. So this is minus 1 by 3. अब जोड़ दो, मतलब 0, इसमें 0 एक जोड़ दो और एक minus 1 by 3 जोड़ दो. ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा. सेम आंसर आ रहा है. You are getting same answer. Okay? Same answer आ रहा है ना? तो लाइन इंटीग्रल से भी कर सकते हो डायरेक्ट, और स्टोक्स थ्योरम भी यूज कर सकते हो. You can use स्टोक्स थ्योरम also. Alright? आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. वेक्टर कैलकुलस से अच्छा मतलब क्वेश्चन आ रहा है, नहीं? वेक्टर कैलकुलस से दूसरा क्वेश्चन हो गया. देखो क्या लिखा है. इफ सॉरी इन एक्स वाई प्लेन द वेक्टर इज गिवन बाय दिस. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ डेल क्रॉस एफ
through the circular loop of radius to center at origin is, अच्छा, फ्लक्स ऑफ डेल क्रॉस एफ बोला ना, सॉरी, फ्लक्स ऑफ डेल क्रॉस एफ। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्लक्स, इसको ना लाइन इंटीग्रल पूछना चाहिए था। लाइन इंटीग्रल में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ना यहाँ पे एक ऑरिजिन है वेयर दिस फंक्शन ब्लोज अप, नॉट डिफाइंड। ऑरिजिन चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कैसे लाइन इंटीग्रल पूछ देता और आप ग्रीन्स में लगा देते तो गड़बड़ हो जाता। फिर मतलब उस केस में इसको इनक्लोज करके और ऐसे अलग तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स निकाल लो एक बार। डेल क्रॉस एफ क्या आ रहा है? डेल क्रॉस एफ इज and we have flux of del cross f। del cross f निकालो, पहले आप del cross f निकाल लो तो circular loop और radius 2। the flux has to be defined over a surface, एक surface भी लेना पड़ेगा, ठीक है। and this is minus y upon, and this is x upon, ये तो रोटेटिंग टाइप का फंक्शन है इसका। डेल क्रॉस एफ आएगा, देखो आई कैप पार्ट विल बी 0, जे कैप पार्ट विल ऑल्सो बी 0, के कैप पार्ट रह जाएगा। सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी, इधर आ जाओ, दिस विल बी माइनस का होल स्क्वायर प्लस whole square. So this is k cap. I think they will vanish. Minus s square plus y square, और ये आ जाएगा x square minus y square. So this is going to 0. Flux 0 है, sorry, curl 0 है। Curl 0 है तो if you take flux across the circular loop it would be 0. कर्ल ही 0 हो गया ना, कर्ल 0 हो गया तो इसके क्रॉस अगर फ्लक्स सॉरी ये लेंगे, सो दिस विल बी 0, है ना, फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। लाइन डीएल पूछता तब थोड़ा सा इशू रहता, पता है। अगर यही क्वेश्चन में लाइन डीएल पूछ देता ना, देन यू कैन नॉट यूज स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, डी विल बी द आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स यस आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स काफ़ी इस बार पूछा है, मैथमेटिकल फिजिक्स काफ़ी पूछा है। मतलब द रूट ऑफ पोलिनोमियल एफ जेड इक्वल टू z4 माइनस 8z क्यूब प्लस 27z स्क्वायर माइनस 38z प्लस 26, where z1 z2 z3 z4 where z is complex variable, which are following is correct? See, if you have something like this, equal to 0, ठीक है,
अगर इसका रूट्स का बात करें, देन सम ऑफ रूट्स से will be what? It is मतलब इन जनरल अगर बात करो ना, अगर हम लोग इन जनरल बात करें, चलो ठीक है, सम ऑफ रूट जो होगा यहाँ पे मिट गया. इफ यू समथिंग लाइक दिस, so if I talk about sum of roots, that will be minus b by a. ठीक है. If you have a product of roots like this, it will be c by a. And if you have a product of root taking 3 root together, it will be minus d by a. And if I have all the root taken together, it will be e by a. ठीक है. इनफैक्ट ये ऐसे होता है, इनफैक्ट ये इस तरह से, हाँ ठीक है. क्या बोल रहा है, अगर इसकी बात करें, अगर इसको अप्लाई करें, सो यू हैव z1 प्लस z2, z1 z2 z3 z4, ये क्या आ जाएगा, ये e इज 26 एंड a इज 1, ये 26 हो जाएगा. और सम ऑफ रूट्स अगर बात करें, that would be minus of minus 8 by 1, it would be 8. तो अगर इसका बात करें तो ये 8/26 होगा, ये गलत है. 8/26 यहाँ करो, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है. बी इज करेक्ट. ये सिंपल बचपन में हम लोग करते हैं, ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है. थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये जनरल भी पढ़ाया जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इस टाइप का है ना, इस टाइप का a naught xn an minus 1x. यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब जो अगर सारे रूट का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आ जाएगा -1 to the power n an by a naught. ठीक है. तो n is 4, तो -1 to the power 4 is 1. इस तरह से मतलब अगर n-1 रूट लोगे तो इट वुड बी -1 into n-1 an-1 upon a naught. इस तरह से जनरल हम लोग भी बात कर सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, है ना. ठीक है, आगे चलिए. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पूछा है. देखो, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ Rayleigh-Jeans theory of cavity radiation attributed to Rayleigh-Jeans calculated the number of modes perfectly well. Number of modes which is having frequency between nu 2 nu plus d nu was 8 pi. When you calculate u lambda d lambda, or say u d lambda or d nu, you get what, 8 pi by lambda 4 d lambda, right? Yeah, again number of modes. But the mistake he committed was, for all the standing wave, he took the energy as kT, which is not. सारे जो ऑसिलेटर्स थे उसका एनर्जी वो kT ले लिया, वो गलत. उसके वजह से क्या हुआ कि भाई फॉर वेरी स्मॉल लैम्डा यू गेट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी. स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जो है बहुत लार्ज हो जाएगा. फॉर वेरी स्मॉल लैम्डा यू विल गेट वेरी लार्ज इंटेंसिटी. मतलब इसको अगर प्लॉट करें हम लोग, यू प्लॉट यू लैम्डा विथ लैम्डा, then for very small so when your lambda is very small, or if I plot with say nu,
lambda, ठीक है, lambda. For when, so you'll get something like this. When lambda is large, यार sorry, इसको न्यू के फॉर्म लिखो. This is written as 8 pi nu square by c cube kt. ठीक है, 8 pi nu square by kt. So when frequency is very high, मतलब इसको लैम्डा को हमने क्या कर दिया, c by nu कर दिया, लैम्डा को c by nu कर दिया एंड d nu हो जाएगा. d लैम्डा विल बी माइनस c by nu स्क्वायर d nu, ऐसे लिखा जाएगा. आई पुट लैम्डा इक्वल टू c by nu. तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है. तो इसका अगर प्लॉट करेंगे आप तो u वर्सेस nu, so when frequency is small the energy is small, right? But when frequencies goes very high, Rayleigh is expected that this should happen. But practically क्या हो रहा था? Practically when the frequency went very high, this was not happening. This was going like this, right? So he got this because he assumed energy of every oscillator to be kT. If I replace it with Planck oscillator, where the energy would be h nu e to the power h nu by kt minus 1, will get perfectly okay. This is the experimental one, and this is what Rayleigh jeans got. So that was ultraviolet catastrophe. For very large frequency, his expression was not giving the result which was experimentally observed, right? So where he committed mistake? He committed mistake over here. So option देखो क्या है? The standing wave of all allowed frequency were of same, yes, A was the mistake he calculated. Density of standing wave in the cavity independent, ठीक है वो. The allowed frequency of standing wave inside cavity has no upper limit, ठीक है. The number of allowed frequency, ये भी ठीक है. A was the mistake, which was rectified by Max Planck. He put, ये तो energy of एक single mode का हो गया, एक oscillator की energy kT लिया, which is same for everyone. He took this. ठीक है, both science and statistics. Okay, photon is having integral spin. A आंसर इसका हो जाएगा. A will be the correct answer. हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है. Given the rest mass of electron, इसको बड़ा कर ले. Given the rest mass of electron to be 0.511 MeV per c square, c is speed of light, of an electron with Ke 5.11 MeV is closest to. Rest mass energy दे दिया है, Ke दे दिया है. So you get the total energy. Total energy E is going to be rest mass energy plus Ke. Rest mass energy is 0.511 and K is 5.11, right? So this would be, क्या आ जाएगा? Sorry, this would be 5.621. नहीं, sorry, जोड़ दो इसको. Yes, 5.621 MeV. और टोटल एनर्जी होता क्या है? इस mc square, which is m naught c square, right? So m naught c square is again given to you. It's 0.511 MeV, 1 minus v square by c square, and 5.621 MeV. दोनों साइड में MeV है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको निकाल लो, क्या आएगा? So it is 1 minus v square by c square would be, निकाल ही लेते हैं कैलकुलेटर से ही, है ना? कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? मतलब V will be what? V will be actually 1 minus 0.511 by 5.
ये आ जाएगा ना इस तरह से, यस, इंटू सी। तो हाँ, इन द यूनिट ऑफ सी ही बोला है, ये कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, √1 माइनस पॉइंट भागा का होल स्क्वायर, 0.995, नाइन एंड सिक्स, ये आ जाएगा 0.996, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सही है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्या बोल रहा है, ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज गिवन बाय Vx इक्वल टू 0 फ्रॉम -a/2 to +a/2 and infinity elsewhere. EEx and psi-x be the ground state energy and corresponding wave function, ठीक है। If the electron is trapped in that well, similarly E mu and psi mu be the corresponding quantity if muon is trapped in the well. अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, दूसरा केस बोला मुओन ट्रैप है। तो मुओन देखो, मुओन का चार्ज वगैरह तो सब इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बट रेस्ट मास इज डिफरेंट। मास ऑफ मुओन, जो मुओन का मास है, मास ऑफ मुओन इज 210 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रेस्ट मास है मुओन का वो 210 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन यार ई इन ग्राउंड स्टेट का अगर बात करें हम लोग, तो इट इज h² पाई स्क्वायर 2me² ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। ठीक है, मतलब हम लोग ये पार्टिकल वन डायमेंशनल वेल पढ़े हैं ना, En इज n² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma² होता है। तो मास से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस हो जाएगा। एंड ई म्यू इज व्हाट, और n इक्वल टू 1 लेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी का बात कर रहा है। ठीक है, सो ई म्यू इज h² पाई स्क्वायर एंड 2mu_a²। नहीं तो यानी ई म्यू जो होगा काफी छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का मास, जो मुओन का मास जो ई म्यू होगा दैट विल बी मच स्मॉलर कंपेयर टू ई म्यू जो होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज 210 टाइम्स स्मॉलर देन ई। ठीक है, 210 टाइम्स स्मॉलर देन ई। ओके ओके, और व्हाट अबाउट साई? साई का अगर बात करेंगे तो साई ई इज व्हाट, 2/a अंडर रूट, सपोज करो ये होता है। ठीक है, अब देखो ये एक चीज और समझो कि ये सिमेट्रिक वेल है, तो सिमेट्रिक वेल है तो इसका जो आइगन फंक्शन होगा, अच्छा ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल रहा है तब तो ये आ जाएगा। तो आप देखो एक चीज कि जो आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। आइगन फंक्शन जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, आइगन फंक्शन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये cos πx/a क्यों लिखे हैं, इसका भी देखो एक रीजन है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका ऐसे होता है ना जी, मतलब इस टाइप से होता है, 0 to a लो तब भी ऐसे ही होगा, और अगर -a/2 से +a/2 लेंगे तब भी ऐसे ही होगा। तो चूंकि -a/2 से +a/2 है तो एट x = 0 साई कैन नॉट बी 0, साई हैज टू बी मैक्सिमम, सो दैट्स व्हाई आई टेकन cos। ठीक है, अगला वाला बल्कि साइन होगा, मतलब एक्चुअली सिमेट्रिक वेल होता है तो द आइगन फंक्शन मस्ट डेफिनेट पैरिटी। तो ग्राउंड स्टेट इवन है तो वो psi1 जो होगा ऑड होगा, फिर psi2 इवन होगा, फिर psi3 ऑड होगा, ऐसे चलेगा। ये आप अलग से पढ़ लेना। ठीक है,
तो ग्राउंड्स जो आइगन फंक्शन है उसका ग्राफ सेम रहेगा, एनर्जी का ग्राफ अलग रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं। तेजी से क्यों जा रहा है आगे? हाँ, ये ऑप्शन कौन सा होगा? देखो ई इक्वल टू ई म्यू गलत है, साई एक्स इक्वल टू साई म्यू तो ठीक है, ई म्यू इज मोर देन ई, नहीं, ई म्यू इज लेस देन ई, ये होगा, ये होगा सी। ई इज मोर देन ई म्यू, क्योंकि ई म्यू वॉज, ई म्यू में तो एम म्यू नीचे आ रहा था ना, तो ई लेस होगा, और साई एक्स और साई म्यू सेम रहेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी यही रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में ये एक्चुअली साई 2 है, साई 1 नहीं है, साई 2 है। ये क्वेश्चन देखो, बीसवां क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है। द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ फ्री स्पेस 580 नैनोमीटर, ठीक है, 580 नैनोमीटर है। देयर इज ए एयर गैप ऑफ हाइट डी बिटवीन ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, between glass plate and plano convex lens. The central fringe is observed to be bright. The least possible value of D is, the least possible value of D is, ये देखिए, सेंट्रल फ्रिंज जो है ब्राइट है। देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यू हैव द ग्लास प्लेट एंड द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, द ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होगा कि लाइट विल कम लाइक दिस, यहाँ से गया, और एक हिस्सा मतलब यहाँ पे ये दिस इज रिगार्डेड फिल्म, जो एयर है ना उसको फिल्म की तरह देखते हैं हम लोग, और दूसरा एक लाइट तो फिल्म के अपर सर्फेस से रिफ्लेक्ट हो गया, एक तो ये फिल्म है, एक्चुअली फिल्म का अपर सरफेस ये है आपका स्फेरिकल पार्ट, और फिल्म का लोअर सरफेस ये है। तो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, तो देखो यहाँ ग्लास है और यहाँ एयर है, तो एक तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा एंड इट विल नॉट गो अंडरगो ए फेज चेंज ऑफ पाई। लेकिन जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, जो ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट भी होगा, उसमें पाई का फेज चेंज भी आएगा, उसमें पाई का फेज चेंज भी आएगा। तो यूजुअली क्या होता है, जब ये इसके ऊपर रेस्ट करता है ना, तो आपका इसके 1 और 2, चूंकि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे फिल्म का थिकनेस 0 हो जाता है, तो ज्योमेट्रिकली कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन चूंकि 2 सफर से फेज चेंज ऑफ पाई एंड 1 डज नॉट सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई। 2 क्यों फेज चेंज ऑफ पाई सफर करता है? क्योंकि वो रेयर टू डेंसर इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, और 1 पाई का फेज चेंज सफर नहीं करेगा क्योंकि वो डेंसर टू रेयर इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो 2 और 1 के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे डार्क स्पॉट होता है। अब इसने क्या किया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया। तो अब जो लाइट आएगा, एक लाइट तो यहाँ आया और यहाँ से ही लौट गया, ठीक है, ये हो गया 1। और दूसरा जो आया आपका, दूसरा जो है ये नीचे आएगा और यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये 2 हो गया। तो क्या अब क्या हुआ, 2 जो है पाई का फेज तो सफर कर ही रहा है, साथ में 2D डिस्टेंस और ट्रेवल कर रहा है, डी यहाँ और डी लौटते समय, तो ये एक 2D डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, और λ/2 पाई का फेज सफर करना मतलब
लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करना, पाई का फेचर सफर करना, मतलब इट इज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, suffering a phase change of pi and traveling a distance of lambda by 2 is same thing. And additionally it travels distance of 2d, and if you want the fringe to be bright, अगर आप fringe bright चाहते हैं तो this should be equal to, और चूंकि मिनिमम पूछ रहा होगा ना कहीं, देखो सेंट्रल फ्रिंज ऑफ टू ब्राइट, क्या निकालना बोल रहा है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, लीस्ट दिस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, बट चूंकि हमको डी मिन चाहिए, डी क्या हो जाएगा, डी विल बी एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 into 1 by 2, but we want d min, right? So for d min I'll just go for least value of n. Least value of n will be n equal to 1, right? You can't take n equal to 0. In that case 2d will be equal to minus lambda by 2, and this can't happen. Length can never be negative. Length negative नहीं हो सकता है. The minimum value of n which you can have is minimum value of n which you can have is 1, right? So you want d min, so this will be 1 by 2 lambda minus lambda by 2, right? So this will be lambda upon 2d, right? Lambda upon 2d. तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ, 580 नैनोमीटर, एंड नॉट लैम्डा बाई 2d नहीं, सॉरी कहीं और है, फोन एक्चुअली कर दिया ना एक बंदा, इसलिए हम दिन में आई ट्राई टू मेक लेक्चर इन डे टाइम ऑल्सो, 2-4 कॉल आता है, पूरा कंसंट्रेशन खराब है। अभी देखो एक कॉल कर दिया बंदा, कंसंट्रेशन खराब हो गया। तो 580/4 कितना हो जाएगा ये, डी मिन इज लैम्डा बाई 4, सो 1 और चौका 16, 4 5 20, 145, पहला ही आंसर है, पहला ही आंसर है 145। ये आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, ओके। इक्कीस देखो, ये क्या बोल रहा है, 21वां क्वेश्चन, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट free space wavelength is 600 nanometer is incident normally on retarding plate. See, retarding plate is the famous retarding plate is half wave plate, quarter wave plate, जो phase difference create करे, which creates a phase, doubly refracting crystal होता है basically ये, they present different refractive index to O wave and E wave, right? So linearly polarized light is incident normally on retarding plate. The emergent light is observed to be linearly polarized. The emergent light is observed to be linearly polarized irrespective of the angle between direction of polarization and optic axis of the plate. The minimum thickness of the plate will be. Emergent light जो है वो linearly polarized fall कर रहा है, और emergent light भी linearly polarized है, ठीक है, irrespective of the angle between the direction of polarization. तो ये क्या होगा, क्वार्टर वेव प्लेट तो देखो हो नहीं सकता है, क्वार्टर वेव प्लेट पे देखो फॉल करेगा, और इफ द एंगल बिटवीन फील्ड वाइब्रेशन एंड द ऑप्टिक एक्सिस इज डिफरेंट फ्रॉम 0 π/2 एंड ऑल, तो उस केस में ये इलिप्टिकली पोलराइज होगा, या अगर 45 डिग्री एंगल हो तो सर्कुलरली पोलराइज होगा, लीनियरली पोलराइज नहीं रहेगा। तो ये निश्चित तौर पे जो बात कर रहा है रिटार्डिंग प्लेट का, ये हाफ वेव प्लेट होगा। हाफ वेव प्लेट में कभी भी लीनियरली पोलराइज फॉल करेगा और लीनियरली पोलराइज ही रहेगा, उसका बस फील्ड वाइब्रेशन जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा। फील्ड वाइब्रेशन अगर थीटा एंगल बना रहा है ऑप्टिक एक्सिस से, तो पाई माइनस थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इमर्जेंट लाइट इज ऑब्जर्व टू बी लीनियरली पोलराइज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द प्लेट। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट विल बी, मिनिमम थिकनेस क्या होगा, देखो हाफ वेव प्लेट में क्या होता है, इट इज 2π/λ, सॉरी मतलब व्हेन यू हैव हाफ वेव प्लेट एंड द लाइट अंडरगोज, तो यहाँ पे 2 अगर वेव निकलेगा एंड दिस इज टी सपोज, तो द पाथ डिफरेंस विल बी व्हाट, NE minus N0 T, and that should be equal to λ0/2.
ऐसे तो हाफ वेव प्लेट में 3 λ/2 5 λ/2 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट चूंकि मिनिमम टी पूछ रहा है तो हम लिए हैं λ0/2. यूजुअली इट इज लाइक दिस, n plus half lambda. So you want minimum, so if you want T min, I'll take n to be 0, so it will be lambda by twice of ne minus n naught. ठीक है, तो lambda आपका 600 nanometer है, and twice ne minus n naught is what? 0.05. So this will go up, 5 दूनी 10, कट जाएगा 6000 नैनोमीटर, 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा. इट विल बी 6 माइक्रोमीटर, इट विल बी 6 माइक्रोमीटर. ठीक है, सिंपल है, एक नंबर का लायक था. ठीक है, चलो रिटार्डिंग प्लेट का आइडिया नहीं होता है लोग, कोई नहीं. चलो ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. 5 दूनी 10 कट गया, 6000 नैनोमीटर, 6 माइक्रोमीटर. ओके, तेजी से भागता है ये, देखो कहाँ भाग गया. ये हो गया था, ये हो गया 22 में. देखिए ये देखो क्वेश्चन. 15.7 milliwatt laser beam has diameter of 4 millimeter. If the amplitude associated with the magnetic field is A by epsilon naught c cube, the value of A is मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का एम्पलीट्यूड दे रखा है A अपॉन epsilon naught c क्यूब. तो देखिए कितना मिलीवाट का लेजर है. मैं भी एक लेजर बनाता हूँ, वो 25 मिलीवाट का होता है. ठीक है, ये 15.7 मिलीवाट का था. आपको दिखाएंगे किसी वीडियो बना के ना, जो हम लेजर पे काम करते हैं. आई वर्क ऑन एनडी यंग लेजर, एनडी YAG, एनडी यंग लेजर. मतलब अच्छा उसका होता है, वो चेहरा वेरा पे दाग हो जाता है ना, उसको सही कर देता है. देखो क्या है, ये पावर है, पावर ऑफ लेजर ये दे रखा है आपको 15.7 मिलीवाट. ठीक, और बीम डाया कितना है 4 mm. तो अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर का, पॉइंटिंग वेक्टर इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी flowing per unit area per unit time. तो आपको पावर में क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करना है, तो दैट विल बी पॉइंटिंग वेक्टर. सो दैट विल बी P अपॉन डाया दिया हुआ है पाई इंटू R स्क्वेयर. R क्या है 2 मिलीमीटर, or you can say 2 into 10 to the power minus 3 meters. So this will be P is what, 15.7 into 10 to the power minus 3. आइए क्या हो जाएगा, पाई इंटू R स्क्वेयर. R स्क्वेयर हो गया आपका, सॉरी 2 2 जो 4. ठीक, 10 to the power minus 6. ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर हो गया. दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर. तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, सो इट इज 15.7 इंटू 10 to the power 3 and 4 pi. ठीक, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर. एंड वी नो फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट पॉइंटिंग वेक्टर इज व्हाट, पॉइंटिंग वेक्टर S इज, आप याद करो, E square by Z, and we have the relation E by B is C. So I can say B is E upon C. B is, yes, E is CB. So I can say this is C square, B square, and Z. Z is what? Z is intrinsic impedance.
म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दिस एंड सो बी है। अब देखो बी का जो एम्पलीट्यूड है वो दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ बी इज, सो दिस इज सी स्क्वायर एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और एम्पलीट्यूड बी का दे रखा है ए अपॉन तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब, एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। एक तो ये कट गया तुम्हारा, सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, and you know C is so they will cancel out 1 by mu naught epsilon naught under root, mu naught epsilon under root. So this is a square. So pointing vector is a square. This is a square. This is a square. Okay, so we have 15700 upon 4 pi under root. ये निकाल लो एक बार। अंडर रूट ब्रैकेट 15700 भागा 4 गुना पाई 35.35 35.4 हो जाएगा, मतलब ये आंसर है। बी वुड बी करेक्ट आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है जी? ये और भी तरीके हो सकते हैं, दिस इज नॉट द यूनिक, और भी तरीके से कर सकते हो, है ना। दिस हैज कम टू माई माइंड, तो हमने कर दिया ऐसे। तेईस नंबर देखो, तेईस नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A plane Z equal to 0 separates two linear dielectric media with relative permittivity epsilon R1 equals to 4, epsilon R2 equals to 3. There is no free charge at the interface if electric field of the, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी PYQ से है ना, किया है ये क्वेश्चन। तो there is no free charge at the interface if the electric field in the medium 1 is E1, then displacement vector D2 in the medium 2 is, ये क्वेश्चन हम लोग एक दो बार आ चुका है पहले भी, समझे, और फेमस है। मतलब ये आपका इंटरफेस है Z इक्वल टू 0 सपोज करो, ठीक है, ये आपका इंटरफेस है Z इक्वल टू 0, और हमने जो फील्ड है सपोज दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द फील्ड से E1 एंड सपोज दिस इज E2। अब एट द इंटरफेस आपको E1 दे रखा है, E1 इज 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका ये क्या हो गया, ये आपका xy प्लेन है, तो xy प्लेन में जो कॉम्पोनेंट है वो आपका टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट हो गया, एंड वी हैव द बाउंड्री कंडीशन दैट टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ E in the second dielectric is equal to tangential component of the E in the first dielectric near the interface. Tangential component of E is continuous. Tangential component of E is continuous. So I can say E2 tau, अगर E2 का बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा, ये टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है, XY प्लेन में जो कॉम्पोनेंट है वो है ना, तो ये तो यही रहेगा 3E प्लस 2J एंड Z कॉम्पोनेंट निकालना है हम लोग को, ठीक है। बट हमसे ई नहीं पूछा है, हमसे पूछा है डी पूछा है, तो आई गेट द आइडिया। मान लो ये दिस इज क्या पूछा है जी, डी पूछा है ना, तो समथिंग के कंपोनेंट, ठीक है। सो एंड वी हैव वन मोर थिंग दैट D2n इज D1n, या D2 अगर निकालना है हम लोग को तो D2 इज व्हाट, D2 इज एप्सिलॉन नॉट
epsilon r2, this is epsilon r2, this is epsilon r1. So epsilon r1 is given to you, that is 3, epsilon r2 is 4, right? जिधर से इंसिडेंट होता है उसको 1 लेते हैं और जिधर घुसता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको 2 लेते हैं. तो epsilon r2 e होता है ना, यस. तो आपका जो so this is epsilon naught, epsilon r2 is what? Epsilon r2 is 4, or E is 3i plus 2j, and we don't know what is there in z component, let it be. So this is equal to what? This will be equal to epsilon naught is outside, बाहर ही रखो इसको, ये क्या आ जाएगा? नहीं, yes. Distance at d2 in the medium 2 is 3 है, सही मैच नहीं कर रहा मेरा. So epsilon naught into 3, अब आ गया 3 3 9 i cap plus 3 6 j cap, and I don't know what is this over here. So this is your d2 tau, and I have to find this one. ठीक, कर लेते हैं. We have the boundary condition, d2n minus d1n is sigma f. Sigma f is 0, so d2n is d1n, right? And what is d1n? d1n is e1n upon epsilon naught epsilon r1. And what is e1n? Normal component is this, 4 upon epsilon naught epsilon r1. कितना है? 4. So it is 1 upon epsilon naught, right? And this is d2n, and same is d1n. Right? गलत. क्या दिमाग कहाँ चला गया? epsilon naught epsilon r1 e1n. Okay, हाँ ये आएगा. So epsilon naught epsilon r1 is what? 4, and e1n is where is e1? 4. So 16 e naught, and same is your d2n, right? So d2n is 16 e naught. So I'll put here 16 e naught. तो बाहर है. क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 9 i caps, 6 j cap and 16 j. ये आंसर आ जाएगा. ठीक. Okay. Good. So this is how we do it. आगे चलिए. ये फेमस क्वेश्चन है. मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का ये फेमस क्वेश्चन है. हम तो क्लास में करवाते भी थे इसको. क्या लिख रहा है? A tank placed on the ground is filled up with water up to height h. ठीक है. A small hole is made at h1 height. h1 is less than h. ठीक है, फिगर में दिख रहा है. The water jet emerging out of hole strikes the ground at a distance d from the d. Which of the following statement is correct? देखो क्या बोल रहा है. वेलोसिटी एट h1 इज 2g h1. नहीं, गलत है भैया. यहाँ वेलोसिटी जो होगा ना, ये देखा जाता है, डेप्थ देखा जाता है, हाइट नहीं देखते है ओरिफिस का. ओरिफिस देखता है अपर सर्फेस से कितना डेप्थ पे है.
हो जाएगा 2G(H-H1). डेप्थ पे डिपेंड करता है, हाइट इस पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पे, ठीक है। अपर सरफेस से डेप्थ पे डिपेंड करता है, डेप्थ आपका H-H1 है, तो ये तो गलत है। वेलोसिटी इज दिस, D इज दिस, लेट मी चेक, ये हॉरिजॉन्टली गिरेगा, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होगा, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये रिलेशन फॉलो होगा। सो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड वुड बी 2H1/g, and your D is going to be Vt. So that is 2G(H-H1) under root. So G cancel out, so it is twice of H1 H-H1, तो ये भी गलत है। D will be maximum and H1 is 2/3H, maximum amount of D is H, निकाल लो। इसको मैक्सिमाइज करना है तुमको भाई, इसको मैक्सिमाइज करो मतलब इसको मैक्सिमाइज करो, लेट्स यूज कैलकुलस, दिस इज H1H minus H1 square equal to 0, that gives us what, famous question है ऐसा, H minus 2H1 equal to 0, so your D is maximum and H1 is H/2। सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहो तो आपकी श्रद्धा है तो निकाल लो भैया, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, -2 लेस देन 0 है, मतलब मैक्सिमम H1 इक्वल टू H/2 पे मैक्सिमम है, ये भी गलत हो जाएगा। D max क्या हो जाएगा, D max is you put twice and put H1 equal to H/2, so H/2 H minus H/2, so it will be H, ये सही है। ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब क्लासरूम का क्वेश्चन है सब है, क्लासरूम में तो बहुत क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत कुछ, जैसे जब व्हेन आई वाज टीचिंग ऑफलाइन तो मतलब मोस्टली ये सब करवाते ही थे, अभी पता नहीं क्या करवाते हैं लोग। ओके ये हो गया, ये देखो 25 क्वेश्चन, एक बार सब मैच कर लें जी, सब कुछ छूटा तो नहीं है ना, ये करवा दिए, ये करवा दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी करवा दिए, ये भी करवा दिए, ये भी करवा दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 14 15 16 18 19 20 21 22 23 23 23 हो गया, 24 हो गया, 25, ठीक है 25वां चल। ये देखो क्या बोल रहा है, an incompressible fluid is flowing through a vertical pipe, height h and cross section area A0, a thin mesh having n circular holes of area AH is fixed at the bottom of the pipe. Okay, the speed of the fluid entering the top end of the pipe is V0. The volume flow rate from an individual hole of the mesh is, अच्छा पिचकारी टाइप का चीज है, ये आपका वर्टिकल पाइप है, ठीक, इधर से पानी आ रहा है, और इधर छन्नी है होल से, है ना, ये होल से, तो क्या बोला है, ये इससे कितना वेलोसिटी निकल रहा है, वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम रेट का मतलब होता है कि कितना फ्लूइड निकल रहा है, मतलब दैट इज इक्वल टू AH द एरिया ऑफ द होल इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ओके
h हाइट दे रखा है और क्रॉस सेक्शन एरिया, स्पीड ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द टॉप एंड इज वी नॉट, वी नॉट से इंटर कर रहा है, ठीक है, वी नॉट से इंटर कर रहा है। तो अगर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, ये स्पीड वी नॉट है और यहाँ पी एटीएम है, और अगर ओरिफिस के बाद पास बात नहीं किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी पी एटीएम है, मतलब ओरिफिस के पास तो वो भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है। इफ यू अप्लाई बर्नौलीज, then here the pressure is PATM plus kinetic energy per unit volume, और इसको रेफरेंस अगर 0 लेना है, h equal to 0, h equal to 0 इसको ले लो, so this will be rho g h, static pressure, dynamic pressure, gravitational pressure, and that should be equal to PATM plus half rho v square. So your velocity will be what, ये cancel हो जाएगा, rho get cancel out, so your v square is v naught square plus 2gh, so v is ये आ गया ना, ठीक। अब यहाँ पे जो a इंटू वी है, अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो जस्ट above the orifice the volume of water which is flowing out is A naught into V, and that is bifurcated into N, जो यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो हो गया A into V, और जो छेद से निकल रहा है that is this amount of volume which is flowing just above the orifice, जो mesh है, और mesh से जैसे ही बाहर निकल रहा है the amount of fluid which is coming out from each hole is AH, ये आपका AHV हो गया, AH या, और लेट्स अप्लाई इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ व्हाट, हम लोग को ये निकालना ना, सो इफ आई अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी above the mesh and below the mesh, तो above the mesh what is the volume flowing per second, A naught into the V which we have got, ठीक है, और जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है that is equal to N times AHV, हम लोग को ये निकालना है, so AHV is, AHV dash कर दो, suppose V dash is the velocity which is coming out, so that is going to be A naught into V by N, so AHV dash which is dV by dt from the each orifice is equal to A naught, और V क्या आया है, V naught square plus 2gh by n, ये आंसर आ जाएगा, A will be the correct answer, A जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। हम लोग 25 कर लिए, अब 26वां करना है, ये देखो 26वां करना है, सॉरी, दिस इज 26 वन, क्या बोल रहा है देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h to the ground, if the coefficient of restitution is E, the time required for the ball to stop bouncing is proportional to, टाइम रिक्वायर्ड ही निकाल देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप बाउंसिंग, सी और डी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो इफ इट इलास्टिक कोलिजन इट विल कीप ऑन बाउंसिंग, इट विल कीप ऑन बाउंसिंग, तो इफ E equals to 1 I should get
इन्फिनिटी, है ना, मतलब when it is elastic collision, the bouncing will never end, so time required to stop bouncing will be infinity, right? So I should get infinity if I put e equal to 1. So a और b में से कोई एक आंसर हो जाएगा ना, a और b में से ही कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, देख लेते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे ये सरफेस है, ठीक, और आपने बॉल ड्रॉप किया हाइट एस से, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब √2h/g, पहली बार तो ड्रॉप करके ग्राउंड तक आने में 2h/g आ जाएगा। अब यहाँ पे किस वेलोसिटी से हिट करेगा, द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड इज √2gh। आज जो रिबाउंड करेगा वो ईवी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, जिस वेलोसिटी से हिट किया है उतना इंटू कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन के स्पीड से रिबाउंड करेगा। अब ये रिबाउंड करेगा तो कितने टाइम बाद जाके जीरो हो जाएगा, ये कितने टाइम बाद जाके जीरो हो जाएगा, EV/g इतना टाइम में जाके जीरो होगा, यही होता है ना जी, v इज u माइनस GT, तो ये तो जीरो है, तो u इज EV एंड GT, तो EV/g। अब उतना ही टाइम फिर इसको वापस आने में लगेगा, तो जो सेकेंड टाइम होगा वो क्या होगा 2EV/g। अब v क्या है, v इज √2gh, नहीं, EV/g हो गया, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2h/g अंडर रूट प्लस जैसे यहां से गया और लौटा, दोनों टाइम इंक्लूड कर लिया, ये हो जाएगा 2e, ठीक। अब ये ईवी वेलोसिटी से, अब देखो, अब ईवी वेलोसिटी से रिबाउंड किया था, अब जब फॉल करेगा तो ईवी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो अगली बार जब रिबाउंड करेगा तो ये e² v वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। देखो अभी फॉल किया v से, तो ईवी से रिबाउंड किया, वापस आया तो ईवी से पटकेगा, हिट करेगा, फिर e इंटू ईवी से रिबाउंड करेगा, e विल गेट ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो e² v हो जाएगा। तो वैसे फिर अगला टाइम कैलकुलेट करेंगे आप, तो कब तक पहुंचेगा, e² v/g, इसका ट्वाइस करेंगे, गिरने में उतना ही टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा e गुना कर दो बस, 2e² √2h/g एंड सो ऑन, कीप ऑन गोइंग ऑन, ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, कीप ऑन 2e³ 2h/g एंड सो ऑन, ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या बन जाएगा, ये टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 2h/g प्लस 2e 2h/g, अब ब्रैकेट में कर दोगे, इट विल बी ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट। सो आई टेक 2h/g आउटसाइड, 1 प्लस 2e, ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस e, सो दिस विल बी व्हाट, सॉरी, बी आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। छब्बीस, अब हम लोग को 27 करना है, 28 आ गया, अच्छा उसका नीचे ही था, ठीक। 27वां क्वेश्चन देखो, हमें सच्चे बोर्ड की तरह चेहरा रहता है, कोई नहीं, ठीक है, हाँ, तब वी शुड लुक टू द स्टूडेंट आल्सो, वैसे मोटिवेशन इज नॉट देयर, मतलब व्हेन यू हैव क्लासरूम वी हैव द मोटिवेशन कि भाई समझ में आया जी, नहीं आया बताओ, ठीक है। यहाँ पे वी हैव द कैमरा, देयर इज नो मोटिवेशन टू लुक ऑन द कैमरा। एनीवे, 27वां क्वेश्चन देखिए, a cylinder piston system contains n atoms of an ideal gas. If T average is the average time between successive collision of a given atom with another atom, if the temperature T of the gas is increased isobarically, then TAVG is, देखो
the average distance traveled between two successive collision is free mean path, mean free path, and that is given by 1 upon pi sigma square n, where n is the concentration, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं isobarically, pressure remaining constant, so I think n will remain constant, so okay, fine. So n is number of atoms per unit volume. So we have something like this, right? PV equals to nRT. So this is n in number of moles. So n in number of moles, call it n dash. That is n upon n naught. Or you can say P is Na, likh do, Na, Avogadro number. So we have n upon V RT, or we can say this is yeah. So this is so n is, this is 1 upon Avogadro number, and this is n RT. N is here the number of atoms per unit volume, number of particles per unit volume. ये n dash लिया था number of moles, ये number of particles, ये जो n है ना, small n वो है. So from here we get R by Na is what? इसको भी कर लेते हैं. R upon Na is Boltzmann constant, nkt. So yeah, P equals to, sorry, nkt. So n is P upon kt, right? So let's write here pi sigma square and P upon kt, right? So this is the average distance traveled between, this is the average distance traveled between two successive collisions. And if I want to find out the average time, that is average distance by average velocity, right? So average velocity is 8 kt by pi m, or you can take RMS velocity also, pi sigma square P, and let's take it as 8 kt by pi m. So if you increase the temperature isobarically, P is remaining constant. So this is proportional to root T, right? It is proportional to root T. So A will be correct answer. A will be your correct answer. ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पाई सिग्मा स्क्वायर एन सब लोग जानते हैं, बट एन को फिर के टी बाई पी नहीं लिखता है लोग, ठीक है? वो वही लिखेगा जो पढ़ेगा उसको अच्छे से. अच्छा, थर्मल चालू हो गया क्या? थर्मल नहीं था अभी तक. छब्बीस था ये. एक तो ये पीडीएफ में ना स्क्रॉल करना बड़ा पेनफुल है. अच्छा 29, ये आ गया 28. हाँ देखो 28वां क्वेश्चन देखो. Motivation to look into this camera. A gas consists of particles each having 3 translational and 3 rotational degree of freedom. इसमें क्या है? CV is FR by 2. Degree of freedom कितना है? 3 translational degree of freedom, 3 rotational degree of freedom. So you have 6R by 2. So 3R. An ideal gas CP is CV plus R, so it is 4R. So your Cp by C, which is gamma, is 4 upon 3. ये स्पेशल तो नहीं था इसमें. एनीवे ठीक है. हालांकि ऐसे ही सवाल लोग गलती करते हैं जिसको लाइटली लेते हैं, इसलिए देख लो भैया, कुछ और तो नहीं है ना. ठीक है. ये क्या था? ये 28वां था. अब 29वां करना हम लोग.
ये देखो क्या 29वां क्वेश्चन देखिए, इफ टू ट्रेवलिंग वेव्स गिवन बाय y1 इक्वल्स टू a नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a नॉट साइन अल्फा kx माइनस बीटा ओमेगा टी, ठीक है, दे आर सुपरपोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले सुपरपोजिशन कर लेते हैं, पहले सुपरपोजिशन कर लिया जाए तो देखा जाएगा क्या ट्रू होगा, y1 प्लस y2। Wave mechanical system is a linear system, so principal superposition will hold good. Principal superposition is the property of a linear system. It flows from linearity of the system, right? So A naught, so linear system में ही principal superposition apply कर सकते हैं. If your system is not linear, it can't apply. It can't apply principal superposition to electronics. Electronics is non-linear system. We have made it. God has made the most of the system which is linear. भगवान जो सिस्टम बनाता है वो लीनियर सिस्टम बनाता है, मनुष्य जो सिस्टम बनाया है सब नॉन लीनियर बनाया है मोस्टली। साइन, ओके, सो इट वुड बी साइन ए प्लस साइन बी इज ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू, a plus b by 2, this is a, this is b, so this will be this will be सुपरपोजिशन कर रहे हैं हम लोग, a प्लस, अच्छा a प्लस बी बाई टू, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 kx and 1 plus beta अच्छा चलो ऑप्शन ही देख लेंगे, चलो कर लो कोई नहीं, ऑप्शन ही देख लेते तो ज़्यादा इजी रहता नहीं, ओमेगा टी, अच्छा ठीक है, एंड हियर वी हैव cos 1 minus alpha by 2 kx and 1 minus beta, चलो ठीक ऐसे कर लो कोई नहीं। इफ आई मेक अल्फा एंड बीटा 1 देन आई हैव साइन, अगर अल्फा बीटा 1 कर दोगे तो यू हैव सेम वेव साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको करने की जरूरत नहीं है भाई। यू हैव, अगर अल्फा बीटा को 1 कर दोगे तो दीज टू वेव्स विल बी सेम, and if you superimpose them they will undergo constructive interference and your y will be simply 2a sin kx minus omega t, so that is traveling wave, it's not a standing wave, standing wave नहीं बनेगा। standing wave के लिए जरूरी होता है कि एक लेफ्ट से आए एक राइट से जाए और सुपर इम्पोज करे, ठीक है, तो वो इस केस में नहीं होगा। -1 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी विच इज सेम एज दिस, उस केस में नहीं होगा। एक्चुअली दे हैव टू ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी अगर अल्फा बीटा को -1 कर दोगे तो ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी लो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लो, बोथ आर ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी लोगे या के एक्स माइनस ओमेगा टी लोगे तब हम कह सकते हैं दे आर ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा इज 2, इफ अल्फा एंड बीटा इज 2, कैरियर फ्रीक्वेंसी, द कैरियर फ्रीक्वेंसी और रिजल्टेंट वेव विल बी 3/2 ओमेगा, चेक कर लो ये, ट्वाइस ए नॉट, अल्फा बीटा को 2 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा साइन 3kx/2 माइनस 3 ओमेगा बाई 2 टी, हाँ ये ठीक है, कॉस 2 करो तब भी माइनस, तो खैर कॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, kx/2 ये ठीक है। ये तो स्लोली मूविंग है, तो ये तो एम्पलीट्यूड का पार्ट बन जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड का पार्ट, जो स्लो वाला होता है एम्पलीट्यूड का पार्ट बन जाएगा, मतलब ये इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा ना, और फास्ट फ्रीक्वेंसी वाला ये आ जाएगा, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है 3 ओमेगा बाई 2, ये ठीक है, ये सही।
ठीक है, दिस इज करेक्ट. ओके, सी विल बी करेक्ट आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन 30, मतलब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन. छोटा करो इसको. थर्टी क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. सपोज देयर इज अ डिस्पर्सिव मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन दिस. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा. तो अलग अलग वेवलेंथ का जो लोग होगा अलग अलग वेलोसिटी ट्रेवल करेगा, डिस्पर्सन हो जाएगा, है ना. द वैल्यू ऑफ लैम्डा एट विच ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी है सेम. देखिए डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो फेज वेलोसिटी तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा बाई के होता है. ठीक है, तो इफ यू आर ट्रेवलिंग इन से मतलब ओमेगा बाई के, अगर एयर में ट्रेवल करेंगे तो एयर में तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट या जो भी वेव उसका c है, तो आपका मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में जो फेज वेलोसिटी हो जाएगा वो c/n हो जाएगा, राइट. इट विल बी c/n and this will be equal to omega by k. If c is the velocity outside in air, then in the medium the velocity will be c/n and that is equal to omega by k, right, phase velocity. Group velocity कैसे निकालोगे? Group velocity is d omega by dk. Group velocity is d omega by dk. ठीक है, बट हम लोग को n जो है ना लैम्डा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा तो हमारा आ जाएगा. ओमेगा इज kc/n, राइट. अब k है, n है, अब k क्या होता है 2 पाई लैम्डा होता है, और n भी जो है लैम्डा का फंक्शन है, n भी जो है लैम्डा का फंक्शन है. तो एक काम किया जाए, ये d ओमेगा बाई डी के इसको लैम्डा के टर्म से ले देते हैं. इट इज d ओमेगा एंड माइनस, ऐसे ले, तो यहाँ चलो यहाँ जगह है. दिस इज vg इज व्हाट, vg इज d ओमेगा बाई डी के, राइट. अब ओमेगा जो है इस फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड n, लैम्डा है और यहाँ n भी लैम्डा का फंक्शन है. तो एक काम करते हैं, k के जगह पे लैम्डा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया जाए. कैसे लोगे? k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये क्या आ जाएगा d ओमेगा 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा, और दिस विल बी माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई d omega by d lambda. ठीक है, and omega we know, omega is what, this is minus lambda square 2 pi and d by d lambda of 2 pi c and lambda n. So this will be what, this will be minus lambda square by 2 pi, and we can take 2 pi c outside because they are constant, and we have d by d lambda of lambda n, right. So 2 pi will cancel out and you will have lambda square by, sorry, we have minus lambda square c. और इसको अब डेरिवेटिव लो, तो पहले 1 by n ले ले, फिर 1 by lambda ले लेते हैं. पहले 1 by lambda चलो ले लो, ठीक है. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 by lambda square माइनस 1 by lambda square, और अगर लैम्डा को कॉन्स्टेंट रख के n का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 by n स्क्वायर dn by d लैम्डा. ग्रुप वेलोसिटी निकालना है, फिर इसको फेज वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे. ये क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर c 1 by लैम्डा स्क्वायर n 1 by lambda and dn by d lambda is what, see here, minus 1 by n square, dn by d lambda क्या हो जाएगा, ये तो n नॉट है, कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2a बाई लैम्डा क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 4b बाई लैम्डा 5. गुड. सो
योर VG कम्स टू बी, मल्टीप्लाई करो, लैम्डा स्क्वायर टी सी गुना हो जाएगा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एन, तो इट इज C बाई एन, राइट, विच इज योर फेज वेलोसिटी। और ये क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा C बाई एन स्क्वायर, ये गुना होगा इसमें ना, तो लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा C बच जाएगा। अब लैम्डा C बाई एन स्क्वायर, लैम्डा C बाई एन स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, माइनस 2a बाई लैम्डा क्यूब प्लस 4b बाई लैम्डा 5, and that should be equal to VP. VP is C by N. VG is VP. पूछा है value of lambda at which VB is equal to VP, है ना, तो VP आपका ये VG हो गया, ये कट गया। अब क्या आ जाएगा, C लैम्डा बाई एन स्क्वेयर, और लैम्डा क्यूब को भी बाहर निकाल लो, तो यू हैव माइनस 2a बाई माइनस 2a plus 4b by lambda square, so that is 0, so lambda square is 2a by 4b or a by 2b, so lambda is under root a by 2b, sorry, lambda square is 4b by 2a, so it is 2b by a, so lambda is under root 2b by a answer, a will be the correct answer, ठीक है, A is going to be the correct answer. Okay, ठीक है, तो A पार्ट तो हो गया, अब B पार्ट करेंगे 31 से 40 और फिर 41 से 60, ठीक है, तो रेस्ट ले लेते हैं, खाना खाते हैं, आगे चलते हैं। अब MCQ तो हो गया, देखो 1 to 30, ठीक है, अब MSQ करेंगे 31 to 40, उसका फिर नेट है, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब जो होगा एक से अधिक आंसर करेक्ट होगा, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखिए सेक्शन बी, दो क्या बोल रहा है, ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल कैन बी कन्वर्टेड टू एन टाइप क्रिस्टल। एन टाइप क्रिस्टल में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डालते हैं बाय डोपिंग विथ, अब इसमें देखो पेंटावैलेंट कौन कौन सा है, अब ये तो देखो फॉस्फोरस आर्सेनिक तो देखो पता रहता है हम लोग को, ठीक है, बट एंटीमोनी हमको नहीं पता था। एंटीमोनी अब केमिस्ट्री पढ़ा बहुत दिन हो गया, तो एंटीमोनी आई सॉ कि पेंटावैलेंट एंटीमोनी भी है। इंडियम इज ट्राइवैलेंट, ठीक है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो रहेगा, आई थिंक एंटीमोनी में दिक्कत जरूर हुआ होगा। फॉस्फोरस आर्सेनिक इज वेरी फेमस, पेंटावैलेंट होता है। एंटीमोनी आई थिंक जिनको याद होगा तो ठीक है, हमको तो याद नहीं था। तो इस पेंटावैलेंट, ये तीन आंसर इसका सही है। जो पेंटावैलेंट है एटम, वो इंप्योरिटी के फॉर्म में उसमें डल जाएगा, तो आपका एन टाइप सिलिकॉन हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो ए बी सी विल बी करेक्ट आंसर। अब एक से अधिक वाला है ना, 32वां देखिए क्या है, हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। In the following op-amp circuit, V in and V out represent input and output signals. थोड़ा नीचे करते हैं इसको ताकि ऑप्शन दिख जाए सारा, इसमें एक से अधिक करेक्ट है ना, हाँ ठीक है। V in और V out जो है, V in जो है AC है, ऑल्टरनेटिंग है, तो सवाल करने के लिए लेट्स अज्यूम, let's solve the question at a time when this is positive and this is negative। कोई दिक्कत नहीं होता उससे, मतलब ऑल्टरनेटिंग है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल नेगेटिव होगा, बट चलो सवाल करने के लिए लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन एट द इंस्टेंट वेयर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो गया V in, तो वर्चुअल ग्राउंड यूज करेंगे तो ये भी V in हो जाएगा, ठीक है, ये V in हो जाएगा। हमने चूंकि वी आर डूइंग द क्वेश्चन एट द इंस्टेंट व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो ये करंट, क्योंकि तभी हम लोग एरो वगैरह ड्रा कर सकते हैं ना, नहीं तो नहीं ड्रा कर पाओगे, ठीक है। तो वी आर, लेट्स अज्यूम दैट वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन एट द इंस्टेंट व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, क्योंकि जब पलटेगा तो सब कुछ करंट हर जगह पलट जाएगा, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग V in टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज V in,
वर्चुअल ग्राउंड यूज करेंगे तो वी यहाँ वी एन होगा तो यहाँ वी एन हो जाएगा। तो ये करंट कितना हो जाएगा I1, दिस विल बी इक्वल टू वी इन अपॉन R1। ठीक, अब ये करंट ऑफ कोर्स ओपैम्प से तो निकलेगा नहीं, ओपैम्प से तो माइक्रो एम्पियर में होता है सब कुछ, ठीक है, इनपुट बायस करंट वगैरह। तो ये करंट इधर से आया होगा, सो दिस विल आल्सो बी I1, राइट। सो ओवर हियर what would be the voltage? This would be V in plus I1 R2. So I can call it, this is V in plus I1 is V in by R1, right? So it is R2 by R1 into V in, right? Into V in. Okay, ठीक है। अब यहां V in होगा तो यहां V in रहेगा। अब दिस ब्रांच विल नॉट कंटेन करंट, मतलब ये नेग्लिजिबली स्मॉल करंट होता है। सो आई कैन से दैट आई कैन कैलकुलेट दिस करंट I2 क्या आ जाएगा V in अपॉन ट्वाइस R3, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे वो जो पोटेंशियल होगा वो V in by 2 हो जाएगा, आधा यहाँ ड्रॉप करेगा, यहाँ आधा यहाँ ड्रॉप करेगा, ठीक। तो यहाँ भी V in by 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये V in by 2 हो गया, यहाँ का भी पोटेंशियल पता है, यहाँ का भी पोटेंशियल पता है, ठीक है। तो ये करंट भी निकल जाएगा हमारा। सपोज दिस करंट इज I, सो व्हाट वुड बी दिस I? दिस वुड बी इक्वल टू V in 1 plus R2 by R1 minus V in by 2 अपॉन R2, ये I हो जाएगा और यही I यहां फ्लो कर जाएगा। सो V out विल बी V in by 2 minus I R1. So I can say this is V in by 2 minus R1 by R2, R1 by R2, ये माइनस होगा तो क्या आएगा जी, दिस इज V in 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 plus R2 by R1, ठीक है। So this is going to be V in by 2 minus R1 by twice R2 V in and minus V in. Yeah, so this is minus V in by 2 minus R1 by, so V out क्या आ गया, V out is minus 1 by 2 and 1 plus अब यहां माइनस साइन है, इसका मतलब है कि V in and V out दे आर आउट ऑफ फेज, तो एक तो ये सही हो जाएगा। गेन क्या है, गेन इज V out upon V in, this is minus 1 by 2, so if I take R1 equals to R2 then gain will be minus 1, यूनिटी, ठीक है, गेन विल बी यूनिटी। माइनस तो फेज में चला जाएगा ना, माइनस विल गो इनटू फेज, ऑपोजिट फेज का हो जाएगा, पाई आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो ए सही है, बी सही है। वी आउट इज इन फेज विथ, नहीं ये गलत है, वी आउट इज 0, ये भी गलत है। वी आउट 0 क्यों होगा,
ये तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 33 नंबर बड़ा करेंगे कुछ, हाँ, बड़ा हो सकता है। नहीं, बड़ा ठीक। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 80 मीटर per meter, and damping coefficient 40 Newton second per meter. Initially at rest is lying along y-axis in the horizontal plane. One end of the spring is fixed and mass 5 kg is attached to the other end. ठीक है? The mass is pulled along y-axis by 0.5 meter from its equilibrium position, then released. Choose the correct statement. इसमें थोड़ा सा इशू था क्वेश्चन में, मतलब चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, ऐसे कोई मेजर फ्लॉ नहीं है, लेकिन मतलब बच्चा लोग मिस्टेक कर सकता है इसको पढ़ के। देखो ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट लिखा है ना, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, देखो डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, एफ डी इज माइनस डी एक्स बाई डी टी, दैट इज योर डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो ये इसको लोग बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। और इसका यूनिट समझ सकते हो क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, एफ बाई वेलोसिटी। अब ये न्यूटन होता है और ये मीटर पर सेकेंड होता है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो एक्चुअली ये डैम्पिंग कांस्टेंट दिया है, अब बोल रहा है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। नो, डैम्पिंग कोएफिशिएंट ये होता है, ये जब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी इज एफ डी इज 2mr, ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है, इसको डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जो दिया है वो डैम्पिंग कांस्टेंट दिया है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं दिया। डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज b अपॉन 2m, b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, क्योंकि इसका यूनिट अलग होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ये हो जाएगा f बाई मास इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गया और ये मास हो गया, ये इसका यूनिट ये हो जाएगा न्यूटन, मास का हो जाएगा kg और मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर और kg, जबकि ये लिखा है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इशू था, मतलब ये एग्जाम में अगर ये ध्यान नहीं देगा कोई तो गलत कर बैठेगा। तो आप चाहो तो देखो, ऐसे तो देखो यस इट इज ए मिस्टेक, तो जिसका गलती हुआ है वो चैलेंज करना तुम लोग, ठीक है। जिसका गलती हुआ है ये क्वेश्चन चाहे बेशक ना आता रहा हो, चैलेंज कर देना इस बेसिस पे कि सर ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर आर नॉट फॉर बी, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है आपको डैम्पिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, सो आई हैव गिवन यू ए पॉइंट वेयर यू कैन चैलेंज, बट ऑनेस्टली वी शुड नॉट चैलेंज बिकॉज ये यूनिट सही है, ये थोड़ा सा ना डैम्पिंग कांस्टेंट लिख देता तो सही हो जाता, ठीक है। बाकी तुम देख लेना भाई। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्योंकि पूछ रहा है ये मोशन अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो वो ओमेगा नॉट और आर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो बी आपको 40 दिया हुआ है और मास भी दे रखा है ना, मास 5 kg दे रखा है, तो 4 हो जाएगा। ओमेगा नॉट क्या आ रहा है, ओमेगा नॉट इज k बाई m, सो k इज गिवन टू यू, k इज 80 एंड मास इज 5, 16 × 80 4। तो you see omega naught is equal to r. Actually the equation comes out with this, d square y है यहाँ पे ना, usually क्या होता है, you have a body of mass m and you have a
ये इसको आपने इधर डिस्प्लेस करेंगे तो जो you have two forces, one is kx, another is damping force. So net force towards right is going to be minus kx, क्योंकि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, minus b dx by dt, and this would be equal to m d square x by dt square. So this comes to be d square x by dt square. तो आपके नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं, ठीक है, बाकी ये सब तो क्लियर है. ये वीडियो तो वो लोग भी देखेंगे जो नेक्स्ट डे तैयारी करेंगे, ठीक है. सो b by 2m is taken as 2r and k by m is omega naught square. So you have d square, चूंकि इसको y लिखा है ना, y, तो इसको सबको y कर दो, y. So y is d square plus 2rd plus omega naught square y equal to 0. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी बोलते हो, ये हो जाएगा. सो d इज माइनस r प्लस माइनस. So if omega naught is equal to r, d is minus r. So you can say y is c1 plus c2, sorry, equal roots हो गया ना, y is c1 plus c2t e to the power minus rt. ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक. तो पहले बात, ये अंडरडैम्प्ड नहीं है. अंडरडैम्प्ड होता है व्हेन r is less than omega naught. When r is less than omega naught, yeah, sorry, iota also, yeah, 4r square minus 1. When r is less than omega naught, it is underdamped, but you are finding that r is equal to omega naught. So it is not underdamped, it is critically damped. C आंसर है, ठीक है. और इक्वेशन में निकाल लो. Let's find the equation. r is 4 and क्या रहा, y is c1 plus c2t it is minus rt, ठीक है. And if I find the velocity, रिकॉर्ड हो रहा है ना, dy by dt, so this would be what, c2, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, राइट. सो we have the initial condition at t equal to 0. यार y is 0.5, या आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो ना, ये दोनों ही उसी टाइप का है. आप कंडीशन देख लो, t इक्वल टू 0 पे 0.5 कौन सा दे रहा है, t इक्वल टू 0 पे 0.5 ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक है. अब एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0. चलो कर ही लेते हैं यार, क्या ट्रिक लगाना, इतना किया ही है तो कर लेते हैं इसको. सो इट इज 0.5 इक्वल्स टू c1, राइट. c1 आ गया, t इक्वल टू 0 पे y के जगह 0.5 कर दिया, t इक्वल टू 0 पुट कर दो, t इक्वल टू 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया. सो c1 इज 0.5. ऑलराइट, नाउ योर एट t इक्वल टू 0 योर v इज 0. v इज 0 कि स्ट्रेच किया और फिर छोड़ दिया, तो t इक्वल टू 0 पे जो है वेलोसिटी नहीं था ना, तो स्ट्रेच किया, डिस्प्लेस किया आपने, और उसके बाद वी हैव रिलीज्ड इट, वी हैव पुल्ड अलोंग y एक्सिस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड देन रिलीज्ड. तो व्हेन यू रिलीज इट, वेलोसिटी इज 0, देन इट गेन्स वेलोसिटी. तो v इज 0, ये क्या आ गया, c2, t को 0 करेंगे, माइनस r, c1 हमको पता है 0.5, अच्छा बस, बाकी तो ये 1 हो जाएगा. c1 is 0.5, या t 0 कर देंगे, और r क्या 4 आया था, सो इट इज c2 minus 2 c1. Yes, c1 we have already found. c2 is r into 0.5 ना, 0.5 into r is 4,
So it is 2. So this will be this is 0.5, 1 by 2, and it is 2t, right? So it is 1 by 2, 1 plus 4t. Yeah, so D is going to be the correct answer. And C or D आंसर हो जाएगा, C or D आंसर आ जाएगा, ठीक है? C and D will be the correct answer. C and D is going to be the correct answer. 4, ठीक है. बाकी आप लोग भी चेक करना, ठीक है? C D सही है, ठीक है? अंडर डैम्ड और ये तो गलत ही है, तो C D is correct. Let's go ahead. ये क्या क्वेश्चन था जी? 33 नंबर. अब 34 करेंगे. हाँ, ये 34 करेंगे. इजी ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो. Consider two different Compton scattering experiments in which X-ray and gamma rays are wavelength lambda 1.024 and 0.049 respectively. ये इंसिडेंट रे मतलब एक दो रेज हैं, एक तो दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? व्हाट डू यू हैव इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? यू हैव द इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव radiation hitting it with lambda. It gets scattered with lambda dash. This is phi. So lambda dash is lambda plus lambda naught, which is h by m naught c. M naught is mass of electron, 1 mass cos phi. ये फार्मूला होता है, ठीक है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है तो उसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है. फ्रीक्वेंसी घट जाने का मतलब कि वेवलेंथ बढ़ जाना. तो लैम्डा डैश इज मोर देन लैम्डा. और कितना बढ़ता है? दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट. h by m naught c का वैल्यू होता है 2.426 नैनोमीटर, सॉरी पिकोमीटर. पिकोमीटर मतलब 10⁻12. एंड फाई इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. फाई इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग. इतना शिफ्ट रहता है. क्या बोल रहा क्वेश्चन तुम्हारा? लैम्डा दिया हुआ है, दो कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सरे लेके एक गामा रेज लेके. गामा रेज का वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है, बहुत डेंजरस भी होता है. तो एक्सरे का ये है और गामा रेज का ये हो गया, ठीक. आर स्कैटर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है. द स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई. हाँ तो पता ही है, हमने फाई ले लिया. थीटा क्वेश्चन में लिखा है, थीटा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये क्वेश्चन में थीटा दे रखा है. इज द कॉम्पटन सिक डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है. तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज दिस बेसिकली, ठीक है. थीटा कर दो. सो दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट. अब क्या बोल रहा है? फॉर गामा रेज लैम्डा डैश मैक्स इज 0.098, ठीक. फॉर एक्सरे लैम्डा डेल्टा लैम्डा मैक्स इज दिस, ओके. फॉर एक्सरे डेल्टा मैक्स इज दिस, फॉर गामा रेज थीटा इज दिस, ओके. ये क्या लिखा है यार? लैम्डा अच्छा थीटा इक्वल 90 के लिए बोल रहा है. चलो करते हैं, ये दोनों पहले देख लें, चेक कर लें, ठीक है. देखिए मैक्सिमम कब होता है? फॉर एक्सरे डेल्टा दिस डेल्टा लैम्डा विल बी मैक्सिमम फॉर व्हाट एंगल? व्हेन दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम, एंड दिस इज मिनिमम एंड थीटा इज 180 डिग्री. कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या? -1. तो सिर्फ एक्सरे के लिए नहीं बल्कि सारे रेज के लिए जो ये मैक्सिमम होगा वो थीटा इक्वल टू 180 के लिए ही होगा. ऐसा नहीं कि स्पेशली एक्सरे के लिए, गामा रेज के लिए भी जो डेल्टा लैम्डा मैक्स होगा, जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होता ही है थीटा इक्वल टू 180 के लिए, जब पूरा वेव टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है. तो ऑफकोर्स उस केस में थीटा 180 डिग्री होगा. तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, 1 माइनस कॉस का हाईएस्ट वैल्यू 2 हो जाएगा. कॉस का मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ पुट करें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा कॉम्पटन शिफ्ट थीटा इक्वल टू 180 पे ही होता है, नॉट जस्ट फॉर एक्स, फॉर एवरी इवन गामा रेज आल्सो. सो दिस इज करेक्ट, ठीक है. और ये मैक्सिमम तभी होगा जब डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम होगा. भाई आपका डेल्टा लैम्डा डैश क्या है? लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा मैक्स.
यही आ जाएगा ना, ये आपका लैम्डा डैश इज लैम्डा प्लस कॉम्पटन शिफ्ट, सो दिस इज मैक्सिमम व्हेन दिस इज मैक्सिमम। ये तो इंसिडेंट वाला है, ठीक है। आइए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, गामा रेज का पूछ रहा है ना। गामा रेज का क्या दिया हुआ, 0.049, 0.049, और डेल्टा लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, जब ये cos थीटा -1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2.426 पिकोमीटर, ठीक है। ये आपका एंगस्ट्रॉम में है और ये पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल दो, -2, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, दिस इज पिकोमीटर, सो एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10⁻2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगर एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 0.049, और वो कितना वैल्यू आएगा बताओ जरा, गुना करेंगे 4.852 और 0 यहाँ माइनस, तो ये आ जाएगा 0.04852, तो 52 नॉट 17, 4 4 8 9, 0.098, ठीक है ये, ठीक है जी। ए सही है, बी सही है। फॉर एक्स से डेल्टा लैम्डा इज, डेल्टा लैम्डा मैक्स इज, डेल्टा लैम्डा मैक्स क्या होगा, यानी यार एक्सरे के लिए स्पेशल थोड़ी है, एक्सरे मतलब डेल्टा लैम्डा डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज दिस, it only depends on angle of scattering, so delta lambda max will be for even everything, matlab Compton shift does not depend on your lambda, right, this is constant 2.426 h by m naught c, it depends only on angle of scattering, तो हो जाएगा 2.426 into 2, so it will be 4.852 picometer, ये गलत है, this is incorrect. Delta lambda max is this, twice of Compton wavelength. Compton wavelength is h upon m naught c. For gamma rays at theta equal to 90 degree, lambda dash is 0.049. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं इसको। For gamma rays, lambda dash is what? Lambda plus Compton the Compton shift. So what is Compton shift when theta is 90? When theta is 90, cos theta goes to 0. So lambda plus 2.426 picometer. अब ये एंगस्ट्रॉम में अगर है तो इसको भी एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा। गामा रेज का लैम्डा क्या है, 0.049, इसको 2.426, इसको भी एंगस्ट्रॉम में करोगे ना, 0.02426, तो यह आ जाएगा 0.049 और 0.024, it will be, sorry, so इसलिए 4 2 6 9 2 11 और 4 1 5, ना नहीं गलत है, लैम्डा डैश तो कुछ काउंटर, ये तो ऐसे भी गलत है क्योंकि ये नहीं रहेगा ना, इसमें लैम्डा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भाई इतना तो चेंज होगा ही ना, कॉम्पटन शिफ्ट तो ऐड होगा ही, तो सेम ही दे दिया है, ये गलत है आपका, डी गलत है। इट विल बी दिस इज ओरिजिनल वेवलेंथ प्लस कॉम्पटन शिफ्ट h by m naught से, यानी इसका ए और बी सही है, सिर्फ ए और बी सही है, ठीक है, नहीं ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना आप चाहो तो, ठीक है, ओके फाइन गुड। 34 हो गया हम लोग का, 35 करेंगे। पेपर बैलेंस था, मतलब मैकेनिक्स भी था, सब कुछ ही था, ठीक है, मतलब पेपर ठीक था, बैलेंस पेपर था। 35 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहे हैं। A particle of mass having energy E and angular momentum L is in parabolic trajectory around the planet of mass capital M. If the distance of closest approach of the planet is Rm, which of the following statement is true? See देखिए, आर्मेस एंड आर्मिन
they are the root of the equation V effective equals to E. Armature and armin, they are the root of the equation सेंट्रल फोर्स पढ़िए अच्छे से, काफी काम आता है, हर एग्जाम में आता है. आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन V इफेक्टिव इक्वल्स टू E. और V इफेक्टिव क्या है ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए? सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल प्लस 2 म्यू आर स्क्वायर. तो म्यू तो पार्टिकल है और मास है, तो हम मान के चले हैं कि m इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू m, क्योंकि पार्टिकल और मास m है और ये प्लैनेट है. ठीक है, नहीं यूजुअली इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि L स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर होता है. सो म्यू विल बी m ओनली व्हेन स्मॉल m इज वेरी लेस कंपेयर टू कैपिटल M. तो प्लैनेट और पार्टिकल है तो ऑफ कोर्स पार्टिकल विल बी हैविंग मास वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल M. सो म्यू विल बी m हियर. ठीक है, सो V इफेक्टिव. और ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में है, तो पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए एनर्जी इज 0. See, your eccentricity is 1 plus 2EL square upon mu k square. So, if we want this to be 1, E has to be 0, right? So, E is 0 in case of parabola. So, your Rmax and Rmin, this is the root of this equation, right? Rmax and Rmin is the root of this equation. अब यहाँ से जो R आएगा वो Rm हो जाएगा, मतलब Rm satisfies this. Rm will be satisfying this. So you have minus GMM upon Rm. Rm is going to satisfy this equation. 0. So what is your L square? L square is 2GM square Rm. 2GM M Rm. ठीक, तो L is going to be 2G, अच्छा M भी रहेगा, M square Rm. C is correct, ये भी करेक्ट है. पैराबोला है, ये भी करेक्ट है. या ठीक, सो B and C is correct आंसर. ये गलत है, ये भी गलत है. E ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला के लिए होता है, पैराबोला के लिए नहीं होता. यहीं से दिख जाएगा आपको ना, E ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 से अधिक हो जाएगा हाइपरबोला, E लेस देन 0 तो इलिप्स हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो B and C इज करेक्ट आंसर. 35 हो गया, 36 पे चलेंगे. और छोटा करना पड़ेगा. पेपर तो होगा ही तुम्हारे पास ना, छोटा करने से कोई दिक्कत तो है नहीं, पेपर आप लोग पास है ही ना. ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 36 सोचा था कि दोपहर तक डाल देंगे. देखो 10:54 11 बजने वाला है, अभी तक मेरा 36वां क्वेश्चन पे है. ठीक है, आज इसको करके सोएंगे भाई, है ना. रात में प्रोड्यूस होगा कैम्टेसिया में और सुबह अपलोड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि दिन में एक्चुअली ना मतलब हम काम रहता है ना, अभी इसलिए कर रहे हैं. लेकिन इसको हम लोग करके फिनिश करके ही सोना है. तो एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है. तो ऐसे तो जैसे लोग करवा रहा है, देखे एक स्टूडेंट कॉल किया था, तो यूट्यूब पे तो सब पता नहीं क्या पर्पस होता है, बच्चों को हेल्प करना पर्पस होता है, या व्यूज़ लेना या व्यूज़ बढ़ाना, या उसके लिए मतलब पर्पस बहुत इनलाइटेड नहीं है. मतलब वो कुछ लोग मतलब हम देखते हैं, मतलब इट्स नॉट, द पर्पस इज नॉट टू रियली हेल्प द स्टूडेंट, इट इज़ टू सम काइंड ऑफ से व्यूज़, और मतलब पहले करना है, सबसे पहले डालेंगे सोल्यूशन. ठीक है, मतलब टाइम लगता है यार, है ना. ऐसे फ़ायदा होगा ना, तभी तो फ़ायदा होगा. आई विल एक्सप्लेन इट सो दैट अगर कहीं हम गड़बड़ भी करेंगे ना तो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है. ठीक है, ओके. देखिए 36 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. द इनर्शियल फ्रेम S डैश इज मूविंग अवे फ्रॉम
inertial frame S with velocity V equals to 0.6 c along negative x direction. ठीक. The origin O dash and O of the frame coincide at t equal to t dash equal to 0. ठीक है. As observed in S dash, two events occur simultaneously at 2 points on x dash axis with separation delta x dash equal to 5 meter. ठीक है. If delta t and delta x are the magnitude of time interval and space interval respectively between the event in S, which are following is correct. Good. मान लो एक इवेंट x1 में हो रहा है, सपोज करो ये S फ्रेम, ठीक. एक इवेंट हो गया मान लो x1 पे और दूसरा इवेंट x2 पे हो रहा है. ये t1 पे हो रहा है, ये t2 पे हो रहा है. ये S फ्रेम ले लिया, ठीक. अब इवेंट्स को जो ऑब्जर्व करते हैं एस डैश फ्रेम में, तो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस दिखता है. यही है ना. व्हेन यू ऑब्जर्व इट इन एस डैश, द टू इवेंट लुक्स टू बी साइमल्टेनियस. इन एस फ्रेम दे आर नॉट साइमल्टेनियस. टी इज नॉट इक्वल टू t2. बट व्हेन यू लुक इट फ्रॉम एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम क्या है? एस डैश फ्रेम इज द फ्रेम व्हिच इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम with a velocity of 0.6 c. ठीक. So let's transform this into S dash. इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए S dash फ्रेम में, तो x1 क्या हो जाएगा? x1 देखो इन जनरल क्या होता है? इन जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस. If the coordinate of any point in S frame x, y, z, t, then in S dash, and if S dash frame is moving with velocity v with respect to S, we take v to be positive if S dash moves towards right with respect to S, and we take this v to be negative if S dash moves towards left with respect to S. So here v will be minus 0.6 c. Right? Formula ये y dash is y, इसका जरूरत नहीं है. Z dash is z, and t dash is t minus vx by c square 1 minus v square c square. इसको यूज करो. So let's transform it. पहले टाइम को टाइम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. t1 डैश क्या हो जाएगा? t1 इन s फ्रेम, t1 डैश इन s डैश फ्रेम क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे you'll take v as minus 0.6 because s dash is moving with respect to s towards left, right? So t1 dash is t1 minus vx1 by c square 1 minus v square c square. So this is t1 minus 0.6 c x1 by c square. So this is t1 minus, sorry not minus, plus हो जाएगा ना. v will be taken as minus 0.6. So it is 0.6 x1 by c. इसमें नहीं पुट कर रहा है v का वैल्यू. v is minus 0.6 c. ऐसे t2 डैश क्या हो जाएगा? t2 डैश will be what? t2 minus vx2 by c square. So this is what? This is equal to t2. वैसे ही हो जाएगा 0.6. v को minus 0.6 से पुट कर देंगे अपॉन. So this is t1 get transformed to t1 dash and t2 get transformed to t2 dash. But in S dash frame, t1 dash is equal to t2 dash because the two events are simultaneous, right? So this will be equal to this. तो ये इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? t1 plus 0.6 t1 plus क्या पूछा है तुमसे? डेल्टा टी पूछा है ना उसमें एस फ्रेम में. 0.6 x1 अपॉन c या इक्वल्स टू t2 plus 0.6. right. So
T1 minus T2 is what is x2 minus x1? देखिए x2 minus x1 is this, ये हो गया ना, this scale, suppose this is a scale x2 minus x1. So if you look this from s dash frame, this scale will, अगर ये मान लो x1 और x2 के को ज्वाइन करता हुआ एक रॉड टाइप का चीज बनाता है, ठीक है, रॉड टाइप का चीज बनाता है, तो s dash frame से ये रॉड क्या दिखेगा आपको, 0.63 टुवर्ड्स राइट जाता हुआ दिखेगा. S1 S frame में ये rod whose one end is x1 and the other is x2 imaginary rod. So this rod is at rest in S frame. So in S dash frame this rod will tend to move with respect to x axis of course. S frame में ये rod rest पे रहेगा, x1 x2 दो end हैं, लेकिन S dash frame में यही imaginary rod move करता हुआ दिखेगा. So if suppose delta x is the length of the rod in S frame, then in S dash frame delta x dash will be some kind of length contraction. यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी x1 x2 को उसको करके मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. सो डेल्टा x and 1 minus v square by c square, so it is upon c square, ये v square हो जाएगा. So it's will delta x 1 minus 0.36 and this is delta x dash, और delta x dash का वैल्यू दे रखा है आपको, डेल्टा एक्स डैश आपको दे रखा है 5 मीटर एस डैश फ्रेम में, आई कितना हो जाएगा 0.8. सो डेल्टा एक्स विल बी 5/0.8, क्या हो जाएगा 50/8. 50/8 का मतलब हो गया, कोई नहीं 50/8 आ रहा था, ठीक है. डेल्टा एक्स विल बी 50/8 यानी हो गया 25/4, 4 छक 24, 6.25. तो डेल्टा एक्स तो 6.25 है, ये तो सही है. और यहां से डेल्टा टी भी निकल जाएगा, 0.6 into 6.25 and c is 3 into 10⁸. नैनो सेकंड में पूछ रहा है तुमसे. So this will be what? 0.2 and 6.25 into 0.2 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12.5, 1.25 into 10⁻⁻8. इसको -9 में करोगे तो 12.5 हो जाएगा. सो इट इज 12.5 नैनो सेकेंड. दैट इज योर डेल्टा टी. न्यूमेरिकल रहता है तो सही रहता है, पता है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन एमएसक्यू में बहुत खतरनाक है. यू टेंड टू मिस समथिंग, राइट. न्यूमेरिकल में तो आ गया ना आंसर, डेल्टा टी का 2 वैल्यू नहीं होता था, 12.5 है तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. डेल्टा एक्स 6.25 है तो ये गलत हो जाएगा. सो यू आर वेरी श्योर कि यही आंसर होगा. एमएसक्यू इस मामले में इसी था एक तरह से. न्यूमेरिकल्स पूछ दिया, एमएसक्यू में न्यूमेरिकल्स पूछ देगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. थ्योरी पूछ देगा फिर दिक्कत हो जाएगा, तो उसमें यू टेंड टू मिस समथिंग, राइट. ओवरलुक कर गए, ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स अगर पूछ रहा है एमएसक्यू, दैट इज द बेस्ट थिंग कैन हैव, ठीक है. ओके फाइन. तो वी आर डन 36. अब 37 करना हम लोग को. इस मामले में इस बार थोड़ा पेपर ठीक था. इस मामले में मतलब न्यूमेरिकल, देवरास न्यूमेरिकल इन एमएसक्यू, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता था ना. ओके लेट्स सी दिस. एसी सर्किट पे क्वेश्चन है. फॉर द एलसीआर एसी सर्किट शोन इन फिगर, एलसीआर ओमेगा नॉट डिपेंड्स, ओमेगा नॉट क्या है भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ओके ओमेगा नॉट ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, से पता होना चाहिए आपको. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज, सो ओमेगा नॉट डिपेंड्स ऑन एलसीआर. नो, आर पर डिपेंड नहीं करता, एल और सी पे डिपेंड करता है. सिर्फ resonant frequency depends on only L and C. At omega equal to omega naught, VR and I are in phase. देखो ऐसा ना, VR और I तो हमेशा ही फेज में रहता है भाई. VR is I into R. तो I R तो पैसिव है, उसमें कोई फेज होता नहीं है.
है ना, एल और इसमें तो होता है जे ओमेगा एल 1/j⍵c होता है। तो ये वी आर का वही फेज होगा जो आई का फेज होगा, हमेशा होगा, चाहे ओमेगा अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ओमेगा नॉट पे भी रहेगा ऑफ कोर्स, बट इन जनरल भी रहेगा ना, वी आर एंड आई दे विल ऑलवेज बी इन फेज, ठीक है, नॉट एट ओमेगा इक्वल ओमेगा एट एनी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस नहीं हो रहा तब भी रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड एट वी आर, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर एट ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, वाई, देखिए आई इज व्हाट, वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल 1/ω⍵c², ये आई होता है जी, ठीक है। अब वी आर क्या होता है, वी आर इज योर आई आर, सो इंडिपेंडेंट ऑफ आर क्यों होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर नहीं रहेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट विल कंटेन आर, ओमेगा इक्वल टू इसका हाफ ले लोगे तब भी आर कहाँ जाएगा, आर तो रहेगा ही, ये तो गलत है आपका। Amplitude of VR at omega equal to omega naught is independent of L and C. Yes, when omega is under root L by C, this vanishes. When this vanishes, your current is this. Your current is this. And in case of VR, it will be what? It will be I into R, so it will be V naught. It does not depend on L and C. L और C पे depend नहीं करेगा. Yes, ये correct है. Is independent of L and C. Actually इसका ना they get opposite out of phase, तो ये ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. So it will be VR is simply V in, right? So V in, V not amplitude लिया था, V in कर दो, ठीक है, V in. Okay, तो BRD, ठीक है, B and D will be correct answer. 37 हो गया हम लोग का, हम लोग 38 करते हैं. दिन में ना इतना कूल एंड काम तरीके से नहीं काम हो पाता है, रात में ठीक रहता है लेक्चर, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़ोन करेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा. अब क्लास में पढ़ाते थे तो चलो बच्चे लोगों को सवाल देके फ़ोन पे बाहर जाकर बात कर लिए, बट यहाँ तो वैसे मज़ा नहीं आएगा ना, आप लोग को टाइम ख़राब होगा. $38 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. द पीवी डायग्राम ऑफ इंजन इज सोन इन फिगर, द टेम्परेचर थोड़ा छोटा है भाई, वो देख लेना, तुम्हारे पास कागज में होगा ना सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन हमको तो दिख रहा है, बट पता नहीं मोबाइल वाले में देखोगे तो कितना दिखेगा तुमको. देखो क्या बोल रहा है, द पीवी डायग्राम ऑफ इंजन इज सोन इन फिगर, द टेम्परेचर एट पॉइंट 1 2 3 4 इज T1 T2 T3 T4, 1 to 2 is adiabatic, 3 to 4 is adiabatic, 2 to 3 and 4 to 1 is isocoric. ये थोड़ा टाइपो एरर था इसमें, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है. आप देख रहे हैं ये प्रेशर कांस्टेंट है, 4 to 1 और 2 to 3 में प्रेशर इज कांस्टेंट, सो दिस इज नॉट आइसोकोरिक, दिस इज आइसोबैरिक. अब यहाँ पे भी तुम लड़ सकते हो चाहो तो, अगर तुम्हारा गलत हुआ है तो, ठीक है, गलत नहीं हुआ तो मत कुछ करना. तो ये आइसोबैरिक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स वेरी क्लियर, दिख रहा है यहाँ से ना, फिगर से दिख रहा है, बट इट्स अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि ध्यान तो भटकता ही है ना, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना पैसा इन लोगों को मिल रहा है, फिर भी गलती कर रहे हैं, इतना साल भर टाइम मिलता है, उसके बाद भी इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए. हम लोग चलो अकेले काम करते हैं, वी डोंट हैव एनी टीम और सो, पहले तो था बट अभी तो मैं अकेले ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वी कैन कमिट मिस्टेक. टीम रहता है तो ये सब एडिट हो जाता है ना. ओके, एटलीस्ट इसका एक्चुअली इसलिए ना पेपर बनाना चाहिए, उसका सोल्यूशन बनाना चाहिए, सोल्यूशन बनाने से पकड़ा जाता है गलती, ठीक है. पेपर जब आईटी बनाता है उसका सोल्यूशन डिटेल में हम बना रहे हैं वैसे बनाना चाहिए, और वो सोल्यूशन बच्चों को देना चाहिए. फिर बच्चों फिर सोल्यूशन देंगे तो और मिस्टेक निकाल देंगे लोग, है ना. ठीक है, चलो कोई नहीं, बट ये दिख रहा है कि ये मिस्टेक है, टाइपो मिस्टेक है. तो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. T1 T3 is T2 T4, एफिशिएंसी निकालना है. चेंज इन एंट्रोपी इन द इंटायर साइकिल इज 0. यस, रिवर्सिबल में साइक्लिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में चूँकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है, तो चेंज इन एंट्रोपी इज 0, ये तो सही है, ठीक है.
बाकी ए बी डी का देखते हैं। ए बी डी का देखते हैं, तो क्या लिखा है 3 to 4 और 1 to 2 क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब यहां पे तुमको प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। देखो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में, इन एडियाबेटिक प्रोसेस your PV gamma equal to constant. So if I write V as RT by P, so it will be what? P 1 minus gamma, T gamma is constant. Or you can say is constant. Or we can write it as C dash कर दो P, yeah, P 1 minus gamma upon gamma T C dash, ऐसा लिख सकते हैं नंबर। Yeah. So if I apply the same thing at 1 and 2, point 1 and 2 and point 3 and 4, so I can say अगर 1 to 2 वाले प्रोसेस में अप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो 1 पे क्या है, you have P1 1 minus gamma upon gamma T1 equals to P2 1 minus gamma upon gamma T2, ठीक। और यही फिर अगर हम लोग 3 to 4 में अप्लाई करें, if I apply at 3 to 4, तो 3 to 4, 4 पे क्या है, you have again pressure is same at 1 and 4, isobaric process है, so you have P1 1 minus gamma upon gamma T4, वही चीज 3 पे होगा कि 3 to 4 जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ये चीज कांस्टेंट रहेगा। सो एट द एंड 3 क्या आ जाएगा, P2 1 minus gamma upon gamma T3। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो व्हाट डू यू गेट, T1 by T4 is T2 by T3, so you have T1 T3 is T2 T4, this is correct। ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होल्ड कर सकता ना, ये दोनों होल्ड नहीं करेगा। दोनों होल्ड करने का मतलब T2 इज इक्वल टू T3 बनेगा। अब इफिशिएंसी एक बार चेक कर ला, इफिशिएंसी क्या होता है, तो ये दोनों तो एडियाबेटिक है, इसमें हीट मतलब there is no what heat transfer, there is no heat transfer। of course यहाँ पे heat transfer 2 to 3 वाला जो प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कौन सा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर ही बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हीट आया है, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा ना। तो 4 to 1 में वॉल्यूम घटा, टेम्परेचर घटेगा, यानी यहाँ पे जो है हीट बाहर जा रहा है, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 विल बी 1 मोल है, 1 मोल मान के चलो, NCP N ले लो, चलो कोई नहीं, N मोल्स ले लो, NCP डेल्टा T, सो दैट इज NCP T3 minus 2 T2, ये हीट एब्जॉर्ब हो गया, राइट। और हीट रिजेक्टेड क्या हो गया, हीट रिजेक्टेड विल बी, रिजेक्टेड बोल दिए तो माइनस साइन फिर नहीं लिखेंगे हम, अगेन NCP डेल्टा T। अब रिजेक्टेड वर्ड यूज कर दिए हैं तो आप पॉजिटिव बना के लिखो इसको, फिर CP T4 minus T1, T4 is more than T1, so I'm saying taking the heat rejected, हीट एक्सचेंज बोलते तो T1 minus T4 लिखते, फिर माइनस मतलब नेगेटिव आता, नेगेटिव का मतलब हीट बाहर निकला है सिस्टम से, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड, एंड इफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, so you have Q1 minus Q2 upon Q1, or you can say 1 minus Q2 by Q1, and Q2 by Q1 is what, this upon this, so this is
T3 minus T2 upon T4 minus T1. Yes. ओके अब इसको थोड़ा सा प्रेशर के टर्म्स में करना पड़ेगा भाई. Efficiency is 1 minus T3 minus T2 and T4 minus T1. ओके. 3 को T3 को T1 के टर्म्स में लिखो और T2 को वैसे करना पड़ेगा. T2 को T1 के टर्म्स में लिखोगे और T3 को T4 के टर्म्स में लिखोगे. यस, T3 को T4 के टर्म्स में लिखो. तो देखो हमारा यहाँ से ये हेल्प करेगा हम लोग को. यू हैव व्हाट, P1 minus gamma upon gamma T is constant. Let's take that constant as C, right? So you have T equals to Cp gamma minus 1 upon gamma, right? So let's write it as 1 minus T3 is 3R2, दोनों में P2 है ना. So this will be C P2 gamma minus 1 upon gamma minus C नहीं, sorry, गड़बड़. This is 1 minus, ये C here is different, तो ये हो जाएगा, let's take this C to be C1 for this curve and C2 for this curve. So this will be T3 will be C2 and P2 and T2 is here. So on this curve, suppose that constant is C1, right, and T4 is it is again on C2. So this is P1. मतलब ये जो कांस्टेंट है ना, ये अलग अलग एडियाबेट्स के लिए अलग अलग होगा ना. इस एडियाबेटिक का के लिए C सेम नहीं रहेगा, है ना. और T1 क्या हो गया, T1 is C1 and P1. Okay, fine. So we have got the thing. So 1 minus, this will be P2 upon P1. And what do you have left? C2 minus C1. So they will cancel out. See, efficiency is 1 minus P2 by P1. So this is also correct. इसमें ना कुछ मिस्टेक हो गया है. One minus Q2 by Q1. Q2 is Cp T4 minus T1. अच्छा, ये उलट गया है भाई, इसलिए हमारा आंसर भी उलट गया है. हम किए थे सवाल पहले, ऐसे होगा भाई, तो ये भी पलटी हो जाएगा. समझ लो ना. 1 minus Q2, देखो इफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब. वर्क डन होता है Q1 minus Q2 by Q1. भाई जितना हीट एब्जॉर्ब किया, कुछ रिजेक्ट किया, जो बाकी बचा वर्क में कन्वर्ट हो गया. और Q2 आया था हमारा Cp T4 minus T1, वो लिखते समय उलट गया. ये आ जाएगा 1 माइनस, बाकी सब सही है, ये भी सही है. A B C इसका आंसर सही है.
ठीक है, और ये टाइपिंग मिस्टेक था IIT वालों की तरफ से, दिस वाज द टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। 38 हो गया, अब हम लोगों को 39 करना है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए 39 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। 39 क्वेश्चन में देखिए डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए विजुअल S of sound frequency f is oscillating with angular frequency omega along x-axis, ठीक। its instantaneous position velocity is given by x equal to a sin omega t and vt equal to v naught cos omega t, मतलब t equal to 0 पे x जो है 0 है यहाँ है, अब वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा v naught है, ठीक, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एम्पलीट्यूड सॉरी x is 0 at t equal to 0 and v is v naught at t equal to 0, मतलब जो मीन पोजिशन पास कर रहा है हाई स्पीड से पास कर रहा है। एन ऑब्जर्वर p is located on y axis at a distance l from the origin, ठीक, ये फिक्स ऑब्जर्वर ना। लेट vps t be the component of vt along line joining source and observer, okay, so vps will be what, if this is your theta, this will be your theta, vps is the component of velocity along line joining observer and the source, so vps will be vt cos theta, right, and cos theta is what, see this triangle, this is your x, right, so cos theta will be L upon x square plus L square, and x is a sin omega t, so this will be Vt is also given to you, V naught cos omega t, L भी गुना कर दो, and under root VPST is VT sin theta, सॉरी cos theta तो इसके लॉन्ग है, sin theta कभी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। VPST is VT नहीं ठीक है cos theta, VT cos theta, but this theta and this theta is not same, मिटा इसको, this is theta, this is theta, right, हाँ अब ठीक है, so VPST is Vt cos theta, and cos theta in this triangle is what? This is your x. Cos theta is x upon hypotenuse, na? X is what? X is a sin omega t, and L square plus, right. So Vt is V naught cos omega t, and cos theta is a sin omega t, L square plus a square sin square omega t. So this will be what? AV naught. अच्छा नीचे 2 कर दोगे तो आ जाएगा 2 sin omega t cos omega t upon so 2 sin omega t cos omega t is sin 2 omega 2. So this is correct answer, and this is incorrect. ये हो जाएगा AV naught by 2 sin 2 omega t under root L square a square, नहीं ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी f
when source is at x equal to 0 and x equal to plus minus है. देखो भाई जो observed frequency है, this is original frequency, velocity of sound, v minus vs. तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर तभी होगा जब, अच्छा vs क्या है, इट इज vs vpst करो, vpst, ये तभी ओमेगा, सॉरी, योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओनली व्हेन दिस इज 0, राइट. द कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी along the line joining the component, या तो vp, when vps is 0, vps 0 कब होगा, vps 0 कब होगा, when vpst is 0, when either v goes to 0 or this theta goes to 90. This will be 0 only when either v goes to 0, so v goes to 0 where, at the extreme position, v will go to 0 at extreme position, या फिर दिस थीटा गोज टू 0, थीटा गोज टू 90. अगर थीटा गोज टू 90 हो जाएगा तो दिस cos थीटा विल बी 0. सो वेयर द थीटा गोज टू 90, व्हेन यू आर हियर एट द मीन पोजीशन, दिस इज vt, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो एक तो मीन पोजीशन पे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ही 0 हो गया तो कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे v becomes perpendicular to the line joining source and observer. So the source velocity do not have any component along the line joining source and observer. ठीक है, तो ये सही है. Observed frequency will be f when source is at x equal to 0 and x equal to plus minus है. ये गलत है. प्लस माइनस a/2 पे तो वेलोसिटी रहेगा ही ना, वेलोसिटी रहेगा और वो 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, एंगल 90 नहीं होगा. So a and b will be correct answer. A and B will be the correct answer. All right. Last question of this section, not the whole paper. 1 mole of ideal gas initially at temperature T0 expanded from initial volume V0 to 2.5 V0. expand कर रहा है V0 से 2.5 V0 में. ठीक है, when the process isothermal, work done is RT not ln 2. See, in isothermal process it is RT ln Vf by Vi. So it is RT naught and ln is going from V naught to 2.5 V naught. So it will be 2.5. तो ये तो गलत हो जाएगा ना. When the process isothermal, work done is not RT naught to ln 2. It's ln 2.5. V naught से 2.5 V naught हो गया ना. तो Vf is 2.5 times Vi is V naught and Vf is 2.5 V naught. So it will be ln 2.5. So this is incorrect. When the process isothermal, change in internal energy is 0. Yes. When you have isothermal process, temperature remain constant. So when temperature remain constant, you don't have any change. The delta U is NCVDT. NCVDT, right? So there is no delta T. Delta T is 0. So internal energy won't change. When process isothermal, internal energy is 0. Change in internal energy. Internal is 0 नहीं. Change in internal energy is 0. ठीक. When process isobaric, work done is 3/2 RT naught. Check कर लेते हैं. In isobaric process, yeah, PdV, and when isobaric P goes outside, so you have P Vf minus Vi, or PVF is RTF, or let's write like this: P 2.5 V naught, V naught. I can say 1.5 PV naught, and PV naught is RT naught. एक मोल है क्या? एक मोल है. Yes, yes. This is correct. When process isobaric, change in internal 9/2 RT naught. Check करना पड़ेगा.
change in internal energy delta U is what? CV dt. CV delta T. Internal energy does not depend on the process. It's always CV delta T. So when you are moving it isobarically, V is proportional to temperature. You have no PV is RT. In isobaric, P remains constant, so V is proportional to temperature. So if V goes to 2.5 V naught, temperature will go to from T.5 to 2.5 T naught. V चूंकि 2.5 टाइम्स हो रहा है तो T भी 2.5 टाइम्स हो जाएगा. So CV कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है. तो ये CV is 3R/2 and delta T naught is what? 2.5 T naught minus T naught. T हो जाएगा 3/2R 3/2 T naught. So it is 9/4 T naught. 9/2 नहीं 9/4. सही है ना. आइसोबैरिकली मूव करेगा V नॉट से 2.5 V नॉट तक, तो टेम्परेचर भी T नॉट से 2.5 T नॉट हो जाएगा. And changing internal regardless of the process, it is always CV delta T. So delta T, of course delta T depends on the how the process is changing. So P is remaining constant, so volume goes going to 2.5 times, so temperature will also go to 2.5 times. So 3R/2 is CV, so 9/4 होगा, 9/2 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ये गलत हो जाएगा. ओके, सो वी हैव डन MSQ. ठीक है, अब हम लोग का 20 क्वेश्चन रह गया. 41 to 50 1 मार्क नेट और 51 to 60 2 मार्क नेट. बस खत्म हो जाएगा. ठीक है, पानी वानी पी के आते हैं, फिर इसको करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. नेट में 20 क्वेश्चन रहेगा. नेट लेवल 1 41 to 50 1 मार्कर और 51 to 60 2 मार्कर. ठीक है, करते हैं इसको भी. नेट भी बहुत आज लगता है लेट हो जाएगा हमको सोने में. 12 सवा 12 हो गया. ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन देखो, कंसिडर PN junction diode which is 10⁻23 acceptor atoms per meter cube on P side and 10⁻22 donor atom per meter cube on N side. If the depletion width in P side is 0.1 micrometer, then depletion width on N side is, इसका फार्मूला होता है यार, फार्मूला का डेरिवेशन भी है ऑफ कोर्स. depletion width on N side is 2 epsilon by Q and N है ना, तो this will be NA acceptor, number of the concentration of number of acceptor atom upon number of donor atom into delta V. And on P side, this is so this is ND by NA, 1 upon ND plus NA. Delta V is the potential difference across the junction. तो अगर हम लोग if I divide it simply, xn by xp, so this will be what? Na by Nd into, so you can say this is Na by Nd. क्या पूछ रहा है तुमसे? N side पूछ रहा है ना. Depletion width on N side will be, तो acceptor atom कितना है? कंसेंट्रेशन कितना है? 10⁻23. और डोनर और XP कितना है? 0.16. Actually 1.6 माइक्रोमीटर.
विल बी 1.6 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1.6 माइक्रोमीटर, यस, फाइन, ठीक है, माइक्रोमीटर लिखने की जरूरत नहीं, माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। आगे चलो, 42वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिस्टम यू वी डब्ल्यू, जैकोबियन विल बी, देखो यार dx dy dz is basically modulus of देखो अगर ये पॉजिटिव आता है तब तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, और नेगेटिव आता है तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं, सॉरी दिस इज du dv dw, वी टेक मॉडुलस ऑफ दिस, बट ये जैकोबियन ये होता है अंदर वाला, जैकोबियन अंदर वाला होता है, ठीक है। सो coordinates are xyz is transformed into uvw, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, so we have to find this one, लेकिन आपको जो है ना uvw इन टर्म्स ऑफ xyz दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ दिस, ये तो ये जो दिया हुआ है uvw इन टर्म्स ऑफ xyz, तो ये आराम से इवेल्युएट हो जाएगा, इसको इवेल्युएट करके रेसिप्रोकल ले लेंगे, t ऑफ uvw अपॉन d ऑफ xyz विल बी व्हाट, ये फार्मूला है, ये ले लो या इसका ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है, तो ये क्या आ जाएगा, du by dx 2 3 -1 1 -4 1 1 1 0, और ये क्या बनेगा बताओ, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, 1 इंटू 3 -4, ठीक है, और प्लस 1 इंटू -1 मत करो, हम लोग एक काम करेंगे ना, ये छोड़ के पहले -1 -2 -3 हो जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट -4, सो दिस विल बी -1/4, ठीक है। तो जैकोबियन जब ये लिखते हैं तो पॉजिटिव करके लिखते हैं हम लोग मॉडुलस लेके, बट जैकोबियन नहीं होगा, जैकोबियन विल बी दिस ओनली, ठीक है, जैकोबियन आपका यही होगा, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। सो -1.4 मतलब 0.25 -0.2, ठीक है, ओके, आगे देखो, hmm, 43 करेंगे ना लोग, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल OAB इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया इज OAB, OA एंड OB, ये है ना, ये हो गया OA OA OB, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और तीसरा साइड ही बना लो,
ये तीसरा साइड है। सो दिस इज ओ ए एंड ओ बी। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, सो दिस इज से P. So area is what? Area is half into OB into OP. And OP is what? If I take this as theta, this OB into OA sin theta, right? Or this can be written as 1 by 2 and cross product of this. क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. So you just have to take the cross product, and then we'll just magnitude लेके हाफ कर लेंगे. ठीक है. So this is 1 2 1 OA, OB is 2 minus 1 3. So this is what? This is 6 एक 7 I cap, और J में क्या हो जाएगा? 2 minus 3, so minus J cap, and this is minus 5 K cap. इसका मॉडुलस लोगे तो क्या बनेगा? 49 और एक 50 और 25 75. ठीक है, अंडर रूट, सॉरी. So this will be 1 by 2 root 75. 1 by 2 root 75. रूट 75 भगा दो, 4.33 आंसर होगा. ठीक है, 4.33. ओके, 1 डेसिमल प्लेस लिखोगे तो 4.3 लिख देना. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 43. हम लोग करेंगे 44. ओके, लेट्स सी 44. A particle of mass 1 kg initially at rest starts sliding down the top of the frictionless inclined plane of angle pi by 6. ठीक है. The magnitude of torque on the particle about point O after 2 seconds. तो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा जी? दो सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा? फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, कोई रोलिंग वाली नहीं है, पार्टिकल है. तो पार्टिकल का जो you have mg normal reaction, so you have mg sin theta, so acceleration is g sin theta. So what is the distance traveled? The distance traveled would be half g sin theta into t square. So it is half, and g is what? g का वैल्यू 10 लेना बोला है, and sin theta, sin pi by 6 is 1 by 2. कितना सेकंड बाद बोल रहा है? 2 सेकंड. तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ऐसे कट गया. तो 10 मीटर तो ट्रेवल कर गया ये. ठीक है, 10 मीटर तो ये ट्रेवल कर गया. मतलब पार्टिकल जो होगा ना, 2 सेकंड के बाद यहाँ होगा 10 मीटर नीचे. ठीक. ऐसे बोला टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट ओ. सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा? यू हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर. अब ये 10 मीटर है, ये पाई बाई 6 है, तो 10 cos पाई बाई 6 विल बी व्हाट? 10 cos पाई बाई 6 विल बी रूट 3 बाई 2. ठीक है. सो द टॉर्क, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का बात कर रहे हैं, सो इट विल बी mg इनटू दिस डिस्टेंस 10 cos पाई बाई 6. 10 cos पाई बाई 6. ठीक है. मास 1 kg है, 10 गुने 10 गुने, समझ में आ रहा है जी? इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को mg से गुना कर देंगे, टॉर्क निकल जाएगा. ठीक है. तो 100 यानी 100 मतलब 50 रूट 3 आंसर हो जाएगा. 50 रूट 3 यही टॉर्क आएगा पॉइंट ओ के अबाउट.
√3 गुने 50, 86.6, ठीक है, 87 हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। एच वगैरह का तो जरूरत है नहीं, ओके। सो वी आर डन 45, और लोगों को 46 करना है, 44 किया हमने, 45 करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर about an axis passing through the hemisphere parallel to the flat surface is 2 by 5 mr square. The distance of this axis from center of mass of the sphere is, आपको एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो फ्लैट सरफेस है इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, ठीक है, पासिंग टू हेमिस्फेयर पैरेलल टू दिस फ्लैट सरफेस इज 2 by 5 mr square. पहली बात तो ये देखो कि what is the moment of inertia of the hemisphere about an axis, or you can say diameter के about moment of inertia क्या होगा हेमिस्फेयर का। तो एक काम लोग ये कर सकते हैं, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक मास इज एडिटिव, मतलब एक और अगर हेमिस्फेयर इधर ले लें हम ऑफ सेम मास m, then it becomes complete hemisphere, sorry complete sphere, and what is the moment of inertia of this complete sphere, इसी का एक मिरर इमेज इधर ले लिया, ठीक है, तो मास कितना हो गया 2m हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल हेमिस्फेयर, sorry whole sphere about this diameter is going to be 2 by 5 into, right, and that is equal to, if this is I and this is I, if I is the moment of inertia of hemisphere about diameter, of course same will be the moment of inertia of this hemisphere about diameter, because these two hemisphere are same, right, a mirror image है, तो ऐसा रखो या उलट के रखो moment of inertia में क्या फर्क पड़ेगा, so it is twice of I. So I can say I is 2 by 5 mr square. That means जो ये एक्सिस दिया हुआ है आपको ना, पैरेलल ही नहीं है, इट इज लाइंग इन ऑन द बेस, इट इज लाइंग इन द बेस, बेस में ही लाई कर रहा है वो, ठीक है, ये डायमीटर ही है 2 by 5 mr square जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट ही होता है। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास देखो हेमिस्फेयर क्या होता है 3 by 8 r, समझ लो जी, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास इस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये पूरा का पूरा हेमिस्फेयर जेड एक्सिस के और सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो जेड निकाल सकते हो अगर नहीं जानते हो तो, सो जेड विल बी व्हाट, ZDM बाई मास, ठीक है। अब DM क्या हो जाएगा, Z इज, इफ आई टेक दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास निकाल के हम बता रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मास एलिमेंट ले लोगे तो दिस इज थीटा, सो Z इज व्हाट, Z इज R cos theta, R cos theta, and DM is rho d tau, and d tau is R square sin theta, rho d tau on mass m, rho क्या है, rho is m upon 2 by 3 pi r cube, यही वॉल्यूम हो जाएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी, rho will come out, rho m ट्रिपल इंटीग्रेशन, अच्छा डी tau रहेगा तब तक डबल इंटीग्रेशन रहेगा, और जब डी tau को लिख देंगे हम लोग R स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, उसके बाद ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, R कलर में 0 to R हो जाएगा, थीटा 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि हेमिस्फेयर ही है, और फाई कलर में 0 to पाई हो जाएगा,
0 to 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोग ZCM निकाल रहे हैं, XCM ICM तो 0 ही होगा बिकॉज यार हेमिस्फेयर सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी रो अपॉन m। अब लिमिट क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, r क्यूब हो जाएगा, तो r4/4 हो गया 0 to r। और इधर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, सो कॉस थीटा डी थीटा इज d ऑफ साइन थीटा, so it is sin square theta by 2 and limit is 0 to pi by 2, this is 2 pi. So this is going to be, rho is what, m upon 2 by 3 pi r cube into r4/4 into 1 by 2 into 2 pi, so 2 pi cancel out, so we have what, m कैंसल्स आउट, m भी यहाँ पे था कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये r हो जाएगा, सो 3/8 r। ठीक है, तो ये एक्सिस डायमीटर हो गया। अब इस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से क्या दूरी है, 3/8 r। तो इन द यूनिट ऑफ हाइट विल 3/8, और यू कैन से दिस इज 0.8 24 60 8 7 56 8 5 40, 2 प्लेसेस करोगे तो 0.38 हो जाएगा। ठीक है, 0.38 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 46 क्वेश्चन नंबर करिए। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए तो जल्दी हो जाता है। ये देखिए 47, charge of -9 coulomb is placed at center of concentric hemispherical shell made up of linear dielectric material, relative permittivity 9, and having inner and outer radii 0.1 meter and 0.2 meter. ठीक, the total charge induced on the inner surface is, what is the total charge induced on the inner surface? What is the total charge? ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या है जी, -9 कूलम। ठीक, Q ले लो, let's call it Q0, let's call it Q0, and Q0 is -9 कूलम। ठीक, अब कह रहा है इनर सरफेस पे क्या चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस है तो यहाँ ऑफकोर्स प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, Q0 इज नेगेटिव तो यहाँ पे इंड्यूस जो होगा पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या सो व्हाट विल बी दिस चार्ज, आउटर सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। पहले क्या करोगे, ये डाइलेक्ट्रिक है पूरा, आपको फ्री चार्ज दिया हुआ -9 कूलम, Q0 इज -9 कूलम। आप एक काम करेंगे, आप पहले D निकालिए, फ्री चार्ज से क्या निकलेगा, D निकलेगा आपका। ये गॉसियन सरफेस ले लो, रेडियस R का, एंड R इज लाइंग बिटवीन, दिस इज R1, R1 R2 का वैल्यू दे रखा है आपको, so R is lying between R1 to R2, R1 is inner radii, R2 is outer radii। ठीक है, so let's consider a Gaussian surface S, and let's apply this d dot nds, which is QF. So d will be radial, so and Gaussian surface is sphere, so normal to sphere is also lying in radial direction, normal to sphere, और d भी radial है, and n is also normal to sphere, so normal to sphere lies in radial direction, so d dot n is d only, and d is function of r, so and r is going to be constant over s, so I can say d ds equals to Q0, Q0 is QF,
फ्री चार्ज, जो बाहर से चार्ज डालते हैं उसको फ्री चार्ज बोलते हैं। तो ये जो -9 कूलम है वो फ्री चार्ज है, एक्सट्रेनियस चार्ज भी उसको बोलते हैं। सो d into 4 pi r square is going to be q naught, और d is going to be q naught upon 4 pi r square। ये d निकल गया। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को या तो बाउंड चार्ज निकाल लो, डेंसिटी गुना सरफेस एरिया कर लो, या दूसरा तरीका भी है, ये d आ जाएगा, यहाँ से आपका E आ जाएगा। ये D कहाँ आया? अंदर में, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। E क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। सो E इज दैट इज Q नॉट इज -9 कूलम, बाद में पुट कर लेंगे। E आर क्या, अब P क्या हो जाता है? दैट इज ये P आ जाएगा। ठीक है, सो वी गॉट P वेक्टर इज sin r minus 1 of sin r q naught upon 4 pi r squared E r cap, and q naught is -9 कूलम, बाद में पुट कर लेंगे। अब यहां से दो तरीके से आप निकाल सकते हो इनर सरफेस चार्ज, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये है कि पहले तो रो बी जो है दैट इज माइनस डेल डॉट पी होता है, रो बी इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज, एंड दिस विल बी जीरो। व्हाई? बिकॉज डाइवर्जेंस इज दिस रेडियल कंपोनेंट, दिस इज रेडियल कंपोनेंट, थीटा और फाई कंपोनेंट तो है नहीं, जैसे -1 by r square d by dr and r square er minus 1 upon er and q upon 4 pi r square, so this will cancel out and rho b is 0, मतलब यहाँ पे कोई बाउंड चार्ज नहीं है। तो अगर हम यहाँ से सीधे, अच्छा ये सब d इतना निकाले हैं ना, आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। हम तो खैर टीचर हैं, अलग अलग तरह का स्टूडेंट होगा देखने वाला, हम डिटेल में बता रहे हैं। यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि जो गॉसियन सरफेस लिया है वहां पे फ्लक्स निकाल लीजिए P का, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ QB। ये QB क्या है? अब वॉल्यूम में तो कोई चार्ज है नहीं, तो जो बाउंड चार्ज इंड्यूस होगा सरफेस वाला ही इंड्यूस होगा। एक तो यहां से निकाल सकता हूँ, ये इजिली निकल भी जाएगा तुम्हारा, वो गॉसियन सरफेस पे इवेल्युएट कर लो। P क्या है? P डॉट n विल बी P dot n cap is what? N cap is same as radial direction. So P is what? P is known to you. Epsilon r minus 1 upon epsilon r q naught upon 4 pi r square er dot n ds is minus QB. And er dot n, er and n cap lie in same direction, so they are equal to 1. Er dot n, er modulus n cap का magnitude 1 into cos 0, that is also 1. And this on this Gaussian surface S which we have taken, r is going to have same value at each and every point. So you will have what? Into an integral ds is minus QB. Right, minus QB. So integral ds is same as 4 pi r square. Integral ds is 4 pi r, surface area 4 pi r square. So you get QB equals to minus of into Q naught, and epsilon r is how much? 9. So 9 minus 1 upon 9 into minus 9. So you have 8 कूलम। चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज, 8 कूलम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको P पता है, यू कैन फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज, यू कैन फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। देखो ये आपका इनर सरफेस हो गया या आउटर सरफेस हो गया। आप क्या करो, आप जो है इस सरफेस पे आप बाउंड्री कंडीशन लगा लो, कॉल इट P2, दिस इज P1, ठीक है, एंड यू हैव P2n
माइनस P1N इज माइनस ऑफ सिग्मा बी, उधर क्यू भी लिखे थे ना। तो P2N इज व्हाट, P2N इज P2, क्योंकि P पूरा रेडियल डायरेक्शन में है, तो ये जो जिस सरफेस पे निकालना होता है उस सरफेस को इंटरफेस ऑफ टू डायइलेक्ट्रिक के फॉर्म में देखते हैं। तो ये इंटरफेस चूंकि स्फेरिकल है तो रेडियल डायरेक्शन एक तरह से नॉर्मल ही हो गया, तो रेडियल डायरेक्शन में है तो ये नॉन P2N इज P2 ओनली एंड P1N इज यूज, क्योंकि ये वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन नहीं होता, इज सिग्मा बी। सो यू कैन से द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज विल बी सिंपली द वैल्यू ऑफ P2 एट R इक्वल्स टू say this is R1, right? So this is going to be simply epsilon R minus 1 upon epsilon R and Q naught upon 4 pi epsilon naught 4 pi R1 square, ये सिग्मा भी हो जाएगा। और टोटल चार्ज अगर निकालना है तो इसमें गुना करना पड़ेगा सरफेस एरिया से। सो अगेन यू गेट द सेम थिंग। तो या तो फ्लक्स निकाल लो P का, ठीक है, बाउंड चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में बाउंड चार्ज नहीं है तो जो भी बाउंड चार्ज इनक्लोज होगा सरफेस वाला होगा। या आप सरफेस डेंसिटी निकाल लीजिए बाउंड्री कंडीशन लगा के और सरफेस एरिया से गुना कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा भाई ये। अब आदमी गया थक, अब करेंगे हम कल, देखते हैं थोड़ा इंथू आता आज ही खत्म कर देंगे। ये आ गया 47, ये हो गया 48, ठीक, 48, 50 तक तो करना ही करना है हर हाल में। 10 अगर बच गया, एक्चुअली क्या ना, अभी क्या टाइम हो गया, 1:09। मैंने कि अगर अभी कंप्लीट कर लेते हैं तो रात भर में प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस होने में 3-4 घंटे लग जाएगा, क्योंकि ये ना पूरा हमको लगता है 5-6 घंटा का वीडियो बन गया है डिटेल में डिस्कस करते करते। तो रात भर में प्रोड्यूस हो जाए तो सुबह अपलोड कर देंगे, और अगर अभी 10 क्वेश्चन रह गया ना तो सुबह करेंगे, फिर प्रोड्यूस होने में 3-4 घंटे लगेगा, दोपहर तक प्रोड्यूस होगा, दोपहर से अपलोड करेंगे 2 घंटा अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, है ना। तब तक बहुत बेचैन हो जाएंगे आप लोग, आंसर नहीं आया। देखते हैं, कोशिश करते हैं, इंथू बनाते हैं, पानी वानी पी के आएंगे फिर, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, ए जीना डायोड 10 वोल्ट 2 वाट एंड नॉर्मल डायोड, ये नॉर्मल डायोड है 0.7 वोल्ट का, आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर। द वोल्टेज ऑफ VL अक्रॉस 2 किलो ओम इज व्हाट। पहले तो देख लो जीना डायोड ऑन हो रहा है कि नहीं, पहले तो देख लीजिए जीना डायोड ऑन हो रहा है कि नहीं। तो आप एक काम कीजिए, चेक करने के लिए आप इस जीना डायोड को भूल जाओ कि जीना डायोड है भी, है ना, जीना डायोड को आप भूल जाइए। अब भूल के आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। अब मान लीजिए जीना डायोड नहीं है तो जीना डायोड के एब्सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकाल लीजिए। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से ऊपर हुआ तब तो ये ऑन हो जाएगा, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 के ऊपर हो गया, दिस माइनस दिस इक्वल टू 10 वोल्ट से ऊपर हो गया, तब तो अगर जीना डायोड होगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तभी जीना भूल के आई पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। करंट क्या हो जाएगा भाई, अगर जीना डायोड नहीं है तो आई विल बी 20 माइनस, और लगा लो 20 वोल्ट 0.5 किलो ओम ले लो, करंट को मिली एम्पियर में ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। 1 इंटू आई माइनस 0.7 का ड्रॉप और 2i इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई क्या बन जाएगा 20 माइनस 0.7 अपॉन 3.5, ये हो गया 19.3 अपॉन 3.5, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जीना डायोड क्या बन जाएगा 20 माइनस 0.5 इंटू आई, so that is 20 minus 0.5 into 19.3 3.5, sorry not 3.5, ठीक, कितना हो गया 5 × 35 और ये हो गया 20 माइनस 7 दूनी 14, तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 5 3 7 49, मतलब ये दिस विल बी ग्रेटर देन 10 वोल्ट। मतलब डायोड के एब्सेंस में द पोटेंशियल डिफरेंस इज अराउंड 17 वोल्ट। सो इफ देयर इज इन अ डायोड इट विल ऑपरेट इन रिवर्स बायस कंडीशन। अगर यही वोल्टेज अगर 10 वोल्ट से कम होता ना
तो डायोड होते हुए भी डायोड ऑपरेट नहीं करता, उस केस में डायोड रिवर्स बायस नहीं होता, रिवर्स बायस नहीं होता तो ये फिर ब्रेकडाउन नहीं होता इसके अंदर, उस केस में ये जीना डायोड वोंट बी वर्किंग, ठीक है। रिवर्स बायस होगा बट जीना ब्रेकडाउन से जीना ब्रेकडाउन तक रीच करना चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ डायोड में अगर जीना ब्रेकडाउन से ऊपर हो रहा है तो डायोड रहेगा तो जीना ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जीना ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये आपका क्लैंप हो जाएगा 10 वोल्ट पे, मतलब ये आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये 10 वोल्ट हुआ तो अगर हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लें, ठीक है, तो ये मान लो IL है आपका, सो 10 वोल्ट माइनस 1 इंटू IL माइनस 0.7 इंटू 2 इंटू IL, so IL will be what, 10 minus 0.7 upon 3, so it is 9.3 upon 3, ठीक है। so इसे 3.1 वोल्ट, 3.1 मिली एम्पियर। Okay, so if you have 3.1 milliampere, what is the EL? 2 into I, so it is 2 into 3.1, that is 6.2. I hope it is clear to you. 6.2 volt. Voltage drop across 2 kilo ohm is 6.2 volt. ठीक है, 6.2 वोल्ट। कोई डाउट होगा कमेंट में डालना यार, ठीक है। आंसर वगैरह रहता है तो मिला लेता है आदमी, बट कोई नहीं, ठीक ही होगा। अरे कुछ छूटा क्या, एक ये छूट गया भाई, ये छूट गया 46 नंबर। देखो क्या बोल रहा है, a collimated light of intensity I naught is incident normally on the air dielectric interface. The intensity reflected light is, ये formula based question है। Whenever you have light falling like this, reflect हो गया, refract कर गया, ये N1 है और ये N2 है, then the reflection coefficient is given by N2 minus N1 और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है ये होता है, सॉरी स्क्वायर, सिर्फ नीचे वाला का स्क्वायर। तो आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोल रहा है ना, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट इज, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी, मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मींस इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट, and that is equal to N2 minus N1 N2 plus N1 का होल स्क्वायर। N2 आपका कितना है 2, N1 आपका 1 है, 2 minus 1 and 2 plus 1 का होल स्क्वायर, 1 upon 9, so intensity of reflected light will be 1 upon 9 times I naught। ठीक है, ये 8/9 हो जाएगा, सो 1 upon 9 I naught, 1 upon 9 क्या हो जाएगा 0.1111 सो ऑन, ठीक है। ये छूट गया था, बाकी लास्ट में देख लेंगे क्या कुछ छूटा है क्या। ये हो गया, 49 नंबर देखो क्या बोल रहा है, द फर्मी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is 5.5 electron volt. At 500 Kelvin, the energy level for which the probability of occupancy 0.2 is. देखिए occupancy जो होता है is given by 1 upon E minus EF by KT plus 1, इसको FE भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि ये 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी 0.2। अब
ई टू द पावर, क्या पूछ रहा है तुमसे? द एनर्जी लेवल ई पूछ रहा है। सो ई माइनस फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी इज 5.5, ईवी में ही है, चलो के भी तुम्हारा ईवी में ही दिया हुआ है तो कट जाएगा। ऐसा करना, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 is reciprocal of this. This should be 5, na? 5. So you can say e to the power e minus ef upon kt is 4. And if I take log on both sides, then I have this equals to 2 ln 2, right? 2 ln 2. So the energy will be EF plus 2 kT ln 2, नहीं? So EF is given to you 5.5 eV और K जो है ना, it is 8.62 into 10 to the power minus 5 EV by Kelvin है ना, तो टेम्परेचर गुना हो जाएगा, टेम्परेचर इज 500 Kelvin and you have log 2, so log 2 is 0.693. अब ये कर लो, क्या आ जाएगा, 5.5 प्लस, गुना करो इसको, अब ये 2 0 को खा जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 0 खत्म हो गया ना, सो 0.00862 गुने 5 0.693, ये कर लो, you have 0.00, ये सब मैच कर लो ना एक बार यार, गुने 5 गुने 0.693, दो भी था, देखो 2 छूट गया था, यही सब मैच कर लेना भाई, ठीक है, इसमें एरर हो सकता है, गुने 2 प्लस 5.5, ये आ गया 5.5599, तो 5.56 हो जाएगा, ठीक है, 5.56 हो जाएगा, ओके। ठीक, पचास नंबर क्वेश्चन, ये देखो क्या बोल रहा है, 1 mole of an ideal gas, ideal monatomic gas is heated in a closed container, first from 273 to 303 Kelvin and then from 303 to 373 Kelvin. Net change in entropy is, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सो द हीट विल बी, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हीट विल बी व्हाट, 1 mole, CV dq is CV dt, so you can say ds is dq by t and this is CV df, so delta s will be integral of CV dt upon t and this is ti to tf, so this is CV ln tf by ti. So we have two process, एक में 273 से 303 केल्विन तक जा रहा है और दूसरे में 303 से
373 केल्विन जा रहा है। फर्क क्या पड़ता है? एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ यू आर टेकिंग फ्रॉम 272 टू 373, तो इट बी 373 बाई 273, पर फिर भी करके बताते हैं। लॉन पहला प्रोसेस में तो ये हो गया, दूसरा प्रोसेस में जोड़ दोगे तो लॉग में तो गुना ही हो जाएगा ना। सो दिस इज, इसलिए 3-4 स्टेप ब्रेक करने से एंट्रोपी में फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। सीवी क्या आ जाएगा? 3R/2 है ना। करके बताते हैं कितना आ रहा है। लॉन 373 भागा क्या आ गया? 273 ना, 373 बाई 273 गुने आर के टर्म्स निकालना ना, 1.5 468 0.47 आर हो गया, 0.47 आर। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और रह गया। ठीक है, तो पानी वानी पी के आते हैं, फिर 10 क्वेश्चन और करेंगे, खत्म हो जाएगा रात में। ठीक, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन और रह गया है। नेट लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 51 करना है हम लोगों को। ये देखिए क्या बोल रहा है। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल द स्मॉलेस्ट इंटरप्लेनर स्पेसिंग D that can be determined from its second order of diffraction using monochromatic X-ray wavelength of 1.32 angstrom is। देखिए, ब्रैक्स डिफ्रैक्शन का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, so it gives you this, हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, तो इससे 2 लैम्डा। ठीक है, अब बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट, दिस इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, सो DHKL वुड बी व्हाट? 2 लैम्डा बाई ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, राइट, लैम्डा अपॉन साइन थीटा। अब DHKL स्मॉलेस्ट कब होगा? जब साइन थीटा लार्जेस्ट होगा। नहीं, DHKL मिनिमम कब होगा? जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा, एंड साइन थीटा मैक्सिमम इज नियरली इक्वल टू 1, इट इज लैम्डा। सो DHKL min will be simply 1.32 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्डर में बात कर रहा था, अगर सेकेंड ऑर्डर में बात करो तो ये आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में इसका हाफ हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यही होगा बट तो ओके। अब करना 52, छोटा किया जाए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या है भाई? बारह नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 100 एंड VB इक्वल टू 0.7 इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। द करंट IC विल बी इन मिली एम्पियर। तो इसको तो पहले आप थेवेनिन इक्विवेलेंट ले लो। थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट में पढ़े होंगे आप लोग ये तो, जैसे V थेवेनिन and you have R Thevenin, this is VCC 15 volt, this is 2 kilo ohm, this is 10 kilo ohm, this is R Thevenin
एंड वी थेवेनिन। तो आर थेवेनिन क्या होता है? दिस इज R1 एंड दिस इज R2 and this is RC, this is RE. So R Thevenin is R1 R2 by R1 plus R2. So R1 R2 is 20 गुने 5 और 20 प्लस 5, 100/25, मतलब 4 किलो ओम हो गया। ठीक है, ये हो गया 4 किलो। अब VTH क्या है? इट इज R2 VCC अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये सब बहुत फेमस है, बाकी सब निकाला भी जा सकता है। R2 VCC 5 गुने VCC इज 15, R1 प्लस R2 20 प्लस 5 25, 20 प्लस 5 25, R1 प्लस R2। सो 25 25 5 3 15, 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। राइट, नाउ क्या पूछा है तुमसे? आईसी पूछा है ना। यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ हियर, दिस इज योर आईसी, दिस इज योर आई, सो आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आईसी, राइट। तो किरचॉफ्स लॉ लगा लो, इसमें 3 वोल्ट है ना, तो इट विल बी व्हाट? किरचॉफ्स लॉ लगाइए बेस सर्किट में, इस सर्किट में वीटीएच, ये आई भी करंट फ्लो करेगा, माइनस IB RTH and VB minus IE. So IE is what? IE is IC plus IB, right? IE is IC plus IB and IC is beta IB. So it is beta plus 1 IB, right? So this is VTH, IB निकल जाएगा तो IC भी निकल जाएगा, IC is beta IB and this is beta plus 1 IB R equal to 0. So IB is VTH फेमस है ये सब, है ना। मतलब वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब VTH क्या है तुम्हारा? 3 वोल्ट 0.7, RTH क्या आ गया? 4 किलो ओम, और बीटा प्लस 1 हो गया 101, और RE क्या है? 2, तो ये हो गया 2.3 और 202 है, 202 प्लस 4 206, ये आपका IB हो गया। दिस इज यार IB 2.3 अपॉन मिली एम्पियर। तो IC क्या हो जाएगा? इट इज बीटा IB, सो 2.3 अपॉन 206 गुने 100, तो ये हो गया 2.3 अपॉन 2.06। भागा 1 पॉइंट, ये आ रहा है 1.1165, तो 1.12 हो जाएगा मिली एम्पियर, 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके। ठीक है, सो यू गॉट IC, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बट हमको लगता नहीं है, बाकी कॉन्सेप्चुअली कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। 53 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू EX sin x, what x इक्वल टू 0, द कोएफिशिएंट of x5 is
देखो टेलर सीरीज क्या बोलता है, टेलर सीरीज सेज if a function is continuous and is derivable in open interval, continuous in closed interval, and according to Taylor series, you have this fa plus fa plus hf dash a h square by 2 factorial f double dash a and so on, n minus 1 factorial, and here Lagrange remainder h right. So if I put a equal to 0 and h equal to x, what do we have? Fx equals to, and this is called Maclaurin series. X cubed by 3 and x4 by 4 factorial and x5 by 5 factorial and so on. क्या बोल रहा है तुमसे, x5 का पूछ रहा है ना, तो x5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x5 का कोएफिशिएंट जो है ये होगा 0. So coefficient of x5 is what? तो पहले तो फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल लो, समझे, पहले फंक्शन का ना फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल लो और फिर x को 0 पुट करना। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकाल लो। तुमको फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कास एक्स। एफ डबल एक्स एक्स क्या होगा? पहले ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर साइन एक्स अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2ex cos x, ठीक है। f 3 टाइम्स थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2ex। अब ex को डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। f फोर्थ डेरिवेटिव विल बी cos x माइनस साइन एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स cos x कट जाएगा। सो यू हैव माइनस ऑफ 4ex sin x। फिफ्थ डेरिवेटिव would be minus 4ex sin x cos x। x इक्वल 0 पे इसका वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये हो जाएगा -4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, विच इज -4 5 फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, यानी -1 अपॉन 5 × 15 दूनी 30। -1 अपॉन 30 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 3 होता है 0.333, 0.03333, नहीं, ठीक है जी। सो इट इज 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर राउंड ऑफ करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यूज मैक्लॉरिन सीरीज, यूज मैक्लॉरिन सीरीज। 54 क्वेश्चन हमें करना हम लोग को।
देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन 54 नंबर। स्टेशनरी नाइट्रोजन N714 न्यूक्लियस बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इसको बम्बार्ड किया, ठीक, क्या बन रहा, ऑक्सीजन और प्रोटॉन। फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ He, ये तो स्टेशनरी है, इसको बम्बार्ड किया तो इसका के दे रखा है 5.314 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रोटॉन का दे रखा है आपको 4.012। अब के ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, के ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। देखो सिंपल ये होता है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, सो आई कैन से द नेट एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। You have E of He and E of N equals to E of O and E of P। न्यूक्लियर रिएक्शन का जो एनर्जी है वो के के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। टोटल एनर्जी का बात कर रहे हैं सर, तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ He क्या है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस के ऑफ He। नाइट्रोजन का क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, के ही तो जीरो दे रखा है, ठीक है, शुरू में स्टेशनरी है। इधर अगर आ जाए ऑक्सीजन में, तो रेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस के ऑफ ऑक्सीजन प्लस के ऑफ ऑक्सीजन ही पूछा है तुमसे, रेस्ट मास ऑफ H एंड के ऑफ H। अब यहां से अगर हमको निकालना है के ऑफ ऑक्सीजन, तो के ऑफ ऑक्सीजन विल बी सिंपली रेस्ट मास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन minus rest mass energy of oxygen, rest mass energy of proton plus Ke of H, helium, sorry helium, ये helium है, Ke of helium minus Ke of proton, ये आ जाएगा, नहीं ये अकेला छोड़ देंगे तो ये दोनों अंदर इधर आ जाएगा, के ऑफ H, यस। सो व्हाट इज दिस, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ हीलियम इज व्हाट 4.003 AMU, नाइट्रोजन का 14.003 AMU, ऑक्सीजन का -16.999 AMU, and this is 1.008 AMU, और एक AMU is equal to 931.5 MeV इक्विवेलेंट रेस्ट मास एनर्जी। अब आ जाइए के पे, के ऑफ हीलियम क्या है, के ऑफ हीलियम है 5.314, के ऑफ प्रोटॉन क्या है 4.012, ये हो जाएगा आपका के ऑफ ऑक्सीजन। और इसको हम कैलकुलेट करके आपको हम बता देते हैं क्या आएगा। देखिए 4.003 प्लस 14.003 माइनस 16.999 माइनस 1.008 माइनस 0.001 गुना 931.5 और प्लस 5.314 और माइनस 4.012, ये आ रहा है
0.3705 MeV, 1 डेसिमल प्लेस तक है तो 0.37 MeV, 0.4 MeV मतलब हो जाएगा। ठीक है, आ गया नहीं पॉइंट? ठीक है, ये Q वैल्यू होता है। Q वैल्यू इज बेसिकली रेस्ट मास ऑफ रिएक्टर माइनस रेस्ट मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू KE ऑफ प्रोडक्ट माइनस KE ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, Q वैल्यू का क्वेश्चन है ये, मतलब कोई फार्मूला यूज नहीं किया, हम एनर्जी कंजर्वेशन से तय कर दिए। ये हो गया ना हमारा 54 हो गया जी, अब 55 करना है। या 55 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। A satellite of mass 10 kg in a circular orbit around a planet is having a speed of 200 meter per second. Total energy of satellite is, देखो यार ये planet है, you have the planet, big planet mass, and you have a circular. ठीक है, so you have what? Either centripetal force will be in the form of gravitational force, and that is mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. So you have what? mv square is gmm by r, और हाफ mv square is gm by 2r. ये तो हो गया k। ठीक, अगर टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? gm by r plus gm by 2r. So this will be minus gmm by, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, है ना, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। और हाफ mv स्क्वायर दे रखा है ना, हाफ mv स्क्वायर इज व्हाट? 1/2 मास 10 kg है, v स्क्वायर 200 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज 200 गुना 200 हो गया ना, कैसे 100, यानी 2 × 10⁵ जूल। सो हाफ mv स्क्वायर gm by 2r, और एनर्जी क्या है? माइनस gm by 2r है। सो इट इज माइनस × 10⁵ जूल, I can say minus 200 kilojoule, minus 200 kilojoule. एनर्जी इज नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव तभी हम कहते हैं बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम तभी कहलाता है, चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिट हो या सर्कुलर ऑर्बिट हो, एनर्जी विल बी नेगेटिव। टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी minus 200 जूल। या मतलब ये माइनस gm by 2r है, gm by 2r के के बराबर है। ठीक, सो नाउ वी आर इनटू 56 क्वेश्चन। 55 कर लिया, 56 कर लिया, लास्ट ही पहुंच गए हम लोग। ये देखो क्या बोल रहा है, if a system multiple narrow slit width is 2 micrometer and period is 4 micrometer is illuminated with a laser of wavelength 600 nanometer, there are 40 minimas between two principal maximas observed in this diffraction pattern, then maximum resolving power is। देखो यार ये स्लिट जो होता है ना, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का बात कर रहा है, तो ये होता है स्लिट विड्थ, और ये दे रखा है आपको कितना? 2 माइक्रोमीटर। और ये जो रिपीट होता है ना, इसको पीरियड बोल रखा है, बहुत स्टैंडर्ड टर्म नहीं है लेकिन ये, ठीक है, ये डी दे रखा है मेरे ख्याल से, मतलब ये है, क्योंकि एक तो होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डायरेक्ट देता है, इसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो this is basically half E by 2, half E by 2, and D, this is E plus D, which is called grating element। ये कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
6 माइक्रोमीटर। ई प्लस डी इंपॉर्टेंट है। ई इज स्लिट विथ एज डी स्लिट सेपरेशन, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विल बी ई प्लस डी विच इज 6 माइक्रोमीटर। ठीक, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर बोल रहा है। अब एक डेटा दिया है आपको, लैम्डा दे रखा है आपको, डेटा दिया 40 मिनिमा है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में। सी इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग between every two principal maxima you have n minus 1 minimas and n minus 2 secondary maxima. मतलब between two principal maxima you have n minus 1 minimas and n minus 1 is given to you. So n minus 1 is 40, so n is 41. n is 41. ठीक, और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर इज nn, so R max will be what, n into the maximum order which is possible from this grating, maximum order which is possible from this grating. कैपिटल N निकाल लिया, n max निकालना है, for the principal maxima you have this formula, so I want n, so it will be e plus d sin theta upon lambda, so n max will be what, it will be integral value of this, और E प्लस डी 6 माइक्रोमीटर और लैम्डा कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर। सो दिस विल बी 6000/600, इट इज 10, सो n max is 10, n max is 10, जो इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर ही आ गया तो फिर तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, so you have 10, so greatest integer function of 10 is 10 only, so you have 10, n max is 10 and you have capital N, so it is 410, 410 हो जाएगा मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत वर्क किए भी हैं सवाल। ठीक है, 410 हो जाएगा, 410। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, गुड। नाउ अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था। 57 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 57, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। यूजुअली थिक लेंस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इस सब पूछा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कंसिडर थिक बाई कॉन्वेक्स, कंसिडर थिक जल रहा है, consider thick biconvex lens, T is 4 centimeter, N is 1.5, ये N दिया हुआ है, बीच का जो लेंस का जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। whose magnitude of the radii R1 is 30 centimeter, sorry, R1 is 30 centimeter and R2 is 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सरफेस टू इज सिल्वर्ड, ये सिल्वर्ड कर दिया गया, मिरर की तरह बिहेव करेगा। सिल्वर टू एक्ट एज ए मिरर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस at point O on the axis and this OA is 60 centimeter as shown in figure. If its image is formed at Q, अच्छा यहाँ से ऐसे गया, यहाँ टकराया, रिफ्लेक्ट होके आ गया। ठीक है, Q, the distance D between O and Q is, आपको 3 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार इस लेंस के लिए, फिर इस मिरर के लिए, फिर इस लेंस के लिए। तो अगर इस सरफेस पे लगाओगे, फार्मूला ये होता है, थिक लेंस का फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ये फार्मूला। तो सरफेस नंबर 1 पे अगर लगाते हैं हम, सरफेस नंबर 1 पे लगाते हैं, तो सरफेस नंबर 1 पे क्या, अच्छा ये तो क्लियर है, ये आपको OA क्या दिया हुआ है, OA 60 है। अच्छा ठीक है, चलो लगाओ सरफेस नंबर 1 पे, ये रीजन 2 हो जाएगा, रीजन 1 हो जाएगा। तो O के पहले जितना क्वांटिटी है उसको नेगेटिव लेंगे, O के बाद को पॉजिटिव लेंगे, और ये जो रेडियस का कर्वेचर है पॉजिटिव साइड में है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, दिस इज μ2, दिस इज μ1। तो μ2 क्या है 1.5/v
ऐसे पैरेलल है तो v विल बी इन्फिनिटी, बट फिर भी चलो लगा लो। v1 हो गया 1 एंड u इज व्हाट, दिस इज u OA, so it is 60, तो minus 60 लिखोगे। v2 upon v1 1.5 minus 1, r is what, r is 30, so this will be 0.5 upon 30, मतलब 1 upon 60 हो गया। So this is 1.5 by v, 1 upon 60 goes to 1 upon 60, so this cancels out, so v goes to infinity, है ना। 1.5 by v is 0, so v goes to infinity। तो यही पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल इसका मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी पे उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, तो ऐसे ही पहले से पता था हम लोग, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये हिट कर रहा है मिरर को, ये हिट कर रहा है मिरर को, तो मिरर का फार्मूला क्या है, 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 2 बाई आर। मिरर के लेफ्ट के सारी चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं हम लोग, तो v निकाल लो 1 बाई वी, u क्या है, u इज इन्फिनिटी एंड राइट हैंड साइड में 2 बाई r, r is 20, so v will be minus 20, sorry, it's minus 1 by 10, so v is minus 10 सेंटीमीटर। यानी इसका जो इमेज बनेगा ना, और एक्चुअली ये इमेज बना नहीं है, बट ये आपका अगर ये नहीं रहता तो 10 सेंटीमीटर पे बनता, ठीक है। और जो मिरर से इमेज बनेगा वो इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। जो मिरर से इमेज यहाँ से इमेज बनता, लेकिन इमेज बना नहीं, उसके पहले सरफेस आ गया, तो इस सरफेस के लिए ये जो इमेज बन रहा है पी पॉइंट, जो बना नहीं एक्चुअली, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा सरफेस नंबर 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ इमेज बनता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो बनता, लेकिन नहीं बना क्योंकि बीच में सरफेस आ गया, तो ये फर्दर कन्वर्ज कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये लेकिन जो यहाँ पे इमेज बनता और नहीं बना है, वो 1 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, 1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये टोटल जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो होगा आपका वो 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर होगा, OP विल बी 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग सरफेस 1 लेंस का जो सरफेस 1 है उस पे हम लोग थिक लेंस का फार्मूला लगाएं, अब देखो लाइट इधर से जा रहा है, तो इधर के पार्ट को पॉजिटिव लीजिए और इधर के पार्ट को नेगेटिव लीजिए। जिधर से लाइट एक्चुअली इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रहा है वो हो गया आपका रीजन 1, ये हो गया रीजन 2, ठीक है। अब इस सरफेस पे फार्मूला लगा लो, वही फार्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रीजन 2 है, रीजन 1 हो जाएगा। तो रीजन 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 आएगा आपका, मतलब μ1 ये रीजन 2 हो जाएगा, ये रीजन 1 हो जाएगा। तो रीजन 2 मतलब μ2 विल बी 1 एंड μ1 विल बी 1.5, ठीक है। और सॉरी ओके, पॉजिटिव नहीं, मतलब जिधर से इंसिडेंट हो रहा है उस तरह के नेगेटिव लेते हैं ना, और ऐसे ही लेते हैं ना, मतलब ये आप इधर साइड हो गया, तो ये जो जैसे इंसिडेंट साइड है तो एक तरह से मतलब ये नेगेटिव हो गया और इधर वाला पॉजिटिव हो गया, यानी इसका जो R होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो μ2 इज, अगर इधर से लाइट जा रहा था तो इधर नेगेटिव लिया, इधर पॉजिटिव लिया हमने। अब इधर से लाइट जा रहा है तो इधर नेगेटिव लेगा, इधर पॉजिटिव लेगा, तो इसका जो R होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये आ जाएगा। अब लेकिन चूंकि इस सरफेस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इस साइड है, यहाँ है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, एंड दिस इज हाउ मच 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग μ2 इज 1 और इसको 6 को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है। और वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली बना नहीं है, बनता लेकिन बना नहीं, तो वो 6 ले लिया। अच्छा,
अब μ1 क्या है 1.5 u सॉरी ये इमेज डिस्टेंस था, तो सॉरी वेरी सॉरी। सो 1/v, ये 1.5 हो गया आपका फर्स्ट साइड, और u विल बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड बना है, तो 1.5/6, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1.5। r इज ऑन द नेगेटिव साइड, इधर से मतलब अगर इधर से लाइट इंसिडेंट होता तो r वुड बी ऑन पॉजिटिव साइड, बट इधर से लाइट इंसिडेंट हुआ है तो r नेगेटिव साइड में, मतलब -30 हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज 1/v 1.5/6 and plus 0.5/30 means 1/60. So this will come as 60, 15 और एक 16/60. So V is going to be 60/16, तो 15 चौके 60, 4 3.75, मतलब ये जो d डिस्टेंस होगा ना वो 3.75 सेंटीमीटर, दिस इज 3.75 सेंटीमीटर। ओके, इधर से लाइट इंसिडेंट होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, और इधर से लाइट इंसिडेंट होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक। ओके, so we are almost reaching the final ये देखो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। An unstable particle created at point P moves with a constant speed of 0.998 c until it decays at point Q. एक अनस्टेबल पार्टिकल है, P से जर्नी शुरू किया और मूव करते करते Q तक पहुंचा तो डिके कर गया। If the lifetime of particle in the rest frame is 632 nanosecond, the distance between P and Q is, देखो कोई पार्टिकल है, उसके रेस्ट फ्रेम में इसका लाइफ टाइम जो है ना वो 632, ये इसके रेस्ट फ्रेम है, कोई घड़ी इसका हम लोग इसके पार्टिकल के साथ रखते हैं तो वो मेजर करेगा लाइफ टाइम 632। पर अगर हम लैब फ्रेम में आ जाए तो लैब फ्रेम में पार्टिकल जो है वो 0.998 c से मूव कर रहा है, तो जो घड़ी से अटैच्ड है वो भी 0.998 c से मूव करेगा। सो द टाइम मेजर्ड बाय दिस क्लॉक विल गेट डायलेटेड इन द लैब फ्रेम। सो डायलेटेड लाइफ टाइम वुड बी व्हाट? Dilated lifetime would be proper lifetime 1 minus v square by c square. So this will be dilated lifetime, means lifetime observed by observer for whom the particle is moving with 0.998 c. तो ये ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट पार्टिकल मूव कर रहा है वो ये लाइफ टाइम मेजर करेगा डेल्टा टी। सो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी व्हाट? v into delta t, and v is 0.998 c into 632 nanosecond upon 1 minus 0.998 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 0.998 into 632 into 3 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 9 upon 1 minus 998 का होल स्क्वायर। ये कटेगा 63.2 कर लो, करते हैं इसको ब्रैकेट करो, ब्रैकेट 0.998 गुने ये 10 पर -1 था तो 63.2 कर दिया, गुने 63.2 गुने 3, ठीक,
ये हो गया भागा अंडर रूट और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.998 का होल स्क्वायर। टू 2993, this is 2993.34 मीटर। नियरेस्ट इंटीजर करोगे तो 2993 हो जाएगा मीटर। इतना मीटर ये ट्रेवल करेगा बिफोर डिकेइंग। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर डिकेइंग। हाँ, ऑलराइट, गुड। ये देखिए क्या बोल रहा है 59 क्वेश्चन नंबर। 2 point charge Q and 2Q are kept at point A and B, ठीक, separated by distance 2D. MCL is a semicircle of radius 2D at the origin. If Q is 2 coulomb, D is 10 centimeter, the value of integral is E dot dl. ठीक है, this is electrostatic system. And in electrostatic system, if you have say VA minus VB, the potential difference between A and B, VA is what? Infinity to A, E dot dr, and VB is minus of infinity to B E dot dr. So this is what? I can say this is A to infinity E dot dr, and this is infinity to B E dot dr. So in a way this is A to B E dot dr. Means the difference of potential VAB is VA minus VB is nothing but E dot dr, and E is electrostatic potential, so electrostatic field. Electrostatic field is conservative field. Electrostatic field is conservative field. It does not depend on what path is joining A to B. तो अगर हम बात करें इसका ML E dot dl, so this is nothing but the potential at M and potential at L. अब इसकी वजह से पोटेंशियल एट M क्या होगा? अब L पर पोटेंशियल क्या होगा? भाई ये डिस्टेंस सेम है 2D, और M हाँ इस सभी सर्किल है ना, तो ये भी 2D ही हो गया एक तरह से ना, ये तो आपका D है। तो पोटेंशियल of capital Q at this point and this point will be same. Potential at 2Q at this point and this point will be same. So VM and VL they will be same. VM और VL में अंतर क्या रहेगा? VM और VL तो कोई फर्क नहीं है ना, so VM and VL will be same, so it will be 0. क्या? It will be 0. समझ लो जी। Potential at L and potential at M. Potential at M due to Q and 2Q, and potential at L due to Q and 2Q is going to be same. So they will cancel out. Answer will be 0. ठीक है, तभी इसमें अप्रॉक्सीमेट 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस नहीं लिखा है, समझ रहे हो? तभी जो है ना ये लिखा नहीं है
कि अप्रॉक्सीमेशन टू दिस डेसिमल दैट डेसिमल जो हर रोज सवाल में लिख रहा है, क्योंकि इसका आंसर 0 आने वाला है। ये क्वेश्चन देखो, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल पेपर। क्या बोल रहा है? टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 0.05 इज गिवन। ठीक है, BT is B0 sin omega t z cap. Omega is 100 radian per second. B0 is 0.9 Weber per meter square. Then the amplitude of induced electric field at a distance of 0.07 meter from the axis of the solenoid is, निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग PYQ में किए हैं। ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का जो रेडियस है ना वो आपका 0.05 मीटर है, और आपको कहाँ निकालना है? आपको 0.07 मीटर पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो आप क्या करेंगे? एक लूप ले लीजिए विच इज सिमेट्रिक टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। ऑफ कोर्स डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल ऊपर रहेगा, हाफ साइकिल नीचे रहेगा। सो BT inside the solenoid is this. So I cannot talk about direction as such. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। So what I can do is I can take a loop which is of radius 0.07. अभी चलो R इसको बोल दो, R is more than so this is your capital R. Capital R is 0.05 meter, then R has to be more than capital R. ठीक है, and let us orient the loop like this. So from the Faraday law we have this, and this is d by dt of B dot n ds. So B is 0 outside the solenoid. We have a B only, B जो है outside the solenoid 0 है. So B dot n is say B for half cycle and minus B for other half cycle. So let's call it B ds. B dot n will be B. See, for this orientation, if you curl your finger along the orientation, thumb gives you the positive direction of Z. K cap, n cap. The n cap is in is K cap, but your B is in direction of K cap for half cycle, opposite to K cap for negative half cycle. But if तुमको वो पूछा है ना, एम्पलीट्यूड पूछा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है. So this is minus d by dt of B is what? B naught sin omega t into ये एरिया क्या हो जाएगा? ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि बी तो नॉन जीरो सिर्फ कैपिटल आर तक है ना, बाकी बाहर में तो बी जीरो है, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. सो दिस विल बी माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा cos omega t, and E dot dl is what? E is either lying along the orientation, opposite orientation. तो वो भी हाफ साइकिल एक along orientation होगा, हाफ साइकिल opposite orientation होगा. ठीक है, so this is E into 2 pi small r, right? So let's write here E into 2 pi r is your B naught pi r square omega cos omega t, right? Yeah, we are using Faraday law basically. So E is B naught r square omega upon 2r. This is the amplitude cos omega t. So the amplitude will be E naught will be
So B naught is 0.098, sorry, 0.98. And R square is 0.05 का whole square, and omega is 100, 2R 0.07, ठीक, तो हो जाएगा 0.98, 0.05 और 0.05 इंटू 100 5 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी 0.14, 2 से गुना कर दोगे तो 14 सत्ते 98, 7 पते 5 पचे 35, अब 35 पचे 30 पचे 150, 175, 1.75, सही है ना? आंसर चेक कर लोगे यार, 5 हो जाएगा 2.14, 14 सौ 98, ठीक है, 7 पचे 35, 35 गुने 5 175, 1.75 ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, देख लेते हैं सारा क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। यू डन ऑल द, ठीक है, 1.75 इसका आंसर, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारा हो गया, ये सारा कर लिया हम लोगों ने, यस यस यस, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी ठीक है, ये भी किया है, ये सब किया है, इधर तो किया ही होगा सारा, ठीक है, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल फॉर, सॉरी, ये पूरा हो गया, और आई थिंक द thumbnail is not there, okay, so that's all for today, today मतलब night, so I'll produce this whole video in one shot and upload it on the YouTube, ठीक है, बाकी अच्छा हुआ, ठीक है, मैच के लिए मोर और लेस यही आंसर होगा, ठीक है, और कुछ आंसर चैलेंज करना चैलेंज कर दीजिए, 1-2 टाइपो मिस्टेक था, है ना, क्वेश्चन में, बट इंस्टेड ऑफ मतलब जैम में जाके हैंग हो जाए, उससे अच्छा है कि आगे बढ़िए, एक आंसर मिला लीजिए और फिर आगे का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अब कल से जेस्ट का जो है स्टार्ट किए हैं वो करते हैं, जितना पेपर हो सकेगा करेंगे, ठीक है, जितना पेपर हो सकेगा उसको किया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे, ठीक है। कट ऑफ विल बी अराउंड 35 to 40 के बीच में होगा, है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।